ये कहानी है कैसे आम सॉर्सरर की जिसको कि अपनी पिछली जिंदगी में सभी रॉयल्स बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार देते हैं। वो सबसे पहले उसका सामान उसके घर से बाहर फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने सबसे ताकतवर अटैक से मुझ पे हमला करो। पर जब वो सॉर्सरर उस पे अपने मैजिक से हमला करता है वो इतना कमजोर था कि वो उस बंदे तक पहुंचने से पहले ही मिट जाता है। ये देख के वहां खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे नकारा इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा जीना तो मैजिक ही बेइज्जती है। और उसके ऊपर एक फायरबॉल का हमला करते हैं जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अगली सीन में जब उसकी आंख खुलती है वो चारों तरफ से सुंदर मेघ से घिरा हुआ था, पर उन्हें देख के वो डर जाता है क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर्स जितने बड़े लग रहे थे। तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक मैजिक से हमला करता है, पर वही सेम फायरबॉल इस बार बिल्डिंग की छत को उड़ा देता है। और इसी वक्त किंगडम में सभी लोग सोलम किंगडम के 7th प्रिंस के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जिसका नाम लॉयड रखा गया है। वहीं कासल में टूटी हुई छत को देख के सारी मेड्स डर चुकी हैं और लॉयड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम कासल में देखते हैं कि सारी मेड्स लॉयड को ढूंढ रही हैं। लॉयड सभी मेड्स से छुपकर वहां से भाग रहा होता है तभी उसके सामने दो जनरल्स आ जाते हैं। उनसे लॉयड कहता है कि वो मेड्स को ना बताएं कि उन्होंने उसे देखा था। वो सब कहते हैं हाँ ठीक है हम नहीं बताएंगे, पर हमारे साथ तुम हंटिंग पे चलोगे क्या। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि लॉयड वहां से भाग जाता है। ये देख के वो कहता है कि टिंगो तो फिर से चला गया यार। पर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो 7th प्रिंस है, उसका नंबर तो कभी राजा बनने में लगने ही नहीं वाला, तो उसे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा। पर वो मुझसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसने जन्म के कुछ दिनों बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ऊपर से वो पिक्चर्स वाली बुक पढ़ने की जगह स्पेल के बारे में पढ़ाई शुरू कर चुका था। उसे लगता है कि लॉयड शायद एक बहुत ही महान सॉर्सरर जिसका नाम विलियम था उसका रिइंकार्नेशन है। वहीं लॉयड कहता है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म तो हुआ है, पिछले जन्म में मैं एक आम इंसान था और इस बार सीधा रॉयल फैमिली के 7th प्रिंस के तौर पे पैदा हो गया। यहाँ तक कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी चीजें भी याद है, पर उससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस नए मैजिक को सीखना चाहता हूँ। वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और मस्त बुक पढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए सिल्फा वहां पहुंच जाती है। सिल्फा उसे तलवारबाजी सिखाती है। लॉयड उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर लॉयड कहता है कि मैं तो 7th प्रिंस हूं, मेरे तो कभी राजा बनने का नंबर लगेगा ही नहीं, तो मैं सब क्यों सीखूं। पर सिल्फा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ राजा बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रिंस को और भी सारे काम होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सिल्फा लॉयड को 3 सालों से तलवारबाजी सिखा रही है। लॉयड जानता है कि अगर उसने सिल्फा को अच्छी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे रात तक लगातार ट्रेन करती रहेगी। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सिल्फा उसकी तलवारबाजी देख के इंप्रेस थी, वहीं लॉयड एक कंट्रोल टाइप मैजिक का यूज कर रहा था। तो बेसिकली ऐसा था जैसे सिल्फा अपनी कॉपी से लड़ रही हो, यानी लॉयड चीटिंग कर रहा था क्योंकि वो यहाँ से जल्दी से निकल के वो पढ़ना चाहता है। लॉयड कह रहा होता है कि हमारे बीच में हाइट, स्टैमिना और ताकत का डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं हमेशा ही हार जाता हूं, तो इसलिए वो इस बार कुछ नया करना चाहता है और थोड़ी और चीटिंग का जुगाड़ लगाता है। वो ताकत के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और उससे बराबर से लड़ने के लिए लेविटेट भी कर रहा होता है और इस बार दोनों की टक्कर बराबरी की थी। इसके बाद लॉयड उसे हराने के लिए उसकी मूवमेंट्स को कॉपी करना छोड़ देता है। उसे लगा था कि वो इस तरह से सरप्राइज करके सिल्फा को हरा देगा और फिर वो मस्त बुक पढ़ने चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने अपनी रीच बढ़ाने के लिए वुडन स्वॉर्ड को ग्रो कर दिया और हाइट का डिफरेंस को कवर अप करने के लिए लेविटेट भी कर रहे थे, तुम तो सही में कितने अमेजिंग हो। वो उसे गोदी उठा के कहती है कि तुम कितने कमाल के हो, तुम तो एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर रहे थे। ये सब सुन के लॉयड सोचता है लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं किया कि मैं फिजिकल एनहांसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी यूज कर रहा था, यानी मैं एक ही साथ 4 मैजिक यूज कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताना चाहिए। अगले सीन में लॉयड सभी मेट्स के साथ नहा रहा होता है। वो कहता है कि मैं अकेला नहा सकता हूं, पर मेट्स कहती है कि अगर हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम नहाने के बजाय बुक पढ़ने लगोगे। तभी एक मेट उसको डराने के लिए कहती है कि अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं बनोगे और हमारी बातें नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है तुम्हें खा लेगा। लॉयड उस डीमन के बारे में और जानना चाहता है तो बताती है कि काफी सालों पहले सोलम पूरी तरह से तबाह होने वाला था और इस तबाही का कारण सिर्फ एक डीमन था। उसको एक बुक में सील करने के लिए काफी सारे मेजर्स ने अपनी जान गंवा दी और उस डीमन का नाम ग्रिमोर था। सिल्फा कहती है कि वो बुक तो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील है और उसे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी है और उसे नहीं लगता कि प्रिंस लॉयड ऐसी बचकानी सी कहानी से डरेगा। इसके बाद एक मेट लॉयड से कहती है कि आज रात को मेरे बेड पे सो जाना, पर इसकी वजह से सभी मेट्स में झगड़ा शुरू हो जाता है कि वो किसके बेड पे सोएगा। उनके झगड़े के बीच में से लॉयड वहां से निकल आता है और वो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके बाद लॉयड इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी के गेट तक पहुंचता है जहां की एक गार्ड को उबासी लेते हुए जब दूसरा गार्ड देखता है वो कहता है कि ओए सुस्ती मत दिखा, तुम्हें पता नहीं कि इस लाइब्रेरी में ऐसा मैजिक छुपा है जो पूरे किंगडम को तबाह कर देगा और इतना ही नहीं इसमें एक बहुत ही भयानक डीमन को सील भी किया गया है। पर लॉयड आसानी से उनसे बच के आगे बढ़ जाता है। वहीं गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, अगर वो अंदर चला भी गया तो एंट्रेंस पे 10 पावरफुल मेजेस ने एक सील लगाई है तो कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता। पर लॉयड उस सील को आसानी से तोड़ देता है और लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। तभी एक बुक उसके पास उड़ती हुई आती है और उसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और वो कहता है कि मैं काफी इंप्रेस हूं ये देखिए कि तुमने दरवाजे पे लगी सील तोड़ दी, मेरा नाम ग्रिमोर है, तुम कौन हो। लॉयड उसको अपना नाम बताता है जिसके बाद ग्रिमोर उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे फ्री कर दो, मैं कभी ना कभी तो फ्री हो ही जाऊंगा क्योंकि ये सीलिंग मैजिक काफी पुराना हो चुका है और अगर तुम मुझे फ्री करते हो तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना गोल्ड दे सकता हूं। लॉयड उसके बनाए हुए एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैजिक कितना घटिया है, इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल एमसी स्टैंड के गानों जैसी है, तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदल दिया है। ये सब सुन के ग्रिमोर हैरान हो जाता है कि तू सवाल कितना सब कुछ कैसे जानता है। लॉयड उसे आजाद नहीं करना चाहता और वो दरवाजे पे भी वापस से सील लगाना चाहता है क्योंकि अगर उसने कैसे खतरनाक मॉन्स्टर को आजाद कर दिया तो वो फिर चैन से मैजिक को स्टडी नहीं कर पाएगा। पर ग्रिमोर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिन मेजेस ने मुझे सील किया था वो तो अब जिंदा है ही नहीं, तो मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना और मैं किसी पे हमला नहीं करूंगा। पर लॉयड नहीं मानता तो ग्रिमोर उसे लालच देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा जो कि कई सेंचुरीज पहले ही हो चुका है। ये बात सुन के लॉयड उसके जाल में फंसने लगता है जिसके बाद लॉयड उसे आजाद कर देता है। ग्रिमोर को इस बात पे हंसी भी आ रही थी कि उसे एक छोटे से बच्चे ने आजाद किया है। लॉयड उसे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे एंशिएंट मैजिक सिखाने वाले हो। ग्रिमोर कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है और वो लॉयड पे एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है जिससे पूरी लाइब्रेरी में तबाही मच जाती है। ग्रिमोर को लगता है कि वो मर चुका है तो कहता है कि इतना एजुकेशन तुम्हारे लिए काफी होगा और वहां से जाने लगता है। पर वो देखता है कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं लॉयड कहता है कि ये तो कितना कमाल का मैजिक था, क्या तुम मुझे और भी ऐसे स्पेल्स दिखा सकते हो। ये सुन के ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो कई तरह के मैजिक से लॉयड पे हमला करता रहता है पर उसके किसी भी हमले से लॉयड का बैरियर टूटता ही नहीं। ये सब देख के ग्रिमोर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं हरा पा रहा है। वहीं लॉयड उसके मैजिक को देख के बहुत खुश है और वो एक उंगली से ही उसके मैजिक को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो इस तरीके से बना है। जिसके बाद वो उस अटैक को फूंक से हटा देता है और उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो चुकी थी पर वो अभी भी हंसता है और ग्रिमोर से कहता है तर्जुमे रे और मैजिक दिखा। और ये सब देख के ग्रिमोर का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। इसके बाद वो और भी ज्यादा ताकत से उस पे हमला करता है पर लॉयड का बैरियर तो टच से मस नहीं हो रहा था। ये स्पेल लॉयड को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि स्पेल के लिए एक ही इंकांटेशन को सिंक्रोनाइजेशन में 2 मुंह से बोलना था, यानी जिस डीमन के पास 2 मुंह है सिर्फ वही इसे यूज कर सकता है। वहीं ग्रिमोर अपना मैजिक यूज करते करते थक चुका था और वो देखता है कि लॉयड के बैरियर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रिमोर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो मेरा इतना पावरफुल अटैक था। लॉयड कहता है कि ही तुम सही कह रहे हो, ये कितना पावरफुल था, तुमने इसे सीखने में तो बहुत मजे किए होंगे नहीं, ऐसे तुम्हें और कितने स्पेल्स आते हैं। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है कि ये बच्चा है शैतान की औलाद है और वहां से भागने लगता है और वो अचानक से ही लॉयड के बैरियर से टकरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इस बालक ने कितने बैरियर बना रखे हैं। जिसके बाद लॉयड लाइब्रेरी के सभी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बैरियर लगा देता है। इसके बाद ग्रिमोर फिर से उस पे हमला करने वाला होता है पर लॉयड उसे रोकता है और कहता है कि ये सब बहुत हो गया, तुम्हारे सारे अटैक्स में देख चुका हूं, अब मैं तुम पे हमला करता हूं और तुम मुझे अपना डिफेंस मैजिक दिखाओ। लॉयड उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फायरबॉल से हमला करता है और क्योंकि ग्रिमोर उसके बैरियर के अंदर था वो उसी में झुलस जाता है। लॉयड उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने डिफेंस मैजिक का यूज क्यों नहीं किया। वहीं ग्रिमोर सोच रहा होता है कि ये कौन बच्चा है यार, कौन छोड़ गया इसे यहां। जिसके बाद लॉयड उस पूरी लाइब्रेरी को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। ये देख के ग्रिमोर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और कहता है कि आप तो कितने कमाल के हो मास्टर लॉयड सर। लॉयड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो। ग्रिमोर कहता है हां मैंने आपके जितने महान सॉर्सरर से कभी मुलाकात नहीं की। लॉयड कहता है कि तुम भी कितने कमाल के हो, लगता है डीमंस को मैजिक से नहीं मारा जा सकता। ग्रिमोर कहता है कि हां ऐसा तो है पर दर्द तो होता ही है ना। ये सुन के लॉयड कहता है ओह तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर तुम कितना दर्द सह सकते हो। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर, मैं आपका सर्वेंट बनकर रहूंगा सर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे आप अपना फैमिलियर बना लीजिए। तो लॉयड कहता है अच्छा ठीक है। वहीं ग्रिमोर को रियलाइज हो रहा था कि उसकी हालत अब एक लैब के चूहे जैसी हो चुकी है क्योंकि ग्रिमोर ऐसे बाहर जाता तो सबका ध्यान उसी की तरफ होता तो वो खुद को बड़ी क्यूट सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कह रहा होता है कि तुमने इतनी क्यूट चीज तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, अगर मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी क्यूटनेस से अपने बस में कर लूंगा। इसके बाद लॉयड उसे अपने पॉकेट में आने को कहता है। ये सुन के ग्रिमोर खुश हो जाता है, वो सोचता है कि कितना बेवकूफ है, ये नहीं जानता कि मैं जितना इसके करीब रहूंगा इसे कंट्रोल करना उतना ज्यादा आसान होगा। पर जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो देखता है कि लॉयड का मानना बहुत ही ज्यादा टेंस है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये देख के ग्रिमोर डर जाता है और कहता है कि ये इंसान कैसे हो सकता है यार। लॉयड उसे घबराता है, वो देख के पूछता है कहां रहे होगे। वो कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ और वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। इसके बाद लॉयड वहां से चला जाता है। अगले दिन लॉयड का एक बड़ा भाई जिसका नाम एल्बर्ट था वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाने आता है जहां सबसे पहले एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये देख
कि सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं लॉर्ड ग्रेमोर को बताता है कि एल्बर्ट सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस है, वो काफी इंटेलिजेंट और फिजिकली केपेबल है, तो लोग उसे अगला होने वाला किंग भी मानते हैं। कासल के अंदर उसकी बहुत चलती है और वो किसी भी फैसिलिटी को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। इसके बाद लॉर्ड की बारी थी, पर क्योंकि लॉर्ड राजा नहीं बनना चाहता, वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, बल्कि वो फायरबॉल कर्व का यूज करता है और सभी टारगेट्स को सिर्फ टच करता है। ये देख के एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने तो बस टारगेट्स को टच किया है। वहीं एल्बर्ट को सब कुछ पता लग जाता है कि वो कर क्या रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से जाते वक्त कहता है कि मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं और लॉर्ड को खुली छूट दे देता है कि उसका जो मन करे वो कर सकता है। ये सुन के लॉर्ड खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो ग्रेमोर का डबल इनकांटेशन ट्रिक ट्राई करना चाहता है। ग्रेमोर कहता है कि तुम्हारे लिए ये करना इंपॉसिबल है क्योंकि उसे सिर्फ डीमंस कर पाते हैं जिनके दो मुंह होते हैं। ये सुन के लॉर्ड कहता है हां मुझे पता है और उसे अपने हाथों में ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसके बाद दोनों ही सिंक में एडवांस मैजिक के स्पेल को बोलने लगते हैं, पर ये देख के ग्रिम की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। लॉर्ड बताता है कि ये सिर्फ एक स्पेल सेट था जिसमें मल्टीपल स्पेल्स के इनकांटेशन को एक ही बार में मिक्स किया जाता है और लॉर्ड एक ही बार 100 इनकांटेशन को एक ही चीज में मिक्स कर रहा था। ग्रिम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ज्यादा से ज्यादा एक स्टैक में 3 से 4 स्पेल होते हैं, तुम 100 यूज कर रहे हो। लॉर्ड ग्रिम को चुप करा देता है और वो ग्रिम के मुंह से और अपने मुंह से एक ही साथ बोल पा रहा था। इसके बाद लॉर्ड इनकांटेशन को शुरू कर देता है। उसकी पावर को देख के ग्रिम भी हैरान था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे से बच्चे की ताकत है और उसे लग रहा था कि अगर उसने सामने फायर कर दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी। पर एन वक्त पे लॉर्ड अपनी मैजिक को ऊपर आसमान की तरफ कर देता है। वहीं एक आदमी एल्बर्ट से कह रहा होता है कि आप 7 प्रिंस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, वो माना टैलेंटेड है पर अभी तो वो बस बच्चा है। एल्बर्ट बताता है कि तुमने शायद देखा नहीं, लॉर्ड ने सभी टारगेट्स पे हमला किया था और उसने जानबूझ के ऐसा हमला किया था कि उसने सिर्फ टारगेट को टच किया। एल्बर्ट लॉर्ड को एक प्रोटेजी मानता है और उसे लगता है कि वो एक दिन ग्रैंड स्टेज भी बन सकता है। ऐसे में वो फ्यूचर में उसके लिए काफी काम का साबित हो सकता है और कहता है कि उसने तो अभी तक सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। वही आदमी जब खिड़की के बाहर देखता है तो देखता है कि बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। इसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहां की लॉर्ड ने पूरी तबाही मचा रखी है और लॉर्ड के हमले से आसमान में ही छेद हो गया है। लॉर्ड जल्दी से अपनी मैजिक का यूज करता है और आसमान को फिर से नॉर्मल कर देता है। वहीं ग्रिम कह रहा होता है कि क्या लड़का है यार, इस बंदे ने आसमान में छेद कर दिया। अगले दिन उसकी करतूतें अखबार में छपी थी। उसके नीचे ग्रिम पढ़ता है कि एक एडवेंचरर्स का ग्रुप डंजन्स को क्लियर करके वहां से मस्त बहुत महंगी चीजें और पावरफुल चीजें निकाल के ला रहे हैं। ये सुन के लॉर्ड कहता है कि चलो हम भी डंजन्स क्लियर करने चले। वो जा रहा होता है कि ग्रिम उसे रोकता है, अगर तुम यहां से चले गए तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लॉर्ड कहता है कि मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। इसके बाद लॉर्ड एक एकॉन को बाहर निकालता है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। लॉर्ड ग्रिम को बताता है कि ये सिर्फ मेरे जैसा दिखता ही नहीं है बल्कि इसके बोन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, यहां तक कि वो खुद भी काफी सारी मूवमेंट्स कर सकता है। तो ग्रिम कहता है कि ये तो बढ़िया है, तुम इसे छोड़ के डंजन में जा सकते हो। पर लॉर्ड कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। सबसे ज्यादा मुश्किल तो सिल्फा से बचना है क्योंकि एक दिन वो मुझे बता रही थी कि मेरी हाइट 0.007 मिलीमीटर बढ़ गई है और वो पुतला सिर्फ अजीब अजीब से डांस ही कर सकता था। तो लॉर्ड ने ग्रिम की बॉडी को ऑब्जॉर्व कर लिया और उसके माइंड को उस पुतले में डाल दिया और लॉर्ड खुद वहां से चला जाता है। वहीं बैठे बैठे ग्रिम का दिमाग चलता है क्योंकि अब लॉर्ड यहां नहीं था तो वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन तभी ग्रिम उसे कहता है मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे फैमिलियर बने, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं कि तुम वहां सब संभाल लोगे, ठीक है। ये सुन के ग्रिम का दिल भी पिघल जाता है। लॉर्ड भी बड़ी ही जल्दी किंगडम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये डंजन्स मिलेंगे कहां। पर तभी वो नीचे देखता है कि एक लड़की के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। ये देख के ग्रिम कहता है कि लगता है उसे मदद की जरूरत है। पर तभी वो लड़की एक मॉन्स्टर से आर पार हो जाती है और फिर बाकी मॉन्स्टर्स के भी चीखड़े उड़ा देती है। उस लड़की के कपड़े के पीछे वॉरियर लिखा हुआ था। ये देख के ग्रिम कहता है कि शायद वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। लॉर्ड की बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की की का यूज कर रही थी, वो उसी का यूज करती थी अमेजिंग टेक्निक्स को परफॉर्म कर पा रही है। तभी वो लड़की लॉर्ड को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और वहां क्या कर रहे हो। वो दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसे उसके सामने जाके डंजन्स के बारे में पूछना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लॉर्ड ने इतनी देर तक कोई जवाब नहीं दिया था तो उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है और वो भी ऊपर आ जाती है। पर जब वो वहां आती है तो लॉर्ड अपना अपीयरेंस चेंज कर चुका था। वो उसे अपना नाम रॉबर्ट बताता है और कहता है कि वो एक नया एडवेंचरर है। लॉर्ड ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया था और उसने अपने भाई एल्बर्ट और खुद के अपीयरेंस को मिलाकर इस नए अपीयरेंस को बनाया था क्योंकि इस मैजिक का उन्हीं लोगों के जैसा दिखने के लिए यूज किया जा सकता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा हो। वो लड़की अपना नाम काओ बताती है और कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और बी रैंक हंटर है। वहीं लॉर्ड को भी डर लग रहा था कि कहीं वो उसे पहचान ना जाए, पर काओ तो एकदम उसके पीछे लटकी हुई पड़ी थी और वो सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है यार, उसने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में बता दिए थे और वो डोजो छोड़ के बाहर ही लौंडाबाजी करने के लिए। पर सभी लड़कों को संस्कारी लड़कियां पसंद आती थी और इसके उर्फी जावेद वाले कपड़े देख के वो भाग जाते थे। पर उसने ठान लिया है कि वो इस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। इसके बाद वो दोनों साथ में एक डंजन में जाते हैं जहां काओ आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और रॉबर्ट से पूछती है मेरे डोले छोड़े देख के प्यार हुआ था मुझसे। रॉबर्ट तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और चमकीले पत्थर इकट्ठा कर रहा है। यहां हमें पता चलता है कि काओ अभी तक एडवेंचरिंग अकेले ही कर रही थी क्योंकि उसे अभी तक कोई अच्छा साथी नहीं मिला था। इसके बाद वो डिनर करने के लिए बैठते हैं जहां रॉबर्ट टाओ से पूछता है कि जो तुम टेक्निक पहले यूज कर रही थी वो की टेक्निक ही है ना। पहले तो टाओ हैरान होती है कि उसे की के बारे में पता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इसके बाद वो लॉर्ड को की के बारे में बताने लगती है कि ब्रीदिंग टेक्निक की का यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ की को फील करने के लिए ही कई सालों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस लेती है। तभी वो रॉबर्ट को देखती है कि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज भी कर रहा है पर कुछ टाइम बाद ही उसके लंग्स में दर्द होने लगता है तो वो रुक जाता है। टाओ से पूछती है कि तुम ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहे थे। रॉबर्ट कहता है कि हां मैं तो बस जैसा तुमने किया था वैसा कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। टाओ सुन के हैरान हो जाती है कि सिर्फ उसे ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता देख के वो इतनी जल्दी कैसे सीख गया। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये काफी डेंजरस है पर रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता रहता है। वहीं रॉबर्ट अब एक माना के साथ साथ की भी एनर्जी को फील करने लगता है और उसे लगता है ये चीज उसके बहुत काम आने वाली है। रॉबर्ट का इंटरेस्ट देख के टाओ से कहती है कि तुम अगर इतना ही इसके बारे में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे सिखा दूंगी। इस सुन के रॉबर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी स्माइल देख के टाओ फिर से लटक हो जाती है साली सिंपल और वो शर्माते हुए ही लॉर्ड से कहती है कि जब तक हम डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तुम ऐसे ही ब्रीदिंग करते रहो। वहीं कासल में ग्रिम के पास सिल्फा आ जाती है और उसे देख के ग्रिम डर जाता है। वहीं डंजन में टाओ की ब्लास्ट का यूज करती है और डंजन के बॉस को हरा देती है और अब वो डंजन में रखे चेस्ट को खोल सकते हैं। पर रॉबर्ट का इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा था कि आखिर इस डंजन को बनाया कैसे गया है। इन सारी बातों के दौरान रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा था। ये देख के मन ही मन वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो विनर मिल गया जी, ऐसे दामाद को देख के तो मेरे दद्दू भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद वो ट्रेजर चेस्ट को खोल देते हैं। उसको खोलते ही रॉबर्ट नोटिस करता है कि उससे हमला होने वाला है तो वो टाओ को पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं कि उस चेस्ट में से एक लीच बाहर निकला है। लॉर्ड टाओ से लीच के बारे में पूछता है पर टाओ कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डंजन के बाहर चले जाओ। पर रॉबर्ट फाइट को देखना चाहता था तो टाओ जल्दी से एक ऐसी टेक्निक का यूज करती है जिससे रॉबर्ट टूटा हुआ पीछे जा रहा होता है। वो जानती है कि इससे कुछ रॉबर्ट की हड्डियां तो जरूर टूटेंगी पर मरने से तो ये बेहतर ही होगा। टाओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि एक लो लेवल डंजन के अंदर लीच कैसे आ गया क्योंकि लीच को हराने के लिए तो कभी-कभी ए रैंक हंटर्स भी काफी नहीं होते। टाओ सोचती है कि वो बस इतनी देर उससे लड़ेगी ताकि रॉबर्ट यहां से बाहर निकल पाए। वहीं रॉबर्ट उड़ रहा होता है अभी तक और वो सोच रहा होता है कि वो आखिर करे क्या। वो की के बारे में भी और जानना चाहता है और डंजन्स के बारे में भी, पर उसे ये भी नहीं पता है कि टाओ ने उसे इधर क्यों फेंका। तो वो इस बारे में ग्रिम से बात करता है पर उस तरफ ग्रिम की भी फटी पड़ी है और वो रोता हुआ कह रहा होता है कि प्लीज यार जल्दी आके मुझे बचा लो। वहीं टाओ लीच से लड़ रही है पर वो लीच का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन है कि अगर वो इससे लड़ी तो उसकी मौत पक्की है और उसे लगता है कि इतनी देर में तो रॉबर्ट बाहर निकल गया होगा तो वो भी चुपके से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी लीच उसे देख लेता है। वो टाओ से कहता है कि वाह तुम की टेक्निक यूज कर सकती हो, मैंने पहले भी ऐसे किसी को खाया जिसके पास सेम एबिलिटीज थी कि मैजिक का ही एक लोअर फॉर्म है। वो बताता है कि उसने यहाँ कई सारे एडवेंचरर्स के सोल खाए हैं जिसकी वजह से उसके पास उनकी टेक्निक्स और नॉलेज आ जाती है और वो टाओ को खाने लायक बिल्कुल भी नहीं समझता पर वो रॉबर्ट को जरूर खाना चाहता है क्योंकि उसने उसके अटैक को बड़ी ही जल्दी डॉज कर लिया था। इसके बाद टाओ फिर से लीच के ऊपर हमला करने लगती है। लीच काफी पावरफुल बैरियर बना लेता है और टाओ लगातार ही उस पे हमला करती जाती है और आखिरकार उसे तोड़ देती है पर उसके बैरियर को तोड़ने में ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लीच उसके पीछे आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी की तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है और उस पे मैजिक से हमला कर देता है और लॉर्ड टाइम पे आके उसे बचा लेता है। लीच फिर से उस पे हमला करने वाला था लेकिन अचानक से ही रॉबर्ट उसके पीछे आ जाता है। लॉर्ड ने इतनी तेजी से मूव करने के लिए मैजिक का यूज किया था जो कि देख के लीच भी हैरान था क्योंकि इसे बिना इनकांटेशन के यूज करना इंपॉसिबल है। इसके साथ ही लॉर्ड की ब्रीदिंग का भी यूज कर रहा था। वो माना और की को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है और उसने खुद के ऊपर एक बैरियर बना लिया है। लीच अपनी पूरी जान लगा रहा था लेकिन उससे बैरियर टूट नहीं रहा था। वहीं ब्रीदिंग में लॉर्ड को दिक्कत होने लगी तो उसने बैरियर हटा दिया पर लीच को लगता है कि ये बैरियर उसकी ताकत की वजह से टूटा है और वो थोड़े और कॉन्फिडेंस में आके लॉर्ड पे हमला करने लगता है। लॉर्ड की टेक्निक का यूज करके आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था और उसने आखिरकार की और माना को मिक्स करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद लीच फिर से उसके चारों तरफ से हमला करता है लेकिन लॉर्ड की और माना का यूज करके उसके सारे अटैक्स को तोड़ देता है। इसके बाद लॉर्ड अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल करके उस पे हमला करता है। लीच उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और लॉर्ड लगातार ही उस पे हमला कर रहा था। ये सब देख के लीच को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा
था कि कैसे कोई की यूजर उसके मैजिक से ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसके बाद वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है। पर लॉयड का अगला हमला उस लीच को उसके बैरियर के अंदर ही मार देता है। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं और उसमें से बस एक छोटी सी चाकू निकली थी। पर लॉयड को लगता है कि उस चाकू में कुछ स्पेशल है और वो खुद उसे रखना चाहता है। पर टाओ भी मान जाती है क्योंकि मॉन्स्टर को तो इसी ने डिफीट किया था। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स जमीन में घुसने लगता है और पूरा डंजन कांप रहा होता है। टाओ उसे बताती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब ट्रेजर ले लिया जाता है तो डंजन अपने आप ही गिर जाता है। ये सब सुन के लॉयड कहता है इसका मतलब ये चेस्ट की डंजन का कोर है, मैं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। इतनी मुशक्कत करने के बाद उसे बस चेस्ट का ऊपरी हिस्सा मिलता है और वो डंजन के बाहर आ जाते हैं। डंजन को बंद होता है वो देख के लॉयड कहता है कि लगता है ये और अपनी पावर इकट्ठा करेगा ताकि वो फिर से ओपन हो सके। इसके बाद टाओ से पूछती है कि तुम एक मेज हो तो लीच से लड़ते वक्त तुमने की टेक्निक का यूज क्यों किया। टाओ को लगता है कि लॉयड ने की इसलिए यूज की होगी क्योंकि लीच उसकी बेइज्जती कर रहा था। पर लॉयड कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो की इसलिए यूज की क्योंकि मजेदार लग रहा था। इसके बाद टाओ बताती है कि जिस टेक्निक का यूज करके उसने लीच को मारा था वो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे की ब्लेड कहते हैं और फिलहाल उसे इस टेक्निक का यूज करना नहीं आता, पर वो खुद को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहती है ताकि वो लौंडाबाजी कर सके। इसके बाद लॉयड वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाओ को समझ में आता है कि वो लॉयड को ढूंढेगी कैसे। जब लॉयड घर पहुंचता है वो देखता है कि ग्रिम की काफी बुरी हालत हो चुकी है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी टीचर नहीं जल्लाद है यार। वहीं पास में देखते हैं कि ग्रिम सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन सिल्फा हैरान होकर कहती है कि कोई मजाक चल रहा है क्या, आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए, लगता है मुझे आपको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी और उसे बुरी तरह से कूट देती है। लॉयड उससे माफी मांगता है। इसके बाद लॉयड उस नाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लॉयड उस वेपन को गर्म पानी में डाल देता है। जहां वो स्क्रैप करता है तो देखता है कि उसके ऊपर एन्चेंटमेंट्स की गई है। एन्चेंटमेंट मैजिक का यूज करके वेपन्स की ताकत बढ़ाई जाती है। उस वेपन के ऊपर किए गए सभी एन्चेंटमेंट स्पेल्स को लॉयड स्टडी करने लगता है। वो उस नाइफ से सभी माना एसेंस को निकाल के खुद के लिए यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। तो वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाके सिल्वर कॉइंस मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइंस नहीं चाहिए। लॉयड कहता है कि नहीं और वहां से चला जाता है। वहीं उसके डैड सोच रहे होते हैं कि कितना प्यारा है लॉयड, वो आखिर इतने सारे पैसों को किस चीज पे खर्च करेगा। वहीं अपने रूम में लॉयड सभी कॉइंस को पिघला रहा है। इसके बाद लॉयड फिर से सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो काफी तेजी से उसके पीछे आके उस पे हमला करता है और सिल्फा के लिए भी काफी स्लो था। जिसके बाद वो उसके हमले को टॉर्च करता है और अपने मैजिक से जमीन को ही ऊबड़-खाबड़ कर देता है और वो सीधा सिल्फा पे हमला करने जाता है। और सिल्फा वहां नहीं थी, वो उसके नीचे ही थी और उसे हरा देती है और वो गिरने वाला होता है तो उसे कैच कर लेती है। इसके बाद सिल्फा लॉयड को ऑयल दे देती है। लॉयड कहता है कि पर डील तो ये हुई थी कि मुझे तुम पे पहले कोई अटैक लैंड करना होगा और सिल्फा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि उस दिन मैं आपको ऐसे गरीबों जैसा लड़ता हुआ देख के बहुत डर गई थी। पर लगता है कि वो बस आपका दिन नहीं था। ग्रिम ये सभी बातें सुन रहा था और वो कहता है कि यार मैं इससे भी कैसे हार गया। सिल्फा लॉयड की तारीफ कर रही होती है कि वो वहां से गायब हो जाता है। वो सोचती है कि आखिर वो इसे क्या खाना बनाने वाले हैं, पर वो रूम में जाके तेल और हेमेटाइट को मिला देता है जिससे उसे माना एसेंस मिलता है। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एन्चेंटमेंट यूज करने के लिए काफी सारे वेपन्स चाहिए। ये सुन के एल्बर्ट खुश हो जाता है और कहता है कि बड़ी प्यारी चीज करने वाले हो तुम तो। इसके बाद वो अपनी सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई मेरे इस प्यारे से भाई से अपने वेपन्स को एन्चेंट कराना चाहता है। सभी नाइट्स डर के अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। वो बेचारे काफी दुखी थे क्योंकि उनकी तलवारें काफी नई थी। एन्चेंटमेंट मैजिक यूज करना काफी मुश्किल चीज है और एक 10 साल का बच्चा तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। तुम्हें अब यकीन हो चुका है कि उनकी तलवार का तो सत्यानाश हो गया। इसके बाद लॉयड इन वेपन्स को एन्चेंट करना शुरू कर देता है। ग्रिम ये देख के हैरान था कि लॉयड बूस्ट पावर की काफी ज्यादा ही लेयर लगा रहा था उस पे। उसने इतनी ज्यादा फार्मूलाज लगा दिए कि तलवार टूट जाती है। ये देख के लॉयड समझ जाता है कि ये मेटल इतने सारे फार्मूलाज को नहीं सह सकता और उसे लगता है कि ये तो सही में कितना मुश्किल है और उसे चेयर करने के लिए ग्रिम है ना। जिसके बाद एन्चेंटमेंट करने के चक्कर में वो काफी सारी तलवारों को तोड़ देता है, पर कुछ तलवारें सही सलामत बच जाती हैं और कुछ दिनों बाद वो उन तलवारों को वापस दे देता है। वो एल्बर्ट को बताता है कि 120 में से 50 वेपन्स सक्सेसफुल हुए हैं और 70 वेपन्स तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। असल में 80 वेपन्स सक्सेसफुल हुए थे पर उसने उन पे और भी ज्यादा फार्मूलाज लगाने की कोशिश की जिसके चक्कर में वो 80 से 50 हो गए। वहीं ये सब देख के एल्बर्ट शॉक रह जाता है क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड एन्चेंटर की सक्सेस रेट सिर्फ 10% होती है और लॉयड ने इतने सारे वेपन्स को एन्चेंट कर दिया और उन सभी सोल्जर्स को यकीन नहीं हो रहा होता। उन्हें लगता है कि उसने बस 70 तलवार को डिस्ट्रॉय करके हार मान ली और जैसे ही एक सोल्जर अपनी तलवार को म्यान में रखता है उसकी म्यान ही कट जाती है। ग्रिम ये देख के कहता है कि देखा तुम्हारी तलवार की धार इतनी तेज हो गई कि म्यान ही कट गई। वहीं एल्बर्ट भी अपनी तलवार को देख के हैरान हो रहा था। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट से कहता है कि वो इन वेपन्स को लड़ाई में यूज होता हुआ देखना चाहता है तो एल्बर्ट उसे मॉन्स्टर हंटिंग में साथ चलने को कहता है। सारी तैयारियां खत्म करने के बाद लॉयड सिल्फा और एल्बर्ट सुबह कैरेज में वहां से निकल जाते हैं और वो जल्दी फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जिससे कि किंगडम घिरा हुआ है। लॉयड काफी एक्साइटेड है और वो पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स आसपास है हमारे। सिल्फा कहती है कि नहीं, मॉन्स्टर्स को देखने के लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद सिल्फा एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे लॉयड के साथ आने के लिए इजाजत दी। लॉयड कहता है कि उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसके लिए वो सिल्फा को साथ आने में मना करे और वैसे भी उसे पता है कि वो लॉयड की कितनी फिक्र करती है तो वो उसे कैसे मना करता। सिल्फा के मन में शायद लॉयड के लिए कुछ इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स है पर वो ये सब एडमिट नहीं करेगी जब तक कि लॉयड 18 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद एल्बर्ट उसकी थोड़ी और टांग खींचता है लेकिन सिल्फा जब अपनी तलवार बाहर निकालती है वो समझ जाता है कि अब उसके मुंह बंद रखने का टाइम हो चुका है। और सिल्फा ने तलवार उसकी चढ़ाने की वजह से नहीं निकाली थी बल्कि इसलिए निकाली थी कि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं, ये कोबोल्स हैं जिनके पास वेपन्स भी हैं। तो सभी नाइट्स एल्बर्ट और लॉयड को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि वो डरा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पर सच्चाई तो ये है कि उसे कब का पता चल गया था कि कोबोल्स उनकी तरफ आ रहे हैं। जब वो टाओ के साथ था उसने एक चीज सिखाई थी जिससे वो की का यूज करके हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है जब तक कि वो ब्रीदिंग का यूज कर रहा है। लॉयड सब कुछ गौर से देख रहा था क्योंकि अब नाइट्स और कोबोल्स की लड़ाई शुरू हो रही थी लेकिन जो आगे घटता है उसके लिए घोड़ा नाइट और लॉयड कोई भी तैयार नहीं थे क्योंकि कोबोल्स सीधा आधे में कट जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि कोबोल्स ने तो स्टील आर्मर पहना है पर ये सारी करामात लॉयड की एन्चेंटमेंट की वजह से थी। उनकी तलवारें इतनी ज्यादा तीखी हैं ये ट्रेंड नाइट्स भी उन्हें हैंडल करने में घबराने लगे हैं। ये सब देख के एल्बर्ट भी उसकी पूरी तारीफ करता है। सिल्फा भी लॉयड की एन्चेंटमेंट की तारीफ करती है। हालांकि लॉयड ने उसके वेपन की एन्चेंटमेंट नहीं की थी और उसे देख के लगता नहीं है कि उसे एन्चेंटमेंट की जरूरत भी है। तब ये कोबोल्ड लॉयड पे हमला करता है लेकिन इससे पहले कि वो कोबोल्ड लॉयड को मूव करने में मजबूर करता एक जाना पहचाना चेहरा उसकी लात मारता है और हम देखते हैं कि वो टाओ थी। वो इस एरिया में एक सेक्सी लड़की को सेंस कर रही थी तो वो दौड़ी दौड़ी यहां पहुंच गई। वहीं लॉयड को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वो दोबारा इस लड़की का चेहरा नहीं देखेगा। टाओ लॉयड के पास जाती है, वो सेंस कर सकती है कि लॉयड की ब्रीदिंग का यूज कर रहा है ताकि वो अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाए और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लॉयड ने ये सीखा कहां से। तभी वो देखती है कि लॉयड और रॉबर्ट का चेहरा काफी एक जैसा है। वो उसके फेस को देख ही रही थी कि वो सेंस करती है कि कोबोल्ड उसके पीछे से हमला करने जा रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ करती सिल्फा पहले ही उसे काट देती है। सिल्फा बिल्कुल भी खुश नहीं है एक अनजान लड़की को अपने फ्यूचर हस्बैंड से इतना क्लोज आते देख के और टाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। ये देख के एक चीज तो साफ हो जाती है कि इन दोनों के बीच कभी पटरी नहीं बैठेगी। तो एल्बर्ट उन दोनों को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है और टाओ को साथ में लेकर चलने को कहता है। रात को जब सभी लोग कैंप सेटअप कर रहे हैं एल्बर्ट टाओ का शुक्रिया अदा करता है कोबोल्ड से लड़ने में मदद करने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज द सेकंड प्रिंस ऑफ सोलम। टाओ को पता नहीं था कि एल्बर्ट रॉयल्टी है तो उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि टाओ को वो हॉट लग रहा था। इस जलील औरत ने फिर से लौंडाबाजी शुरू कर दी लेकिन वो किसी तरह खुद को समझा लेती है कि भले ही रॉबर्ट जैसा दिखता हो पर ये रॉबर्ट नहीं है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या वो उसके जैसा दिखता है जिस इंसान को वो ढूंढ रही है। टाओ कहती है कि हां पर तुमसे ज्यादा तो लॉयड उसके जैसा दिखता है। वहीं लॉयड टाओ से दूरी बनाए रख रहा है ताकि उसे पता न लग जाए कि वही रॉबर्ट है। स्पेशल डिटेक्शन की टेक्निक का यूज करने के चक्कर में वो लगभग पकड़ा ही गया था पर क्योंकि अब टाओ को पता ही चल चुका है कि वो ये यूज कर सकता है तो अगर वो इसका यूज नहीं करेगा तो और ज्यादा सस्पेशन उस पे आएगा। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने टेंट में ही छुपा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टेंट के अंदर जाता है उसके चेहरे के ऊपर संतरों से हमला कर दिया जाता है पर इससे लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने सिल्फा को हजारों बार ऐसे देख रखा है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। सिल्फा उसे माफी मांगती है और कहती है कि वो तो बस अपने कपड़े चेंज कर रही थी क्योंकि उन पे ब्लड चला गया था। पर इससे ये बात नहीं क्लियर होती कि वो लॉयड के टेंट में क्यों चेंज कर रही है। सिल्फा कहती है कि ये तो नेचुरल है क्योंकि वो यहीं सोने वाली है पर लॉयड को ये बात पसंद नहीं आती। सिल्फा उसे समझाने की कोशिश करती है कि बाकी के गार्ड्स एल्बर्ट की टेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो यहाँ रहकर लॉयड को प्रोटेक्ट करेगी पर लॉयड अभी भी कहता है कि वो अकेला ही रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा। पर सिल्फा ना नहीं सुनना चाहती थी और वो लॉयड को अपने पैरों से पकड़ लेती है। वो उसे बाहर जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि टाओ भारी है और नहीं चाहती कि लॉयड को उससे कोई चुरा ले। तभी टाओ टेंट में आ जाती है क्योंकि उसे लगा कि उसने रॉबर्ट को सेंस किया कि यूज करते हुए और वो देखती है कि सिल्फा लॉयड का गला दबा रही है। सिल्फा गुस्सा है क्योंकि टाओ ने लॉयड के साथ उसके प्राइवेट टाइम को खराब किया। वहीं टाओ उसे अश्लील औरत कहती है। दोनों आपस में लड़ने वाले थे। वहीं सभी नाइट्स इस फाइट को देखने में एक्साइटेड हो गए थे जिसकी वजह तुम समझ सकते हो। वहीं लॉयड वहां से निकल लेता है। एल्बर्ट उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम तो इतने से हो लेकिन तुम्हारी तो अभी से लड़कियां लड़ रही हैं पर लॉयड को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि जब से सिल्फा ने उसकी केयर करना शुरू किया है वो काफी बदल गई है पर उसे वार्न भी करता है कि सिल्फा जैसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में उसे केयरफुल रहना होगा। वहीं सिल्फा और टाओ रियलाइज करते हैं कि सभी नाइट्स उनकी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिल्फा की सारी जगहों को देख रहे हैं जिसके बाद वो उन सभी की धुलाई कर देते हैं। इसके बाद टाओ उन्हें बताती है कि उसको टास्क दिया गया था कि वो पास की श्राइन को फिक्स करे तो सिल्फा कहती है कि तू अपना काम करने जाना ताकि वो लॉयड के साथ अपना टाइम बिता पाए। तभी एल्बर्ट वहां आता है और कहता है कि अभी पहाड़
पे जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी टाओकी की स्पेशल सेंसिंग
एबिलिटी उनके बहुत काम आ सकती है, तो चाहता है कि वो सुबह तक ग्रुप के साथ ही रहे। लेकिन तभी टाओ एक खतरा सेंस करती है और कहती है कि अब उन्हें स्काउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे वो उन्हीं के पास आ गया। वो बेयरवुल्फ उन सभी की ओर बढ़ने लगता है, तो सभी नाइट्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। पर लॉयड सिर्फ सिल्फा के पीछे आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई फिर से जल्दी खत्म हो जाए। अपने साइज के हिसाब से वो मॉन्स्टर काफी तेज था, पर ग्रिम का ध्यान मॉन्स्टर से ज्यादा उस पहाड़ के ऊपर वाली श्राइन पे है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी रहती है और एक नाइट को टाओ अपनी की ब्लास्ट से बचाती है, पर इससे उस वुल्फ का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। तो उसे लड़ने के लिए एल्बर्ट आगे आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड के द्वारा एन्चांट किए गए स्वॉर्ड को निकालता है और उसके साथ एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जो उस वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सभी नाइट्स प्रिंस की ताकत की तारीफ करने लगते हैं, पर वो स्पेल इतना पावरफुल नहीं होता अगर लॉयड ने उसकी स्वॉर्ड को एन्चांट ना किया होता। तो एल्बर्ट लॉयड का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की वजह से उस वुल्फ को हराना इतना आसान हुआ। तभी ग्रिम उसे बताता है कि उससे भी खतरनाक एक चीज है जो श्राइन टाओ फिक्स करने वाली है, उसके अंदर एक डीमन सील किया हुआ है और वो सील अब काफी कमजोर हो चुका है। तभी वो बेयरवुल्फ जिसे एल्बर्ट ने हराया था वो फिर से खड़ा होता है और इस बार वो चारों तरफ से डार्क ऑरा से घिरा हुआ था और उसके आसपास कई और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वुल्फ के जरिए एक आवाज उनसे बात करती है जो कि कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों को मारने की। जो उस वुल्फ के जरिए बात कर रहा था वो एक डीमन था और उसका नाम इजुजु है। वो कसम खाता है कि वो उन सभी को मार गिराएगा और वो अपने सभी मिनियंस को उन पे हमला करने का ऑर्डर देता है। एल्बर्ट एक वुल्फ को घायल कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी इंजरी हील हो जाती है और लगभग एल्बर्ट को वो खा ही जाता है। लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है, लेकिन वो ऐसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उन वुल्फ्स को चाहे जितना मर्जी घायल किया जाए वो अपनी सभी इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर पा रहे थे। सभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ बस एक जगह खड़ी होकर देख रही है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या होता है जब तक कि लॉयड सेफ है। लॉयड ग्रिम से पूछता है कि क्या वो पिजुजु को जानता है। ग्रिम कहता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी उसे नहीं मिला, लेकिन वो देख के इतना बता सकता है कि पिजुजु अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें मैजिक से धागे बनाए हैं और उन्हीं धागों के जरिए वो इन सभी को माना सप्लाई कर रहा है। और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो पिजुजु को नहीं मार देते। लेकिन लॉयड ने तो तब से ही सुनना बंद कर दिया था जब से उसने माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सुना था और वो चाहता है कि ग्रिम उसे सिखाए कि इसे यूज कैसे करते हैं। ग्रिम को नहीं लगता कि ये सही समय होगा ये चीजें सिखाने का, क्योंकि बाकी के लोगों की जान पे बनी हुई है। पर लॉयड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मरने से ज्यादा नए मैजिक सीखने में इंटरेस्ट था, तो चाहता है कि ग्रिम उसे अभी के अभी ये मैजिक सिखाए। वहीं पिजुजु की हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि ह्यूमन से लड़ने में उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। और जब वो लॉयड की इंसल्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डरपोक है, सिल्फा का माथा घूम जाता है। वो लॉयड से कहती है कि मुझे आपको छोड़ के थोड़ी देर के लिए जाना होगा। पर लॉयड अपने ट्रांसम्यूटेशन के लेसन में इतना ज्यादा गुस्सा पड़ा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। सिल्फा उसके सामने लड़ने जाती है और कहती है कि उसके सामने होना भी उसके सभी सेंसेस के लिए पेनफुल है, क्योंकि वो बदसूरत है, गंदा स्मेल करता है, आवाज उसकी भद्दी है और क्योंकि लॉयड यही है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को और ज्यादा बदबूदार होने नहीं दे सकती। पिजुजु को उसकी धमकियां बचकानी लग रही थी, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो बस एक स्वॉर्ड से उसे हरा सकती है। सारे वुल्फ्स उसके कंट्रोल में है और वो हमेशा ही हील होते जाएंगे जब तक कि वो माना सप्लाई करता रहेगा और डीमंस के पास ऑलमोस्ट कभी माना खत्म नहीं होता। लेकिन इन सभी बातों के जवाब में सिल्फा सिर्फ यही कहती है कि क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो, तुम्हारी सांसों की बदबू मेरे नाक को किसी भी हमले से ज्यादा डैमेज कर रही है। पिजुजु एकदम से सिल्फा पे हमला कर देता है, लेकिन जब तक कि पिजुजु को पता लगता है कि यहाँ हुआ क्या है उसने उस बेयरवुल्फ के सारे पैर काट दिए थे। पिजुजु अपने वुल्फ के फीट हील करने लगता है और जब वो हील कर रहा था बाकी सभी रियलाइज करते हैं कि बाकी के वुल्फ्स काफी स्लो हो चुके हैं, क्योंकि पिजुजु अपने वुल्फ को हील करने में फोकस कर रहा था। तो एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वो पिजुजु को डैमेज करती जाए जैसे उसने अभी किया था, ताकि वो जल्दी से इस बाकी के वुल्फ्स को खत्म कर पाए। वहीं इन सभी के बीच लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में और चीजें सीख रहा है। ग्रिम कहता है कि इस टेक्निक का यूज करना बहुत मुश्किल है और पिजुजु बहुत टैलेंटेड है जो कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही साथ कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा फिर से पिजुजु को घायल कर देती है, जिसके बाद वो अपने बगल वाले नाइट से उसकी स्वॉर्ड मांगती है और स्वॉर्ड को देख के थोड़ी मदहोश हो जाती है, क्योंकि इसे एन्चेंट लॉयड ने किया था। पर जैसे ही पिजुजु को सिल्फा के लॉयड के ऑब्जेक्शन के बारे में पता लगता है वो बातें करने लगता है कि कैसे वो लॉयड को मारेगा और उसके सारे ऑर्गन्स को काट के रिसर्च करेगा कि आखिर वो इसमें इतना स्पेशल क्या है। ये सब सुन के सिल्फा को गुस्सा आ जाता है। इस मौके का फायदा उठा के पिजुजु उसे जिंदा ही खा लेता है और सिल्फा उसके मुंह के अंदर से ही उसे काटने लगती है। इसके बाद वो उस वुल्फ का सर काट लेती है, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद वो एक और डुअल वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके उस डीमन को वुल्फ की बॉडी से बाहर निकाल देती है। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि सिल्फा कितनी ज्यादा ताकतवर है, पर लॉयड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि सिल्फा कितनी स्ट्रांग है। पिजुजु ने सिल्फा के सामने लॉयड की जान लेने की बात की थी, जिसके लिए सिल्फा उसे कभी माफ नहीं कर सकती और वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। सिल्फा पिजुजु को हार मानने को कहती है, लेकिन पिजुजु उसकी बेवकूफी पे हंसता है और अपने मुंह से चारों तरफ पॉइजनस माना रिलीज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट और टाओ मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर वो अभी भी हील हो सकते हैं क्योंकि डीमन अभी भी जिंदा था। तभी वो जहरीली माना से घिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। टाओ जल्दी से अपनी सांस को रोक के बच जाती है, लेकिन सिल्फा इससे नहीं बच पाती और बेहोश हो जाती है। पिजुजु को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। 100 साल पहले ही वो अपनी सील से बाहर आ चुका था और तभी से वो इन मॉन्स्टर्स को रेस कर रहा था। वो अचानक से ही सिल्फा पे हमला कर देता है। एल्बर्ट उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं वो डीमन सिल्फा को बताता है कि जो भी उसके माना ऑफ डोमिनेशन को इनहेल करेगा वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्फा कहती है कि अच्छा तो इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। पिजुजु गुस्से में उस पे हमला करने जाता है, लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है। टाओ सिल्फा और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है और सिल्फा से पूछती है कि क्या वो लड़ सकती है। सिल्फा ठंड से बुरी तरह से कांप रही है और फिर भी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। टाओ सिल्फा से कहती है कि अगर तुम मूव कर सकती हो तो यहाँ से चली जाओ, पर सिल्फा उसे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, तुम लॉयड को बचा के यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सिल्फा भी बेहोश हो जाती है। पिजुजु सिल्फा की तारीफ करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जब उसने अपना माना रिलीज किया था वो उसके सबसे पास थी। तभी अचानक से पिजुजु टाओ के पीछे पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम पे मेरी माना का असर क्यों नहीं हो रहा। टाओ उस पे हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि टाओ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर रही है ताकि वो उसके माना को अब्सॉर्ब ना कर ले। पिजुजु से कहता है कि तुम्हें अपना टाइम देके यहाँ से भाग जाना चाहिए था और फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें इतना सेक्सी लगता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। इसके बारे में सोच के टाओ का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो खुद को इतने बदसूरत जीव के साथ ज्वाइन करते हुए सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे बताती है कि उसने अपना मर्द ढूंढ लिया है। इसके बाद वो बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक हमला करती है, लेकिन इतने बड़े हमले की वजह से उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। तो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग वापस से कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। पिजुजु से पूछता है कि तुमने कौन सा मर्द चुना है इनमें से, यहाँ तो मेरे आगे खड़ा होने लायक कोई भी नहीं है। इसके बाद पिजुजु अपना और भी ज्यादा माना रिलीज करता है ताकि वो टाओ की बॉडी पे भी कंट्रोल कर पाए, लेकिन टाओ कहती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को पास ही महसूस कर पा रही है और वो कभी भी उसके काबू में नहीं आएगी। पिजुजु को लगता है कि वो फालतू की बकवास कर रही है और नीचे थूक के कहता है कि तुम तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, मेरा तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और फिर वो बदतमीजियों के लिए सिल्फा को पनिश करने जाता है। वो अपने मरे हुए मॉन्स्टर्स को रिप्लेस करने के लिए सिल्फा को भी करप्ट करना चाहता है। उसे पता है कि ऐसा करने में टाइम लगेगा, लेकिन सिल्फा की ताकत को देखते हुए ये वर्थ इट होगा। जब पिजुजु सोच रहा होता है कि कैसे वो सिल्फा को अपने माना में नहाएगा और अपना इटर्नल स्लेव बनाएगा, लॉयड को पता लग जाता है कि आखिर वो बेयरवुल्फ्स को कैसे कंट्रोल कर रहा था। पिजुजु कहता है कि उसने बचपन में ही बेयरवुल्फ्स के पेरेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो ही अपना पेरेंट्स समझते हैं और उसकी सारी बात मानते हैं। लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है कि लॉयड उसकी माना में बिना किसी परेशानी के खड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है कि तुम पे मेरी माना का असर क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो बस तुम्हारी माना को रिजेक्ट कर दिया, क्या बोल रहे हो ये तुम। तभी वो ग्रिम को पहचान जाता है, अरे तुम तो एक डीमन हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम एक क्यूट सी चीज बन जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा और तुम एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो। वो ग्रिम का मजाक उड़ाने लगता है, तुम तो डीमंस के नाम पे एक धब्बा हो। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा मैं एक इंसान के साथ क्यों हूं। लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और अपने सभी मॉन्स्टर से उन पे हमला करवा देता है। वहीं लॉयड कहता है कि ये माना ट्रांसमिशन ट्राई करने के लिए परफेक्ट जगह है। लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन का यूज करके कुछ भी बना सकता था और जो वो बनाना चाह रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत थी और वो एक फूलों का बागीचा बना देता है जहां की सभी मॉन्स्टर्स बड़े ही पीसफुल तरीके से बिहेव करने लगते हैं। जिसके बाद लॉयड के पास इन सभी डीमंस का कंट्रोल आ जाता है। पिजुजु को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद लॉयड एक वेयरवुल्फ को कहता है कि वो टाओ को वापस उगल दे। पिजुजु को लगता है कि लॉयड एक एक्सपर्ट सॉर्सरर है क्योंकि उसने इंस्टेंटली एक फूलों का बागीचा बना दिया था। इसके बाद पिजुजु और भी माना रिलीज करता है उन वेयरवुल्फ्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ग्रिम कहता है कि अब हमें पता चल चुका है कि तुम इन्हें कंट्रोल कैसे करते थे। वो सभी मॉन्स्टर्स पिजुजु पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सिल्फा उसके चंगुलों से बच जाती है। लॉयड ये देख के हैरान था कि सभी वुल्फ्स कितने सिंक में मूव कर रहे थे। इतने सिंक में मेरे टीममेट्स मूव करते ना, रोज बीजीएमआई में जीत रहा होता मैं, लेकिन वो नल्ले इधर भटकते रहते हैं। लेकिन उन वुल्फ्स को खुद पे हमला करते हुए देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पूरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि वो किसी भी वुल्फ को अपना माना सप्लाई नहीं कर रहा था तो वो अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। इसके बाद पिजुजु कहता है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, मैं मैजिक से नहीं मर सकता, चाहे तुम कितना भी माना यूज कर लो। इससे लॉयड को याद आता है, अरे हां ग्रिम ने भी तो यही कहा था कि मैजिक से डीमंस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद पिजुजु अपनी पूरी मैजिक पावर रिलीज कर रहा होता है। वहीं लॉयड इस बात से कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार अभी तक किसी ने भी माना का यूज करके डीमन को खत्म कैसे नहीं किया और वो पता लगाना चाहता है कि आखिरकार एक डीमन कितना ज्यादा माना सह सकता है।
तो लॉयड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी ताकत देख के पज़ुज़ू की फट जाती है। वहीं ग्रिमॉर सोच रहा होता है कि अब जाके पता चला तुम्हें कि मेरा मन लॉयड पे काम क्यों नहीं करता। तो अब लॉयड पज़ुज़ू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की बदौलत वो अपने बहुत सारे स्पेल्स को ट्राई कर सकता है। वहीं पज़ुज़ू उसकी ताकत को देख के बस उठने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है। लॉयड पज़ुज़ू के ऊपर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पज़ुज़ू उससे बच जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसने इनकांटेशन कब की। वहीं पज़ुज़ू समझ जाता है कि ये लड़का उसके बस की बात नहीं है और वो वहां से बच के भागने लगता है क्योंकि लॉयड वहां उसे मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था और अपने स्पेल्स को उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। पज़ुज़ू वहां से भाग रहा होता है और साथ ही लॉयड के बैरियर भी डॉज कर रहा था। पज़ुज़ू एक पत्थर के पीछे थोड़ी सांस लेने की सोचता है, लेकिन लॉयड फिर से एक और बैरियर कास्ट कर देता है जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है। ग्रिम लॉयड से पूछता है कि तुम एक बार में आखिर कितने बैरियर्स कास्ट कर सकते हो। लॉयड कहता है कि 20, और अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो और भी ज्यादा। इसके बाद लॉयड ग्रिम को ऑब्जर्व कर लेता है और वो और भी ज्यादा बैरियर्स बनाने लगता है। वहीं पज़ुज़ू मुश्किल से ही बैरियर्स को डॉज कर पा रहा है, लेकिन लॉयड के बैरियर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे-धीरे पज़ुज़ू का दिमाग घूमने लगता है कि आखिर लॉयड इतने सारे बैरियर्स कैसे बना पा रहा है। वहीं तुम दबा के भागते वक्त भी उसका ईगो उसके सर पे चढ़ जाता है और वो सोचता है कि वो इतने सारे बैरियर्स बना रहा है लेकिन मैं सभी को डॉज कर पा रहा हूं, मैं तो सही में कमाल का हूं। लेकिन तभी लॉयड उसे डायमेंशनल एनक्लोजर में पकड़ लेता है। वो बेचारा वहां से भागने के लिए तड़प रहा होता है और लॉयड से कहता है कि तुम मुझे यहां से बाहर निकालो, तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने वाले हो ना, तुम संकी बच्चे हो, मुझे बस जाने दो यहां से। पज़ुज़ू ये भी नोटिस करता है कि लॉयड ने वेयरवुल्फ के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए हैं क्योंकि वो पहले से अलग दिख रहे थे। लॉयड उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि तुम पे मैजिक का कोई असर नहीं होगा। और लॉयड एक सीरियस स्पेल को चार्ज करने लगता है। वहीं डर के मारे पज़ुज़ू कहने लगता है कि जब मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा तुम आधा हिस्सा ले लेना। नहीं आधा नहीं, तुम आधे से ज्यादा हिस्सा ले लेना, बस मुझे जाने दो। पज़ुज़ू की फटी पड़ी है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो सही में मर सकता है क्योंकि आज तक लॉयड जितने पावरफुल यूजर ने कभी भी उस पे हमला नहीं किया था। लॉयड सभी एलिमेंट्स का यूज करके उस पे हमला कर देता है और बैरियर के अंदर ही वो 240 स्पेल पर मिनट के तौर पे रिलीज कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस कॉम्बिनेशन को 30 मिनट तक चला के रखेगा क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर है। कुछ टाइम बाद वो पज़ुज़ू को आवाज लगाता है लेकिन पज़ुज़ू कोई भी जवाब नहीं देता। तो लॉयड को लगता है कि ये कहीं सही में तो नहीं मर गया। वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि पज़ुज़ू उसके अटैक को 5 मिनट तक भी नहीं सह पाया था। ग्रिम कहता है कि डीमंस मैजिक से इम्यून नहीं होते बल्कि उनकी मैजिक से हाई रेजिस्टेंस होती है, तो अगर लगातार ही उन पे हमला किया जाए तो उन्हें भी मारा जा सकता है। पज़ुज़ू बेचारा दुखी है क्योंकि उसकी हजारों सालों की मेहनत एक बच्चे ने खत्म कर दी। इसके बाद सभी को होश आने लगता है तो लॉयड भी वहां से भाग के अपने भाई के पास पहुंचता है। वहीं ग्रिम पज़ुज़ू से कह रहा होता है कि तुम्हें पता चला कि मैं उसे फॉलो क्यों करता हूं, मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूं, तो मैं बस ताकत इकट्ठा कर रहा हूं और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूं। वैसे भी लॉयड अपनी लाइफ को एंजॉय करता है तो उसके साथ घूमने में भी मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद पज़ुज़ू की बॉडी राख में बदल जाती है और ग्रिम उसे अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रिम को लगता है कि वो लॉयड के साथ अपने रीमैच के लिए तैयार है, लेकिन फिर वो सोचता नहीं अभी तो बहुत टाइम है। वहीं लॉयड सभी को बताता है कि रॉबर्ट ने आके उस डीमन को हरा दिया। ये सुनकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो गया कहां। इसके बाद वो किंगडम में वापस पहुंच जाते हैं जहां किंग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं डीमन को हराने के लिए और उसके सभी मॉन्स्टर्स को भी, लेकिन वो उससे ये भी कहते हैं तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो उनसे पूछते हैं कि वो कौन है जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। एल्बर्ट बताता है कि रॉबर्ट ने उनकी मदद की थी, पर इससे पहले कि वो उसका शुक्रिया अदा करते वो वहां से चला गया था और टाउ भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने वहां से चली जाती है। वहीं एल्बर्ट किंग से कहता है कि इस लड़ाई में लॉयड का भी बहुत बड़ा हाथ था और वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कॉन्टेस्ट करने का हक दिया जाए क्योंकि वो लॉयड के वेपन्स की वजह से ही था कि मॉन्स्टर्स ने उनकी जान नहीं ले ली। वो कहता है कि लॉयड किंग बनने के लिए परफेक्ट है। वो जानता है कि वो ऐसा करके अपने कंपटीशन को ही बढ़ा रहा है, लेकिन किंगडम की भलाई के लिए वही राजा बनना चाहिए जो कि बेस्ट हो। किंग लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो किंग की गद्दी के लिए लड़ना चाहता है, लेकिन लॉयड बिना किसी इमोशन के सीधा मना कर देता है। इसके बाद लॉयड कोर्टयार्ड में एक वेयरवुल्फ के साथ खेल रहा होता है जो कि उसका पीछा करते करते यहां तक पहुंच गया। वहीं ग्रिम और उस वेयरवुल्फ के साथ लॉयड को क्लोज होता हुआ देख के जेलस फील करता है और वो खुद को भी फ्लफी बना देता है ताकि लॉयड उसे भी पैट कर सके, लेकिन कुछ देर में ही वहां सिल्फा आ जाती है तो लॉयड ग्रिम को शीरो के बालों में छुपा देता है। लॉयड सिल्फा को बताता है कि उसने इसका नाम शीरो रखा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो शीरो को चीजें सिखाएगा कैसे। सिल्फा बताती है कि वो मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। वहीं ग्रिम सोचता है कि ये तो कमाल का बंदा है, इसे बस मैजिक में ही इंटरेस्ट है, इसने तो किंग की गद्दी भी ठुकरा दी। किंग को लगता है कि लॉयड का बड़पन है कि उसने राजा की गद्दी ठुकरा दी, पर एल्बर्ट को लगता है कि लॉयड शायद इस किंगडम से भी और बड़ी चीजें करने वाला है। इसके बाद लॉयड शीरो के साथ खेल रहा था। जब वो उसे सिंपल कमांड्स दे रहा था वो आसानी से उसे समझ के कर लेता है, पर लॉयड कहता है कि थोड़े भी मुश्किल कमांड्स वो समझ नहीं पाता। इसके बाद वो उसके ऊपर एक कमांड स्पेल यूज करके दिखाता है और शीरो कंफ्यूज हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसके बाद लॉयड सोचने लगता है कि उसे किसी ऐसे से सीखना होगा जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उनके दिमाग में सीधा उसकी बहन एलिस का नाम आता है। इसके बाद वो सभी प्रिंसेस एलिस से मिलने जाते हैं। ग्रिम के पूछने पे लॉयड उसे बताता है कि एलिस उसकी बड़ी बहन और इस किंगडम की 6th प्रिंसेस है और हम देखते हैं कि उसने अपने बागीचे में कई सारे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को रखा हुआ था। तभी अचानक से वो लॉयड के ऊपर झपट पड़ती है और कहने लगती है कि वो उससे मिलकर कितनी खुश है और साथ ही उसे किसी भी दे देती है। तभी उसकी मेड एलिस आती है और उस पे गुस्सा होती है कि उसने उसको किस क्यों किया। एलिस कहती है कि वो उसे बड़ा क्यूट लगता है, जिसके बाद वो शीरो के साथ खेलने लगती है और वो ये भी पहचान गई थी कि वो एक वेयरवुल्फ है। तभी सिल्फा लॉयड से कहती है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसे माना के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वो एलिस से उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाने को कहता है और उसी वक्त उनके पीछे एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। उसे देख के लॉयड हैरान रह जाता है कि वो उसके करीब आ चुका था और उसे पता भी नहीं चला। साथ ही एलिस तो उनके सामने बस खेल ही रही थी, तो उसने उस मॉन्स्टर को कमांड तक नहीं दी थी। ये सब सोच के वो एलिस से कहता है कि वो भी ये मैजिक सीखना चाहता है, पर एलिस कहती है कि एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत होती है, तुम प्यार से किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकते हो, साथ ही वो एनिमल्स भी तुम्हारी मन की बातों को समझ सकते हैं। तभी उसकी मेड कहती है कि प्रिंसेस जन्म से ही ऐसा कर सकती है, तो उन्हें भी नहीं पता कि उनकी एबिलिटी काम कैसे करती है, लेकिन लॉयड को कुछ समझ आता है और वो कहता है कि मैं शीरो को कमांड दे रहा था, पर एलिस उन्हें कमांड नहीं दे रही बल्कि बस अपनी इच्छा को उनके साथ शेयर कर रही है। और साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि जब एनिमल्स उसकी इच्छा को पूरी करने वाले होते हैं उससे ठीक पहले एलिस के ब्रेन से माना सीधा उन सभी के ब्रेन तक जाता है, यानी लॉयड को कमांड के बारे में विजुअलाइज करना होगा और वो इमेजेस शीरो के साथ शेयर करता है। ऐसा करते ही शीरो उसके 3 चक्कर लगाता है और एक ऊंची छलांग लगाता है। ये सब देख के लॉयड बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद लॉयड शीरो पे बैठा था और वो कहता है कि अब वो मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। तभी सिल्फा लॉयड को अपने साथ ट्रेनिंग करने को कहती है और उसी वक्त वहां एल्बर्ट आता है और कहता है कि उसे लॉयड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों ही लॉयड के लिए लड़ने लगते हैं। तभी लॉयड डिसाइड करता है कि वो एल्बर्ट के साथ जाएगा और लॉयड उसे उसके बड़े भाई फोर्थ प्रिंस डीन से इंट्रोड्यूस करता है। वो सभी एक फौज में जाते हैं जहां की डीन उसे कहता है कि वो जानता है कि उसी ने एल्बर्ट की तलवार एन्चांट की थी, पर उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। तो एल्बर्ट लॉयड को बताता है कि डियान एक ब्लैकस्मिथ है और उसने बचपन में ही दूसरे नेशन में जाकर अपने काम पर बड़ी मेहनत की। पर तभी डियान लॉयड से कहता है कि वो उसकी तलवार को एन्चांट करना शुरू करे। इसके बाद लॉयड एन्चांटमेंट शुरू कर देता है और जब लॉयड उसे पूरा कर देता है ये देख के डियान के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि बस एक स्वॉर्ड में इतने सारे एन्चांटमेंट्स को डालना उसके हिसाब से नामुमकिन है। जिसके बाद उसे लॉयड पर यकीन हो जाता है और वो उसे उठाकर कहता है मैं तुम्हारी वजह से अब अपना सपना पूरा कर पाऊंगा, मुझे एक खतरनाक वेपन बनाना है जो कि एक ब्लैकस्मिथ और एन्चांटर मिलकर ही बना सकते हैं, जिसके लिए लॉयड भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों काम शुरू कर देते हैं और लॉयड उससे पूछता है कि हम किस तरह का वेपन बनाने वाले हैं। डियान बताता है कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड बनाना चाहता है जिससे कि आग निकलती हो, तो इस हिसाब से जब वो एन्चांटमेंट बनाकर गर्म लोहे पर रखता है वो टूट जाता है। इसके बाद वो अलग-अलग तरीके से एन्चांट करने की कोशिश करता है लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती हो कहां रही है। तभी ग्रिम वहां आकर उसे बताता है कि उसे वो माना एसेंस चेक करना चाहिए। डियान कहता है कि तुम इसके साथ जो चाहे कर सकते हो क्योंकि मुझे ये माना एसेंस बड़े ही सस्ते में मिले थे। इसके बाद लॉयड जब उस माना एसेंस को चेक करता है वो देखता है कि वो तो बहुत घटिया क्वालिटी का था और हाई लेवल एन्चांटमेंट के लिए इसमें उन्हें हेमेटाइट मिलाना होगा। तो सिल्फा कहती है कि उन्हें हेमेटाइट इकट्ठा करने के लिए डंजन में जाना चाहिए। इस सुनकर लॉयड को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे किंगडम से बाहर जाना अलाउड नहीं है, पर सिल्फा बताती है कि किंग ने उसे परमिशन दे दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद वो एक एडवेंचरर्स के गिल्ड में जाते हैं जहां की काउंटर पे बैठी कैटरीना उनका स्वागत करती है और साथ ही एक फॉर्म देकर उन्हें भरने को कहती है। लॉयड उस फॉर्म को भर देता है। इसके बाद वो उसके सामने एक क्रिस्टल बॉल रखती है जो कि उसकी पावर को मेजर करेगी जिससे कि वो उसे एक एडवेंचर रैंक दे पाएंगे। लॉयड उस क्रिस्टल को अपनी पुरानी जिंदगी से जानता था, पर पहले जब उसने उस पर हाथ रखा था तो उसका मैजिक लेवल 0 था, पर अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसकी ताकत की वजह से फट ना जाए। तो वो अपने पूरे मैजिक को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करता है और इतना ज्यादा कम कर देता है कि जब वो उस पे हाथ रखता है उसका रैंक ई दिखाया जाता है। ये देख के वहां पीछे बैठे कुछ लोग हंसने लगते हैं और कैटरीना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ई रैंक होना बहुत कमाल की बात है। वहीं लॉयड सोच रहा था कि उसने तो बस 1% मैजिक निकाला था, फिर भी वो ई तक पता नहीं कैसे पहुंच गया। तभी कैटरीना कहती है कि मुझे यकीन है कि सिल्वर ब्लेडर के बाद लॉयड ही सबसे टैलेंटेड एडवेंचरर बनेंगे, लेकिन ये सुन के पीछे बैठे सभी लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस किंग को सिल्वर ब्लेडर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते
सकती हो। सिल्वर ब्लेड तो एक लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसने लाखों मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। वो इतनी स्ट्रांग है कि लोग उसे भी मॉन्स्टर समझते हैं, पर वो दोनों उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। और सिल्फा कहती है कि हम कितने भी खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, पर कैटरीना कहती है कि एक हाई लेवल की क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक होना चाहिए। तो सिल्फा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद को वापस से रजिस्टर करना चाहती हूं। तभी वहां एक टकला आता है और कहता है कि तुम एक सेक्सी सी लड़की होकर इस टिंगू के पीछे पड़ी हो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें दिन रात एडवेंचर ही कराते रहेंगे, समझ रही हो ना। तभी सिल्फा उसकी मुझे काट देती है और कैटरीना कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, क्योंकि जिस सिल्वर ब्लेडर की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे वो यही मोहतरमा है। जिसके बाद कैटरीना बताती है कि अगर तुम दोबारा रजिस्टर करती हो तो तुम्हारा 2 रैंक नीचे हो जाएगा, यानी तुम सी लेवल की एडवेंचर बनोगी। तभी वहां ताओ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, पर उसे देखते ही सिल्फा लोहे को लेकर वहां से जाने लगती है। तो ताओ उन्हें रोकती है। सिल्फा उसे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम रॉबर्ट नाम के लड़के को ढूंढ रही हो। ताओ बताती है कि उसने उसके लिए पूरा जमीन आसमान छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, इसलिए वो चाहती है कि लॉयड उसे एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करे और बदले में वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद कैटरीना उन्हें क्वेस्ट देती है। वहीं लॉयड सिल्फा की तारीफ कर रहा था, पर वो बताती है कि वो भी एक ग्रुप के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करती थी जिसका नाम असासिन गिल्ड था। इसके बाद वो डंजन में चले जाते हैं और वो जाके चेस्ट को ले लेते हैं ताकि लॉयड उस अल्टीमेट वेपन को बना सके। वहीं दूसरी तरफ डियान लॉयड का इंतजार कर रहा था, पर एल्बर्ट काफी टेंशन में है क्योंकि वो जल्द ही शुरू होने वाली है और उन्हें सोल्जर्स के लिए वेपन चाहिए और उसे लगता है कि लॉयड समय पर वापस नहीं आ पाएगा। तो वो डियान से कहता है कि वो ये सब अभी बंद कर दे, पर उसी वक्त वहां लॉयड पहुंच जाता है। जिसके बाद वो उस खतरनाक वेपन को बना लेते हैं और वो उस वेपन को ट्राई करने पहुंच जाते हैं। पर जब डियान उस तलवार को चलाता है वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वहीं लॉयड रियलाइज करता है कि उसने फिर से कुछ ज्यादा ही कर दिया और बाकी सबकी फटी पड़ी थी। इसके बाद लॉयड बिस्तर पर पड़ा था और वो बता रहा था कि उसने वही स्वॉर्ड सभी सोल्जर्स के लिए बनाई है, पर उसने उनकी पावर सब कम कर दी है, जिससे उन तलवारों से सिर्फ नॉर्मल फायरबॉल्स ही निकलती हैं। तभी लॉयड कासल के बाहर एक लड़की को सेंस करता है और वो अचानक से ही उसके पास पहुंच जाता है। ये देख के वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, पर लॉयड ने तो पहले ही वहां बैरियर बना दिया था। लॉयड उससे बात करना चाहता था, तभी वो अपना क्लोक हटा देती है और लॉयड के ऊपर अपने पॉइजन से हमला करती है। लॉयड तुरंत उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके पॉइजन को कोई भी प्यूरिफाई नहीं कर सकता। ये सुनकर लॉयड थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो लड़की अपने पॉइजन का नेचर अपने पॉइजन के साथ ट्रांसम्यूट कर रही थी ताकि कोई भी स्पेल उसके पॉइजन को क्लियर ना कर पाए। हमें पता चलता है कि कई लोग स्पेशल तरह के माना के साथ पैदा होते हैं जिन्हें की ब्लाइटेड कहा जाता है और वो लड़की खुद को पॉइजन ब्लाइटेड कहकर बुलाती है और साथ ही अपना नाम रन बताती है और वो कहती है कि वो बचपन से ही अपने चारों तरफ जहर फैलाती आ रही है। वो लॉयड के बैरियर को तोड़ देती है और कहती है कि तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुमने सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइजन इनहेल किया है। उसके जाने के बाद वहां ग्रिम आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी ठीक है। लॉयड कहता है कि हां मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि मैं पूरा टाइम हीलिंग मैजिक का यूज कर रहा था। तो ग्रिम उससे पूछता है कि अगर तुम ठीक ही थे तो तुमने उसे जाने क्यों दिया। लॉयड बताता है क्योंकि मैं उनके हाइड आउट का पता लगाना चाहता था। सिल्फा ने मुझे असासिन गिल्ड के बारे में बताया था और मुझे लगता है कि वो लड़की उन्हीं का हिस्सा है। इसके बाद लॉयड रैन को ट्रैक करने लगता है और लोकेशन का पता लगाने के बाद महल से चला जाता है। उसी वक्त सिल्फा लॉयड को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। इसके बाद हम रैन को गिल्ड के बाकी मेंबर से मिलता हुआ देखते हैं जहां वो उन्हें अपनी बालक के साथ मुलाकात के बारे में बताती है और साथ ही तलवारों की मास प्रोडक्शन के बारे में भी बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि उन्हें कोई देख रहा है। ये सुन के लॉयड उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ बड़े ही आराम से जा रहा था। उसे देख के सभी पहचान जाते हैं कि वो सेवंथ प्रिंस है और वो जानते हैं कि वो देखने में चाहे इतना बालक है और उसकी एबिलिटीज बड़ी ही मिस्टीरियस है। उन्हें ये भी पता है कि मैजिक स्वॉर्ड्स को बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। इसके बाद जब वो सन की बालक उनके पास पहुंचता है वो अपना बैरियर हटा देता है और कहता है कि इतने सारे अलग-अलग मैजिक को ब्लॉक करके क्या फायदा, मैं तो इन्हें एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। वो अपनी ट्रेस स्किल का यूज करके टाओ के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करने लगता है। उनमें से एक बंदा उस पे हमला कर देता है पर लॉयड टाओ के मूव्स का यूज करके उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर पाता है। वो खुद को बेबीलोन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। तभी लॉयड के पीछे एक आदमी आता है जो कि उसे झुकने को कहता है, जिससे लॉयड की बॉडी अचानक से ही हेवी हो जाती है। उसका नाम क्रो है और वो जो भी बोलता है उसमें मैजिक होता है। इसके बाद एक टकला लॉयड पे हमला कर रहा था लेकिन लॉयड क्रो का मैजिक तोड़कर उसके हमले से बच जाता है। लेकिन तभी उसके पूरे शरीर में चिपचिपे से जाले लग जाते हैं। वो अपना नाम गालिलिया बताता है और कहता है कि उसके शरीर से हमेशा जाल निकलते रहते हैं। लॉयड खुद को नहीं निकाल पा रहा था तो वो अपने कपड़े खोलकर बाहर आ जाता है और उसे इतने अलग-अलग तरह के मैजिक देखकर बड़ा मजा आ रहा था। तभी एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है पर वो उसके सारे हमलों से बचता चला जाता है। तभी अचानक से वो लड़की अपने ही पैर में तलवार घुसा देती है और वो जख्म लॉयड के पैर पर दिखता है। वो लड़की अपना नाम तालिया बताती है और कहती है कि वो जिसे भी देख रही होती है वो अपनी इंजरीज को उसके साथ शेयर कर सकती है। तालिया को लगता है कि वो जरूर डरा हुआ होगा पर वो बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे नए-नए मैजिक को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। वो इंस्टेंटली अपने पैर को हील कर लेता है जिससे तालिया का जख्म भी भर जाता है और वो हंसते हुए सोच रहा था कि क्या अगर मैं तुम पे हमला करूंगा तो वो मुझ पे भी होगा। जिसके बाद वो सिल्फा की टेक्निक को कॉपी करने लगता है। ये देख के गालिलिया को सिल्वर ब्लेडर की याद आ जाती है और उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के वो सभी डर जाते हैं। सबसे पहले लॉयड बेबीलोन पे हमला करके उसे नीचे पटक देता है जिसके बाद क्रो उसके ऊपर अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करता है पर लॉयड उसे डॉज कर लेता है जिससे वो हमला गालिलिया को लगता है जिससे वो उड़ता हुआ वहां से चला जाता है। इससे पहले कि क्रो फिर से अपनी स्पीच का यूज करता लॉयड उसे उठा के पटक के घेर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गालिलिया की बॉडी तालिया से चिपक चुकी थी और जब वो उससे अलग होने की कोशिश करता है तालिया के सारे कपड़े फट जाते हैं। इस मौके को देखकर वो तालिया पे हमला कर देता है पर तालिया कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि इससे वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। पर लॉयड कहता है कि सच्ची इसमें तो मजा आएगा। जिसके बाद वो तालिया को दीवार में पटक देता है जिसका असर उस पर भी होता है पर वो इस दर्द को एंजॉय कर रहा था। तभी गालिलिया वहां आकर उसे पकड़ लेता है पर लॉयड इससे आसानी से निकल जाता है और उसके ऊपर हमला करके एक और पिलर को तोड़ देता है। जिसके बाद वो धीरे-धीरे रैन के पास जाने लगता है और उससे अपना पॉइजन मैजिक दिखाने को कहता है और उसकी अभी तक की हरकतों को देखकर उसकी फटी पड़ी थी। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। तभी वो टकलू वहां आता है और कहता है कि प्लीज इसे अकेला छोड़ दो, ये अपना पॉइजन कंट्रोल नहीं कर सकती, अगर इसने अपना पॉइजन रिलीज कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर लॉयड कहता है तुम कह तो सही रहे हो, वैसे जहां तक मैंने देखा है तुम में से कोई भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता। गालिलिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते तो ऐसे जी रहे होते। इसके बाद वो फिर से लॉयड के ऊपर हमला करने जाता है पर लॉयड उसके हमले को डॉज करके उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है। ये देख के रैन को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के ऊपर जाके हमला कर देती है पर लॉयड खुद को बचा लेता है। तभी गालिलिया कहता है कि शांत हो जाओ, अब मेरा मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लॉयड बताता है कि उसने उसकी बॉडी के ऊपर एक स्पेल इंस्क्राइब किया है जिससे वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाएगा। लॉयड आगे बताता है कि मैं अपनी तारीफ क्या ही करूं पर ऐसा मैंने पहली बार किया है और देखो काम भी कर रहा है। वहीं फाइनली अपने कर्ज से फ्री होकर गालिलिया खुशी से रोने लगता है जिसके बाद वो सभी को अपने पास बुलाता है और उनके ऊपर भी इंस्क्राइब कर देता है और अब वो सभी अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रो फाइनली काउ काउ की जगह बोल सकता है और ये देख के वो भी खुशी से रोने लगता है और बाकी सभी भी नॉर्मल होकर बड़े खुश थे। इसके बाद वो लॉयड को कपड़े पहना देते हैं और गालिलिया कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहता हूं पर लॉयड कहता है कि उसे नहीं जानना, चले जाओ यहां से। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगता है। लॉयड कहानी सुनते सुनते बोर हो ही रहा था कि तभी गालिलिया उनके लीडर जेड के टेलीपोर्टेशन के बारे में बताता है और ये सुनकर उसको कहानी में इंटरेस्ट आने लगता है। जेड का कर्ज ये है कि वो रैंडमली कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है पर वो फिर भी हमेशा उनके पास आ जाता है। जिसके बाद वो उन्हें एक एम्बलम दिखाता है और अपने ग्रुप का नाम असासिन गिल्ड रखने को कहता है और असासिन गिल्ड वो काम करेगा जो कि एडवेंचर गिल्ड नहीं करना चाहती और साथ ही हम हर जगह अपना कॉइन छोड़ कर जाएंगे ताकि एडवेंचर गिल्ड को पता लग सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे तो शायद हम भी बाकी लोगों की तरह उनके साथ रह सकें। वो ये सब कह ही रहा था कि जेड अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद गालिलिया कहता है कि हम तब से ही उन प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं जो एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती। तभी उनके टेबल पर एक लेटर टेलीपोर्ट होता है। तभी सिल्फा वहां सब कुछ तोड़ते हुए पहुंच जाती है पर वो वहां से पहले ही निकल चुके थे। इसके बाद शीरो उसे एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था कि लॉर्ड असासिन गिल्ड के साथ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के मैनर में जा रहा है। ये लेटर देख के एल्बर्ट के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड को असासिन गिल्ड ने किडनैप कर लिया और कहीं वो सभी लॉर्ड के साथ तो काम नहीं कर रहे क्योंकि उनकी लॉर्ड के साथ रिलेशन बहुत खराब है और उसे लगता है कि शायद उन्हें लॉर्ड के साथ युद्ध करना होगा। पर डियान कहता है कि शांत रहो, लॉर्ड को किडनैप करना किसी के बस का ही नहीं है। तभी सिल्फा लॉर्ड के कपड़े वहां रखती है। ये देखकर उन सभी को लगता है कि लॉर्ड अभी बिना कपड़ों के है और उसके ऊपर वो चिपचिपी चीज देखकर उन्हें कुछ और ही लगता है जिससे उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम उस वक्त को वापस देखते हैं जब उनके पास लेटर आया था। वो लेटर जेड की तरफ से भेजा गया था जिसमें लिखा था कि जेड अब लॉर्ड का रूलर है और वो उन सभी को अपने साथ रहने के लिए अपने महल में बुलाता है। ये सुनकर वो सभी खुशी से उछल पड़ते हैं। वो सभी जेड के पास जाने का डिसाइड करते हैं और रैन लॉर्ड को भी साथ में चलने को कहती है पर लॉर्ड कहता है कि यहां कुछ गड़बड़ है क्योंकि इस लेटर को यहां टेलीपोर्ट किया गया था और जेड अपनी पावर्स को
कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इन सभी को लगता है कि ये किसी तरह का जाल है और जेड उनसे झूठ बोल रहा है। पर रैन अभी भी जेड पे भरोसा करती है और कहती है कि शायद उसने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया होगा। वहीं लॉयड भी उनके साथ चलने को मन जाता है क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन मैजिक को देखना चाहता है। इसके बाद वो उन सभी को बड़ी तेजी से महल की तरफ लेके जा रहा था और जब वो सभी को नीचे उतारता है इतनी तेजी से उड़ने की वजह से सबकी हालत खराब हो चुकी थी। तो लॉयड कहता है कि चलो अभी के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाकी का रास्ता हम चलकर जाएंगे। तो रैन कहती है कि अगर हम यहाँ रुकने वाले हैं तो मैं हम सब के लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाती हूँ। जिसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। तभी बेबी लॉयड को बताता है कि रैन बचपन से ही जंगल में पली बड़ी थी और वो अपनी स्किल्स को तुम्हारे सामने दिखाना चाहती है। जब रैन काफी छोटी थी तब उसकी पॉइजन की वजह से उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और तभी से वो जंगलों में अकेले रहने लगी। तभी एक दिन जेड उसे उठाकर हमारे पास ले आया। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेड रैन को उठाकर लाया था और वो सभी को बताता है कि हमारी न्यू मेंबर है और अब से हमारे साथ ही रहेगी। पर जब सभी को पता लगता है कि उसकी पावर्स पॉइजन की है सभी लोग घबरा जाते हैं। पर जेड उसे पकड़कर कहता है कि मैं उसे बड़े ही प्यार से रखूंगा ताकि उसका पॉइजन कभी बाहर ना आए। जिसके बाद वो उसे गोदी में खिलाने लगता है और तभी रैन उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो सभी रिसर्च करने पे लग जाते हैं और रैन के लिए ऐसा कपड़ा बनाते हैं जिससे कि उसका पॉइजन लीक ना हो। जिसके बाद जेड रैन के बालों में एक हेयर पिन भी लगाता है और पहली बार किसी से इतना प्यार देखकर वो खुशी से रोने लगती है। ये सारी कहानी सुनने के बाद लॉयड कहता है कि जेड तो बड़ा अच्छा इंसान लगता है, मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। इसके बाद रैन वापस आकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है जो कि देखने में जहर जैसा लग रहा था। तालिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि लॉयड एक प्रिंस है, वो तो ऐसे खाने को देखेगा भी नहीं। पर लॉयड और ग्रिम तो खाने को चपड़ कर खा रहे थे और वो कहता है कि खाना तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो सभी खाने लगते हैं। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेड कह रहा था कि एडवेंचर गिल्ड उनके सर पे से बाउंटी हटाने के बारे में सोच रहा है। ये सुन के सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इसके बाद जेड सभी को बताता है कि वो होमलेस नहीं है और असल में वो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स का तीसरा प्रिंस है। उसकी फैमिली के लोग हमेशा ही वॉर में पड़े रहते थे पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें रोकने के लिए मुझे साथी और ताकत की जरूरत थी और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया था और उन सभी से झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसी की वजह से उनकी जिंदगी में वापस से हो पाई है। उन्हें लगता है कि जेड चाहता है कि वो उसके सारे सिबलिंग्स को जान से मार दे। पर जेड कहता है कि वो इन सबसे खुद निपटना चाहता है क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और वो उनसे प्रॉमिस करने को कहता है कि अगर वो वापस ना भी आए तो वो इस खेल को चालू रखेंगे और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर वो वापस आ गया तो वो लॉर्ड का रूलर बनकर आएगा और उसे वो ऐसी जगह बनाएगा जहां की वो सभी नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। जिसके बाद वो सभी पैदल महल की तरफ जा रहे थे। वहीं लॉर्ड थक हार कर सो चुका था और गलेलिया कह रहा था कि जागता हुआ ये कितना खतरनाक लगता है पर सोता हुआ बस नॉर्मल सा प्यारा बच्चा लगता है। ग्रिम कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये सोते टाइम भी बिल्कुल क्यूट नहीं लगता। अभी भी इसके चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना पड़ा है। वहां पहुंचने के बाद रैन कहती है कि हमें लॉर्ड को यहीं सुलाकर मैनर में पहले अकेले जाना चाहिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने जबरदस्ती जेड से वो लेटर लिखवाया हो और वो ग्रिम से यहां रुककर उसकी रक्षा करने को कहती है। पर ग्रिम कहता है कि बालिका चिंता मत करो, इस शैतान की छठी औलाद का सोते हुए भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। इसके बाद जब वो सभी महल के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां पार्टी चल रही है। तभी एक अजीबोगरीब चीज उनके पास आती है और वो पहचान जाता है कि वो सभी असासिन गिल्ड से हैं। तो वो उन सभी का महल में स्वागत करता है और कहता है कि वो सभी यहां के ऑनर्ड गेस्ट हैं। इसके बाद वो सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और उसी वक्त वहां जेड पहुंच जाता है। वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके अपने कपड़े को चेंज कर लेता है और उन सभी को बताता है कि अब वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। वो सभी उसे देख के बहुत खुश थे और तभी जेड कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अचानक से ही उन सभी को उसके आगे झुकने को कहता है जिससे वो सभी खुद को रोक नहीं पाते और उन्हें पता लगता है कि जेड अब कर्स्ड स्पीच भी यूज कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सारे साथी डीमंस हैं और वो उन सभी को बताता है कि उनका प्लान ब्लाइटेड बॉडीज को कलेक्ट करना है और डीमन से कहता है कि वो इनमें से कोई भी बॉडी को चूज कर सकते हैं। तभी ग्रिम जेड पर हमला करके सभी को वहां से भागने को कहता है पर तभी जेड उसके पीछे से आकर उसे जोर की लात मारता है जिससे ग्रिम सीधा लॉयड के पास आकर गिरता है। इससे लॉयड की आंख खुल जाती है और वो सामने ग्रिम को रोता हुआ देखता है। वहीं रैन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो जेड से पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। ये सुन के वो सभी हंसने लगते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। गालिलिया कहता है कि ये सभी एक साइकिक लाइफ फॉर्म है जो कि ह्यूमंस की बॉडीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जेड बताता है कि वो इन सभी को नेदरवर्ल्ड से लेकर आया है। वो सभी को बताता है कि जेड मर चुका है और उसका नाम गुस्सा में है और उसने जेड की टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का यूज करके बाकी सभी डीमंस को यहां लाया था। इसके बाद वो कहता है जेड की बॉडी पे कंट्रोल करने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई पर जैसे जैसे मैं उसके दिमाग पर हावी होता गया मुझे तुम लोगों के बारे में पता चला। उसे पता था कि हमारा टारगेट तुम बनने वाले हो तो तुम सभी को बचाने के लिए उसने खुद की जान लेने की कोशिश की पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एंड वक्त पर मैंने उसे पूरी तरह से हील कर दिया। उसके सारे मिनियंस रैन की बॉडी पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जेड सभी को बताता है कि रैन ने बचपन में ही अपने पॉइजन से अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और ये सुन के वो सभी हंसने लगते हैं। असासिन गिल्ड के सभी मेंबर्स अपनी उम्मीद हार चुके थे। तभी उसकी नजर रैन के हाथों पर जाती है और वो याद करता है कि जेड की मेमोरी में तो ऐसा कुछ नहीं था। तो वो कर्स्ड स्पीच का यूज करके उससे सवाल पूछने लगता है और वो अपनी जीभ को काट लेती है पर फिर भी वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। उसके दिमाग में जेड की मेमोरी चलने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी आसमान में एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनने लगता है। साथ ही असासिन गिल्ड के मेंबर्स के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। जिसके बाद वहां पर एक भयंकर सा हमला होता है जिससे वहां के सभी डीमंस मर जाते हैं और बचे कुछ डीमंस की उसकी पावर को देखकर फट जाती है। सभी डीमंस को लग रहा था कि उनका लीडर मारा जा चुका है। वहीं लॉयड नीचे आकर रैन से कहता है तुम सटिया गई हो क्या, खुद की जान देने वाली थी तुम। जिसके बाद वो उसे हील कर देता है और सभी से कहता है कि यहां जो कुछ भी हुआ है ग्रिम ने मुझे बता दिया है इसलिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर यहां से जा सकते हो। रैन यहां पर रुकना चाहती थी पर इससे पहले कि वो बोले गलेलिया उसे उठाता है और लॉयड को थैंक यू बोलकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। रैन उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। गलेलिया बताता है कि अभी तक बहुत सारे डीमंस वहां जिंदा हैं और उतने बड़े हमले से भी गुस्सा में को कुछ नहीं हुआ था, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम यहां रुके तो बस लॉयड के रास्ते में आएंगे। तभी गुस्सा में वहां वापस आ जाता है और डीमन से कहता है कि हर चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी, जाओ जाकर उन सभी को पकड़ो। तभी लॉयड आसमान में बहुत सारे स्पेल्स को एक्टिवेट करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर तमाशा देखने के लिए खड़ा हूं। जिसके बाद वो सभी स्पेल्स उस जगह पर हमला कर देते हैं और वहां भयंकर तबाही मच जाती है। लेकिन गुस्सा में एक कासल के ऊपर टेलीपोर्ट होता है और लॉयड पे हमला कर देता है और वो अटैक लॉयड के बैरियर के भी आर पार हो जाता है। तो लॉयड उस हमले को डॉज कर लेता है तो वो जाकर सीधा एक दूसरे डीमन को लग जाता है जिसकी वजह से वो इंस्टेंटली वहीं मर जाता है। ये देखकर ग्रिम कहता है कि गुस्सा में कोई स्पेल यूज नहीं कर रहा है, वो रैन और क्रो की तरह डायरेक्ट इफेक्ट को फायर कर रहा है। ये सुनकर लॉयड समझ जाता है कि अगर उसका हमला उसको टच भी कर गया तो उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। आगे ग्रिम बताता है कि डीमंस को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ये जो चिंगू मिंगू से है इनकी क्लास ज्यादा से ज्यादा 10 होगी। बस जैसे डीमंस 8th क्लास में आते हैं वहीं ग्रिम जैसे डीमंस 3rd क्लास में आते हैं। तो लॉयड कहता है कि इसका मतलब गुस्सा में तो फर्स्ट क्लास का है ना। ग्रिम कहता है कि नहीं, वो फर्स्ट क्लास से भी काफी ऊपर का है, वो एक डीमन लॉर्ड है, उसके लिए हम जैसे डीमंस तो पैर की धूल के बराबर है। वो फर्स्ट क्लास के डीमंस को भी अपनी छोटी सी उंगली से हरा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें भाग जाना चाहिए। लॉयड कहता है ठीक है, पर वो दूर भागने की जगह गुस्सा में की तरफ भाग रहा था। गुस्सा में कहता है सटिया गया क्या, तुझे समझ में नहीं आया क्या बताया उसने, तू है क्या। लॉयड कहता है कि मैं तो बस 7th प्रिंस हूं। गुस्सा में कहता है अरे हां ऐसा कुछ तो जेड की मेमोरीज में है, वो शायद तुमसे मिलना चाहता था। लॉयड कहता है कि मैं भी उससे मिलना चाहता था पर तुमने सब खराब कर दिया। वाह ये तो मैं भी कह सकता हूं, जरा नीचे ताक के देखो, तुमने मेरे चमचों की ऐसी की तैसी कर रखी है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी वजह से ग्रिम की फट रही होती है। इसके बाद गुस्सा में एक छोटा सा मैजिक अटैक करता है और उसकी वजह से लॉयड के दो बैरियर्स की लेयर टूट जाती है। वही सब देख के ग्रिम की फट रही थी। जिसके बाद गुस्सा में काफी सारे मैजिक अटैक्स को समन करता है और लॉयड के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है। लॉयड उसके अटैक से बचता बचता काफी दूर आ जाता है और उसी वक्त गुस्सा में उसके बैरियर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाता है और एक हल्की सी ठोकर मारकर उसके बैरियर को तोड़ देता है। वहीं उसी दौरान गुस्सा में के सारे अटैक्स एक साथ जुड़कर बड़ी तेजी से लॉयड की तरफ बढ़ रहे थे और उसी वक्त लॉयड समुद्र से गोलम को निकालकर बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ असासिन गिल्ड को डीमंस का एक ग्रुप देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है और बेबीलोन दरवाजा खोलने के लिए ऊपर चढ़ रहा था। वहीं लड़ाई की तरफ गुस्सा में भी ये देखकर इंप्रेस्ड था कि इतने सारे हमलों के बावजूद भी लॉयड जिंदा है और उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि वो उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को देखकर भी नहीं भाग रहा था। लॉयड कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी वो जेड की है। गुस्सा में कहता है अरे हां वही, जेड इस एबिलिटी को कभी यूज नहीं कर पाता, तुम ह्यूमंस को ऐसी एबिलिटीज को यूज करने के लिए स्पेल की जरूरत पड़ती है पर मैं तुमसे अलग हूं, मैंने पैदा होते ही मैजिक को मास्टर कर लिया था। हम उस पक्षी की तरह हैं जो कि अपने आप ही उड़ना सीख जाते हैं पर फिर कुछ जेड जैसे इंसान होते हैं कि इतने सुंदर पंख होने के बावजूद भी वो कभी उड़ना नहीं सीख पाते। ऐसे इंसानों को तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उनकी एबिलिटीज को उनके फुल पोटेंशियल में यूज कर सकते हैं, पर वो नमक हराम तो हमसे ही लड़ते हैं और इसकी सजा तुम्हें भी मिलने वाली है। वो इतना कहता ही है कि उसका एक हमला लॉयड की बॉडी के आर पार हो जाता है और गुस्सा में कहता है कि मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो और जल्दी से तड़प तड़प कर मर जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड की पूरी बॉडी से बहुत सारे
हथियार आर पार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ असासिन गिल्ड के मेंबर्स भी उन डीमन से लड़ रहे थे और वो दोनों उन्हें जमीन पे चिपका देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेबीलोन दरवाजा खोल देता है और सभी को यहाँ से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन तभी सभी डीमंस गलीलिया के वेब से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर टालिया उन सभी को देखती है और फिर अपने पैरों को काट देती है, जिसकी वजह से वो सभी जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद टालिया सभी को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि अगर उसने उन सभी को देख लिया तो वो भी इंजर्ड हो जाएंगे। लेकिन रन कहती है कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते और तुम उस चोट के साथ नहीं भाग पाओगी। और उसी वक्त सभी डीमंस हील हो जाते हैं। ये देखकर टालिया फिर से अपने पैर में तलवार घुसा देती है, जिससे सभी डीमंस फिर से इंजर्ड हो जाते हैं। वो फिर से सभी को यहाँ से जाने को कहती है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक डीमंस को नहीं रोक सकती थी। तभी गलीलिया रन और क्रो को धक्का दे देता है और खुद दरवाजा लगाकर अंदर रह जाता है। वो टालिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाह रही हो, तुम अपनी जान लेकर इन सभी डीमंस को भी मारना चाहती हो। और वो उससे कहता है कि जब वो डीमंस को मारे वो उसकी भी जान साथ में ही ले ले। ये सुनकर सभी डीमंस की फट जाती है और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक इंसान दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान भी ले सकता है। इसके बाद टालिया तलवार को अपने गर्दन पर रख लेती है। ये देखकर सभी डीमंस उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गलीलिया उन्हें अपने जालों से रोक देता है। वहीं टालिया कहती है कि हमें हमेशा दूसरों से अलग समझा गया, हमसे लोग ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे हम इंसान ना हो, पर अब सब कुछ बदल चुका है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी ताकत को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि जेड को कैसा लगा होगा जब उसने बार-बार अपनी जान ली होगी। इसके बाद वो अपनी जान लेने ही वाली थी कि ये सीन कट हो जाता है। वहीं गुस्सा में लॉयड से कह रहा था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और एंटरटेन करोगे, पर लगता है तुम बाकी इंसानों से ज्यादा अलग हो नहीं। इसके बाद वो असासिन गिल्ड के मेंबर्स की तरफ जाने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो लॉयड की बॉडी नहीं बल्कि मिट्टी से बना हुआ एक क्लोन था। तभी अचानक से लॉयड उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि टेलीपोर्ट होकर गुस्सा में बच जाता है। लॉयड उससे पूछता है कि क्या हम कहीं और जाकर लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीमंस के ऊपर अचानक से ही फायर का हमला होता है और उनके पीछे का दरवाजा टूटने के बाद लॉयड के भड़के हुए भाई बहन और फ्यूचर पत्नी सिल्फा की साथ ही एल्बर्ट अपनी पूरी आर्मी को लेकर आया था। इसके तुरंत बाद हम एक सिल्फा का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो कह रही थी कि जब भी वो पूरी ताकत से हमला करती है उसकी तलवार ही टूट जाती है और यही वजह है कि वो कभी अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ती। और आगे वो कहती है कि अगर मुझे पशु जैसे डीमन से लड़ना पड़ा तब मुझे अपनी पूरी ताकत का यूज करना होगा। वहीं प्रेजेंट में रन कहती है कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं। ये देख के वो दोनों ही गुस्से में मुड़ते हैं और एल्बर्ट कहता है कि हमारा पहला काम इन सभी को ठिकाने लगाना है। जिसके बाद सिल्फा उनके पास जाती है और कहती है कि जल्दी से लॉयड को हमारे हवाले कर दो, तुम जवाब देने में जितने मिनट लगाओगे उतने लोगों की मैं गर्दन उड़ाती जाऊंगी। वहीं उन सब की फटी पड़ी थी। टालिया बताती है कि प्रिंस लॉयड तो फाइट कर रहे हैं। सिल्फा पूछती है कि कौन सी फाइट। रन उसे डीमन के बारे में बताने ही वाली थी कि बेबीलोन उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि लॉयड ने उनसे कहा था कि अगर वो कभी भी महल के किसी और इंसान से मिलते हैं तो वो उसकी असली ताकत और ड्रीम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। तो रन क्यूट बनते हुए सिल्फा से कहती है कि वो तो किसी गैर मामूली इंसान से लड़ रहे हैं। सिल्फा समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है और वो उसकी गर्दन उड़ाने ही वाली थी कि एल्बर्ट उसे रोक देता है। ये देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं कि एल्बर्ट उन्हें बचा लेगा। पर एल्बर्ट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें सबसे पहले एक बच्चे को मारना चाहिए, चलो दूसरों से शुरुआत करते हैं। इसके बाद एल्बर्ट लॉयड की चड्डी दिखाते हुए कहता है, लॉयड तुम जैसे लोगों के लिए क्यों लड़ेगा जिन्होंने पता नहीं उसके साथ कैसी कैसी हरकतें की हैं। ये सुनकर गलीलिया कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, उनके कपड़े तो मेरे लिक्विड से गंदे हो गए थे इसलिए उन्होंने कपड़े बदलकर वहीं छोड़ दिए थे। ये सुनकर सिल्फा और एल्बर्ट की आत्मा सटकली हो जाती है और वो गुस्से से फटने वाले थे। किरण कहती है कि आपका हम पे शक करना जायज है, पर जैसे आप लॉयड की फैमिली है ये सभी मेरी फैमिली है, पर डीमंस ने हमारी फैमिली के एक मेंबर जेड को हमसे छीन लिया और इसलिए प्रिंस लॉयड उनसे लड़ रहे हैं। तभी एक डीमन रन पे हमला करने जाता है। एलिस उसे बचा लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची पे भरोसा करना चाहिए। एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वो सभी डीमंस को हराकर लॉयड को वापस लेके आए और तभी उसी वक्त उस ब्रिज पर हमला होता है जिससे सारे डीमंस पानी में गिर जाते हैं। वहीं अटैक गुस्सा में लॉयड के कहने पर किया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उनकी लड़ाई के बीच में आए। तभी अचानक से गुस्सा में लॉयड पे हमला कर देता है पर वो उससे बचकर काफी तेजी से उड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट अपनी आर्मी के साथ उन डीमंस पे हमला कर रहा था पर इससे उन पे ज्यादा असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो बड़ी ही जल्दी खुद को हील कर सकते हैं। एल्बर्ट सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे सोल्जर्स का माना खत्म हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सिल्फा शीरो से कह रही है कि वो छलांग मारकर ब्रिज को टॉप जाए, पर शीरो इतनी ज्यादा दूर जंप नहीं कर सकता था तो सिल्फा नीचे उतर जाती है। पर तभी शीरो सोचता है कि मेरे मां सिर्फ दूसरी तरफ है, मैं उन्हें बचाने के लिए तो इतना कर ही सकता हूं। जिसके बाद वो बड़ी ऊंची छलांग मारता है पर वो छलांग ऊंची इसलिए थी क्योंकि ब्रिज ऊंचा था और वो सीधा पानी में जाकर डुबकी लगाता है। जिसके बाद सिल्फा खुद जंप करने वाली थी लेकिन उसी वक्त एक डीमन सिल्फा पर हमला कर देता है पर सिल्फा उसके सारे हमलों को आसानी से ब्लॉक कर लेती है। वहीं डीमन कहता है कि तुम तलवारबाजी में तो अच्छी हो पर मुझे नहीं हरा पाओगी और वो बताता है कि उसका क्लास भी 8 है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट सोच रहा था कि वो इनोसेंट्स को कैसे बचाए जिन पर डीमंस ने कब्जा कर लिया है। तभी एक डीमन उस पे हमला करने जाता है पर एल्बर्ट उस पे हमला करने से हिचकिचा रहा था। तभी बेबीलोन आके उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि तुम उसे मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। बेबीलोन कहता है कि तुम दिल के सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हें देखकर मुझे हमारे लीडर जेड की याद आती है। हमारे लिए भी किसी इंसान की जान लेना आसान नहीं है और इन सभी बॉडीज में से उनकी जान तो पहले ही जा चुकी है। इस जानकारी के लिए वो बेबीलोन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो एक पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर रहा होता है और जब वो तैयार होता है आसमान से आके गोले बरसने लगते हैं जिसकी वजह से डीमंस का नामो निशान मिट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा और डीमन की लड़ाई जारी थी जहां की दोनों की टक्कर बराबरी की थी। जिसके बाद वो दोनों ही अपने स्पेशल अटैक का यूज करते हैं। ये देखकर असासिन गिल्ड की फटी पड़ी थी और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक मामूली मेड इतनी स्ट्रांग कैसे है। वहीं उस हमले की वजह से दोनों के सर पे बराबर की चोट आती है। तभी डीमन खुद को हील करता है और कहता है कि चाहे तुम मुझे जितना मर्जी जख्मी कर दो इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद वो लॉर्ड ऑफ के स्वॉर्ड स्टाइल से सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है और वो कहता है कि लॉर्ड ऑफ के लोग तो अपने मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं और जिसकी बॉडी पर मैंने कब्जा किया है वो पहले से ही काफी ताकतवर था जो कि सिर्फ उसके हाथ को देखकर पता लगाया जा सकता है। तभी सिल्फा उसी की डीमन ब्लेड फॉर्म से डीमन पर हमला कर देती है जिसे कि वो बड़ी मुश्किल से रोक पाया था और वो उससे पूछता है कि तुम डीमन ब्लेड फॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। सिल्फा बताती है ये मैंने अभी सीखा जब तुमने यूज किया और इसमें जानते हो शर्मनाक बात क्या है कि तुम दूसरों की टेक्निक को बिना उनकी बॉडी को चुरा नहीं सीख सकते हो। लगता है तुम सभी डीमंस नल्ले होते हो। तभी शीरो वापस से ऊपर आ जाता है और सिल्फा शीरो के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालती है जिसे कि निकालते ही लड़ाई का समय हो चुका था। तुम्हें कैसा लगा? फ्लैशबैक का समय हुआ है। सिल्फा ने जब अपने सारी नॉर्मल स्वॉर्ड्स को ट्रेनिंग में तोड़ दिया था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तभी डियान के साथ लॉयड आता है और उसे एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि इस स्वॉर्ड में कोई एन्चेंटमेंट या स्पेल नहीं है, बस इसे हमने इतना ज्यादा ताकतवर बनाया है जिससे कि तुम अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकती हो और इसकी मदद से तुम डीमंस को भी हरा सकती हो। डीमंस बिना फिजिकल बॉडी के कुछ नहीं कर सकते तो अगर तुम उसकी बॉडी को खत्म कर दोगी तो वो डीमन भी मारा जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि डीमंस काफी ताकतवर होते हैं और वो बड़ी जल्दी खुद को हील भी कर सकते हैं। तो डियान पूछता है आखिर उन्हें मार कैसे जा सकता है। लॉयड बताता है कि उन्हें एक ही पावरफुल हमले से खत्म करना होगा। सिल्फा लॉयड से पूछती है कि आपने मेरे लिए तलवार क्यों बनाई। लॉयड बताता है कि ट्रेनिंग के वक्त उसे पता लग गया था कि वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रही थी और इसलिए उसने ये तलवार बनाई। ये सुनकर सिल्फा खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। वो डीमन बताता है कि हमारा असली प्लान जेड को यहाँ बुलाना था जिसके लिए हमने ह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा किया और वॉर का ऐलान कर दिया और वॉर का नाम सुनते ही जेड दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। ये सुनकर असासिन गिल्ड गुस्सा हो जाते हैं और रन उसके ऊपर हमला करने जाती है लेकिन सिल्फा उसे रोककर कहती है कि उसके होते हुए इनका प्लान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो दोनों ही फाइनल हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और सिल्फा जब उस पे हमला करती है उसके अटैक से डीमन का नामो निशान मिट जाता है और इस खतरनाक युद्ध की विजेता लॉयड की सिल्फा है। इसके बाद हम जेड के आखिरी लम्हों को देखते हैं। वो गुस्से में से कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया है, तुम जरूर हारोगे। गुस्से में पूछता है मैं किसे हारूंगा, पर इससे पहले कि वो उसका जवाब देता उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गुस्से में जेड की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो सोचने लगता है कि जेड ने तो कहा था कि उसने कुछ किया है पर मैं अभी भी उसकी एबिलिटी को यूज कर सकता हूं। खैर छोड़ो क्या ही किया होगा उसने। जिसके बाद वो जंग का ऐलान कर देता है। वहीं प्रेजेंट में सिल्फा के पास अचानक से ही धुआं हो जाता है और ये लॉयड ने किया था। इसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहां लॉयड और गुस्से के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही थी। लॉयड गुस्से के सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ किसी तरह उसे हराने के बारे में सोच रहा था कि गुस्से के सारे स्पेयर्स एक ही तरह के होते हैं जो कि उसके बैरियर्स के 3-4 लेयर आसानी से तोड़ देते हैं और वो इतनी स्पीड और पावर से आते हैं कि अगर मुझे एक भी लग गया तो मेरी मौत हो जाएगी। तो शायद मुझे बहुत सारे और बैरियर्स को बनाना चाहिए। तभी एक अटैक उसके बैरियर के अंदर आ जाता है जो कि गुस्से का वो अटैक था जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। जिसके बाद वो अपने बैरियर से बाहर आ जाता है पर तभी गुस्से फिर से उस पे हमला कर देता है और लॉयड सोचता है कि ये वाला हमला सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वो सोचता है कि उसे बिना रुके गुस्से के ऊपर हमला करना होगा। जिसके बाद वो एक बड़े से स्पेल को कास्ट करता है और तैयारियां खत्म होने के बाद वहां एक बहुत बड़ा फायर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि गुस्से के ऊपर हमला करने जा रहा था पर गुस्से बस उसके सामने से हट जाता है और वो पंच सीधा पानी में गिरता है और इसी की वजह से वहां चारों तरफ भाप फैल गई थी। भाप के अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो वो की टेक्निक का यूज करके गुस्से की लोकेशन का पता लगा लेता है। तभी ग्रिम उसे याद दिलाता है कि उसे मूव
करते रहना होगा, नहीं तो गुस्से में उसके ऊपर अटैक्स को टेलीपोर्ट कर देगा, जिसके बाद वो फिर से भागने लगता है। और तभी वो सोचता है कि मैं तो काफी देर से वहां था और उसने तो मुझ पर हमला किया ही नहीं, तो वो मेरी लोकेशन का पता सिर्फ अपनी आंखों से ही लगा सकता है। पर फिर भी लॉयड उस पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो पास गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। तो वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर गुस्से पर हमला कर देता है। और गुस्से में कहता है कि तुमने सिर्फ अपने क्लोन्स बनाए हैं और अपनी असली तलवार के नहीं बना सकते। और उसी वक्त वो असली स्वॉर्ड वाले लॉयड को मार देता है और वो कहता है कि चाहे तुम अपनी तलवार मेरे सर के आर पार क्यों ना कर दो, मैं अगले ही सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और अगर मैं चाहता तो मैं खुद को लोहे जितना मजबूत करके तुम्हारे स्वॉर्ड्स को रोक सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी असली बॉडी को ढूंढना चाहता था। पर इतनी पचर करने के बाद उसे पता लगता है कि जिस लॉयड को उसने मारा था वो भी एक क्लोन है। तो गुस्से में सोचने लगता है कि लॉयड जरूर यहाँ कहीं छुपकर उसकी सारी मूवमेंट्स पर नजर रख रहा है। तो वो ऊपर देख के कहता है कितनी देर वहां छुपने वाले हो, पर लॉयड तो उसके पीछे खड़ा था और कहता है अबे यहाँ जंगूर, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो खुद को बड़ी ही जल्दी हील कर लेता है। पर वो देखता है कि सामने फिर से बहुत सारे लॉयड्स खड़े थे। तो असली लॉयड का पता लगाने के लिए वो बहुत सारे स्पेयर्स को समन कर लेता है और एक ही साथ सब पर हमला कर देता है। पर उनमें से एक लॉयड ने अपने चारों तरफ बैरियर बना लिया था और जब गुस्से में उसे मारता है वो भी एक क्लोन ही था। गुस्से में को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बाहर लाए कैसे। वही लॉयड इनविजिबल होकर उसके सभी अटैक से बचता हुआ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। वही ये सब देखकर ग्रिम की फटी पड़ी थी। तभी उसे याद आता है जब लॉयड अपने लिए स्वॉर्ड बना रहा था उसने उस स्वॉर्ड को स्पेल टेकर से एन्चांट कर दिया था, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड से किसी भी स्पेल को अब्सॉर्ब करके उसे माना में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही उस स्पेल को एनालाइज भी कर सकता है। और ग्रिम समझ जाता है कि लॉयड अपनी जान दांव पर लगाकर गुस्से में स्पेल को एनालाइज करना चाहता है और कुछ देर में ही वो उसके स्पेल को एनालाइज कर लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी क्लोन्स को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके सामने अकेला खड़ा था, यहाँ तक कि वो अपने बैरियर को भी हटा देता है। ये देख के गुस्से में कंफ्यूज था और उसे कहता है कि तुम्हें तड़पाकर मारने में बड़ा मजा आएगा। और लॉयड कहता है कि तुम्हें पैदा होते ही बहुत ज्यादा ताकत मिल गई थी, इसलिए ना ही तुमने कभी इंप्रूव करने की कोशिश की ना ही कुछ नया सीखने की। पर ह्यूमंस कमजोर होते हैं और वो हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। तभी गुस्से में कहता है अब क्या तुम मुझे पका कर मारोगे। तभी गुस्से में वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके टेलीपोर्ट होते ही लॉयड उसको जोर की पंच मारता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लॉयड उसे बताता है कि उसने इंसानों की बनाई हुई की टेक्निक से उस पर हमला किया था। वहीं गुस्से में को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसी जगह कैसे पहुंच गया जहां की वो टेलीपोर्ट होने वाला था। जिसके बाद लॉयड शहंशाह की तरह बैठ जाता है और कहता है चल बे जमुरे तमाशा दिखा। इससे गुस्से में को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझ पर एक ही हमला किया है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तभी लॉयड कहता है तुम्हें याद है जेड ने मरने से पहले तुम्हें क्या कहा था, और उसे याद आता है कि जेड ने कहा था कि वो हार जाएगा। इससे गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है और फिर से टेलीपोर्ट होता है। पर इस बार भी लॉयड उसके टेलीपोर्ट होते ही उसके पेट में खींच के लात मारता है, जिसके बाद वो बड़ी तेजी से उसकी धुलाई करने लगता है। जब उससे बचने के लिए गुस्से में टेलीपोर्ट होता है लॉयड वहां भी पहुंचकर उसकी धुलाई करने लगता है। गुस्से में को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो आखिर क्या करे जिससे वो लॉयड से बच सकता है। पर लॉयड उसकी धुलाई जारी रखता है, जिसके बाद वो डबल इनकांटेशन से गुस्से के ऊपर हमला कर देता है और उसके इस खतरनाक हमले से गुस्से में सीधा वहां पहुंच जाता है जहां की लॉयड के अटैक से जमीन से लावा निकला था। उसी वक्त वहां लॉयड पहुंचकर उसे लात मारकर लावा की तरफ फेंक देता है। वो खुद को टेलीपोर्ट होकर लावा में गिरने से बचा लेता है और उसके टेलीपोर्ट होते ही लॉयड उसके मुंह पर लात मारता है और उसके बार-बार टेलीपोर्ट होने पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और इतनी धुलाई के बाद गुस्से की हालत पूरी हो चुकी थी। लॉयड कहता है अब तुम्हें खत्म करने का समय हो चुका है। गुस्से उसे बताता है लगता है तुम भूल चुके हो, मैं डीमन लॉर्ड हूं और मेरे पास एटमॉस्फेयर में माना कंट्रोल करने की पावर है। जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर से माना इकट्ठा कर बहुत ही बड़े अटैक को तैयार करता है और कहता है कि ये मैजिक अल्टीमेट अटैक है जिससे कि कोई भी बैरियर तुम्हें नहीं बचा सकता, इसकी चपेट में आने वाला राख बन जाएगा। इसके बाद वो लॉयड पर हमला कर देता है, पर तभी लॉयड अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक को गायब कर देता है। ये देखकर गुस्से में कसर घूमने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अटैक चला कहां गया। लॉयड से बताता है मैंने तुम्हारे अटैक को एक सिमिलर अटैक से गायब कर दिया है। गुस्से में उससे पूछता है क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरा मैजिक कैसे यूज कर सकते हो, कितना मुमकिन है। तो लॉयड एक वॉइड नाम का मैजिक करके दिखाता है और कहता है कि इस अटैक के सामने चाहे कोई भी हो, चाहे उसने कितने ही बैरियर बना के रखे हो, वो मिट्टी में मिल जाता है। तुम्हारे अटैक और मेरे अटैक में सिर्फ नाम का फर्क है। काफी समय पहले मैंने इस स्पेल के बारे में एक बुक में पढ़ा था और जब मैं इसे टेस्ट करने गया उससे मची तबाही को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी मैंने सोचा क्या होगा अगर ऐसे अटैक्स आपस में टकराएंगे, तो इसलिए मैंने बहुत सारे वॉइड्स को एक दूसरे से टकराया था। ये सुनकर गुस्से में कहता है अबे वो ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक अटैक बनाने के लिए इतने ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है और तुम कह रहे हो कि तुमने एक साथ इतने सारे बना दिए। पर लॉयड उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है जब मैंने इनको टकराया वो एकदम से गायब हो गए, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। पता है तुम्हें गुस्से में कहने लगता है कि एक मामूली साइंस डीमन लॉर्ड के स्पेल को कैसे यूज कर सकता है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो क्या, मुझे पता नहीं है। इसके बाद वो अपनी चपड़ चपड़ जारी रखता है। वहीं लॉयड उसकी बकवास सुन के बोर होता जा रहा था और छींक मार देता है। ये देख के गुस्से में को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसका सर पकड़ लेता है। पर तभी लॉयड अपनी माना से पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जो देखकर ग्रिम भी डर से कांपने लगता है। इसके बाद लॉयड उससे पूछता है मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम पर वॉइड से हमला करूंगा तब क्या तुम मर जाओगे। जिसके बाद वो बहुत सारे वॉइड्स को बना देता है और गुस्से के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फॉग की वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और इस धुंध में भी ये तीनों ढूंढ कर डीमंस को मार रहे थे। वहीं रन अपने पॉइजन का यूज करके सभी डीमंस को स्लो कर रही है। वहीं एल्बर्ट टाइम देखकर कहता है कि अब तक तो सुबह हो जानी चाहिए थी, पर आसमान में तो अभी तक अंधेरा है। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में वॉइड के अंदर खींचा चला जा रहा है और दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा है क्योंकि यहाँ पे उसकी रेजनरेशन भी काम नहीं आ रही और ना ही वो टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वो जेड की बॉडी को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेड की बॉडी उसे जाने नहीं देती। तो गुस्से में जेड बनने का नाटक करता है और लॉयड से कहता है कि गुस्से में वॉइड के अंदर खींचकर मर चुका है पर मैं किसी तरह भी जिंदा हूं, प्लीज मुझे बचाओ। और लॉयड उसकी बातों में नहीं आता और वो एक और वॉइड से उस पर हमला कर देता है, जिससे गुस्से में उन दोनों के बीच में दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहां का सारा आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहां जेड की आत्मा आकर लॉयड का शुक्रिया अदा करती है। वहीं रन नीचे से ये सब देखकर एक फ्लैशबैक को याद करती है, जहां की एक बार जेड ने उनसे कहा था मैंने सेवंथ प्रिंस के बारे में एक अफवाह सुनी है, जब वो पैदा हुआ था आसमान में आतिशबाजी की गई थी पर वो फायरवर्क्स नहीं थे, वो प्रिंस के पैदा होते ही उनके मैजिक से बने थे। अगर ये बात सच है तो प्रिंस एक मैजिक जीनियस है और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना कर हमें हमारे कर्ज से आजाद कर दे। लेकिन ये सुनकर गलीलिया गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सब अफवाहों पे ध्यान देने की जगह कुछ काम पे ध्यान दो, और अगर ऐसी बात कोई सच भी हुई तो हम जिंदगी भर उसके सर्वेंट बनकर रहेंगे। ये बातें याद करके रन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में लॉयड जेड के लिए एक कब्र बनाता है और वो ग्रिम को बताता है कि वो गुस्से में को सिर्फ जेड की मदद से हरा पाया था। जब मैं उसके स्पेल को एनालाइज करने गया वो स्पेल पहले ही इतने अच्छे तरीके से रखी गई थी कि मैं बड़ी जल्दी उसे समझ पाया था। मुझे यकीन है कि जेड ने अपनी मौत से पहले ये सब किया होगा ताकि कोई आकर गुस्से में को हरा सके। तभी वहां पे एल्बर्ट आ जाता है और वो कहता है कि उसे पूरी बात पता लग चुकी है कि जब असासिन गिल्ड को जेड के प्लान के बारे में पता चला वो तुम्हारे पास मदद मांगने आए थे क्योंकि तुम एक मैजिक एक्सपर्ट हो। पर जब तुम वहां पहुंचे तुम्हें जेड नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन से भिड़ना पड़ा। जिसके बाद वो उसकी तारीफ भी करता है कि उसने अकेले ही एक डीमन को हरा दिया, पर क्योंकि असासिन गिल्ड लोगों की जान लेते थे और साथ ही उन्होंने एक प्रिंस को भी किडनैप किया है जिसकी सजा बहुत कड़ी होगी। उन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती के लिए जिंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहना चाहते हैं और अगर ये पॉसिबल नहीं है तब भी वो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एल्बर्ट लॉयड के गले पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है और ऐसे में अगर कुछ होता है तो इससे हमारी फैमिली का भी नाम खराब होगा। लेकिन लॉयड बड़ी शांति से कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, मैं इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। इतनी मैच्योरिटी से उसे बात करता हुआ देखकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट उसे कहता है कि भले ही तुम सेवंथ प्रिंस हो पर तुम मेरे एक छोटे भाई भी हो, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बता सकते हो। जिसके बाद वो लॉयड को गले लगा लेता है। तभी वहां पर टाप पहुंच जाती है जो कि उन सभी को कब्र के पास देखकर डर के भागने लगती है और एल्बर्ट उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू कहना है। इसके बाद सभी लोग पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रेनलिस और सिल्फा साथ में नहा रहे थे और सिल्फा से कहती है कि वो भी लॉयड के लिए काम करना चाहती है, पर सिल्फा उसे कहती है कि इसका डिसीजन सिर्फ लॉयड ले सकता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉयड उनके पीछे ही खड़ा था और वो रेन को जॉब देने के लिए हां कह देता है। लॉयड धीरे धीरे वहां से जा ही रहा था कि सिल्फा उसे अपने पास खींच लेती है। रेन उससे पूछती है कि उसके जैसे एक कर्स्ड ह्यूमन का प्रिंस लॉयड के लिए काम करना ठीक होगा। लॉयड कहता है कि अभी भी तुम खुद को कर्स्ड मानती हो, अगर तुम अपने पॉइजन मैजिक को ठीक से कंट्रोल कर लो तो तुम उससे कई लोगों की जान बचा सकती हो, इसलिए तुम्हें अपने पॉइजन मैजिक पर काम करना चाहिए। इसके बाद रेन मेड की ड्रेस पहनकर सिल्फा के साथ काम करने लगती है और एल्बर्ट और लॉयड किंग को सारी बातें बता देते हैं और किंग भड़कने की जगह उन सभी को लॉयड का सर्वेंट बनने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद अंत में हम लॉयड को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहां की बोलता हुआ मस्त पढ़ रहा है। आगे हम रेन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए लॉयड को बुलाने आती है, लेकिन रूम के अंदर लॉयड उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है
है और भी सुनिए क्या हाल है। उसकी आवाज सुनकर रैन डर जाती है और लॉयड बताता है कि वो अपने प्रेजेंस को उसके सिखाए हुए मानव ब्लॉक टेक्निक से छुपा पाया था। वो ये देखकर इंप्रेस हो जाती है क्योंकि स्किल को सीखने में उसे 1 साल लग गए थे और वो कहती है कि लॉयड बहुत अमेजिंग है, लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो उसकी मीट है और हड़बड़ाते हुए उसे कहती है कि मास्टर कमाल के हैं, यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए तो काफी समय हो गया, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। रैन कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा समय लगेगा, सिर्फ उसे सारी चीजें सिखा रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे सही तौर तरीके सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी, जब आसपास कोई ना हो तुम उससे नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। लेकिन तभी वहां पर सिल्फ आ जाती है और लॉयड से कैजुअल तरीके से बात करने के लिए रैन की खटिया खड़ी करने लगती है। इसके बाद हम सिविलियंस को देखते हैं जो कि डीमंस की मचाई हुई तबाही को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड गालिलियो के जालों पर उछल रहा है। वहीं लॉयड के फादर ने लॉर्ड स्कैगवर्थ चुनने की उसे पावर दी थी और उसने गालिलियो को चुना है। इसके बाद वहां बेबीलोन आता है और कहता है कि डीमन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी, तो सारी चीजों को रिपेयर करने में समय लगेगा। अब मैं सिटी का गवर्नर हूं, मैं इसकी हालत दोबारा वैसी नहीं होने दूंगा, पर डीमन से बचने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अगर तुम एक डेमोनिक राइज सुनना चाहो तो मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रिम एक डीमन है, तो सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था वो बस एक बकरी है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? कौन सी बकरी में ताकत होती है? लपट झंडू से। सुन मेरी बात, डिवाइन सॉर्सरी इस तरह का मैजिक है जिसे सिर्फ चर्च के प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं और वो इविल को डिस्पेल करने के लिए गॉड की होली पावर का यूज करते हैं। लेकिन तालिया और क्रो को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी क्योंकि वो भगवान में मानते ही नहीं। तो लगता है तुम्हें भगवान को मानना शुरू कर देना चाहिए। चलो चर्च को ज्वाइन करो जाके। लेकिन चर्च का नाम सुनकर लॉयड के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि वो कभी बाद में चर्च जाएंगे। ये सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ग्रिम उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था। असल में मैं पहले चर्च का मेंबर था पर मेरी कुछ हरकतों की वजह से मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो अभी डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता था तो फिर से चर्च को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। लॉयड चर्च के पास पहुंच जाता है। एक सेकंड, तुम मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत बताती है कि उसे सिल्फा की जगह यहाँ पर आना पड़ा क्योंकि वो काम में काफी ज्यादा बिजी है और वो उसके साथ और समय भी बिताना चाहती थी। वो बोलते बोलते इतना शर्मा जाती है कि अचानक से जाकर शीरो को हक कर लेती है। वहीं अगर वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहते हैं तो उन्हें चर्च के काफी ज्यादा काम करने पड़ेंगे। इसके बाद वो सब लोग चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पहले तो लॉयड की प्यारी शक्ल देखकर वो उससे बड़े अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें याद आता है कि वो है कौन उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तुमने जो 2 साल पहले यहाँ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, तुम राक्षस हो राक्षस। लॉयड ने 2 साल पहले ऐसा कर क्या दिया? तभी वहां पर एशर नाम की लड़की आती है जो कि लॉयड को देखकर बहुत खुश थी और कहती है कि उस बात को तो काफी टाइम हो चुका है और भगवान तो सबको माफ करते हैं और बाकी की सिस्टर्स भी। लॉयड से अब गुस्सा नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी कह लो, मैं शैतानी औलाद को कभी माफ नहीं कर सकता। तभी उसकी नजर शीरो पे जाती है जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, तो लॉयड को मौका देने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो जाके सीधा शीरो को गले लगा लेता है। जिसके बाद वो लॉयड और उसके साथियों से कहता है कि वो अपने काम करना शुरू कर दें, लेकिन लॉयड बड़ी जल्दी काम से बोर हो जाता है और वो एक वेस्ट को तोड़ देता है। लेकिन बिना उसका कुछ किए वो वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर एशर आ जाती है और वो देखकर खुश थी कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था और एशर कहती है कि वो फादर से माफी मांगने में उसकी मदद करेगी। इसके बाद वो साथ में मिलकर सभी टुकड़ों को उठाते हैं और लॉयड उन्हें फेंकने के लिए चला जाता है। रैन एशर से पूछती है कि लॉयड इतने अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन एशर उसे बताती है कि वो हमेशा से ही ऐसा ही है। मैजिक के अलावा उसे किसी चीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जानती है कि चर्च को लॉयड ने इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि वो डिवाइन सॉर्सरी सीखना चाहता है। जब 2 साल पहले वो चर्च में आया था तभी वो चीजों को तोड़ता ही रहता था। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जब लॉयड एक वेस्ट को तोड़ देता है और एशर ये देखकर खुश थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन लॉयड कहता है कि उसे उसके साथ थोड़ा और सख्त होना चाहिए, तो वो उसे हल्की सी डांट लगा देती है। लेकिन लॉयड कहता है कि इतना काफी नहीं है, इसकी जगह उसे डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन एशर उसे बताती है कि डिवाइन सॉर्सरी का यूज सिर्फ इविल से लड़ने के लिए करना चाहिए और उसे पूछती है कि क्या वो साथ में गाना गाना चाहेगा। लेकिन लॉयड सब कुछ छोड़ छाड़कर वहां से जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद चर्च के अंदर एक टीम आ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग बाहर भागने लगते हैं और तुम लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है, इस टीम को लॉयड ने समन किया था क्योंकि वो चाहता है कि एशर डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस टीम को हरा दे। तभी एशर लॉयड को बचा लेती है, लेकिन इस दौरान उसके सर में चोट लग जाती है और वहां से खून बहने लगता है। इसकी वजह से लॉयड को बुरा लगने लगता है और टीम वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद लॉयड ने सारी चीजें कन्फेस कर ली थी जिसकी वजह से सभी लोग उसे शैतान की औलाद बुलाने लगे थे और उसे चर्च से परमानेंटली बैन कर दिया गया। लेकिन एशर जानती है कि लॉयड दिल का बहुत अच्छा इंसान है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत समय बिताया है और वो उसे अपने साथ गाना गाने के लिए इनवाइट करना चाहती है। दूसरी तरफ लॉयड फादर के फेवरेट वेस्ट के टुकड़े को कचरे के डब्बे में डाल देता है। तभी उसकी नजर उसकी बहन सारिया पर जाती है जिसे 2 सड़क चाप गुंडे परेशान कर रहे थे और वो उसकी कुटाई करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन तभी सारिया उससे पूछती है कि क्या वो इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें बस तबला बजाना आता है और वो भी सिर्फ मुक्कों से, इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर सारिया उदास होकर वहां से जाने लगती है। बेबीलोन लॉयड से उसकी बहन के बारे में पूछता है। लॉयड बताता है कि वो म्यूजिकल प्रोडिजी है जो कि सारे इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही बेहतर तरीके से बजा सकती है, लेकिन म्यूजिक के अलावा उसे कुछ नहीं आता। तो उन दोनों की ज्यादा बातें नहीं होती। तभी वो गुंडा सारिया को हवा में उठा लेता है और कहता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजा सकता है और वो है लड़कियां। तभी वहां पर एशर आ जाती है और उसे रोकते हुए कहती है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन वो गुंडा उसी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जिस तरह की वो आवाजें निकाल रही थी वो सारिया को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ये सब देख के फादर को लगने लगता है क्योंकि रिसाइकल की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, लेकिन लॉयड को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो बेबीलोन उसे बताता है कि सारिया और एशर साथ में परफॉर्म करने वाले हैं और उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो भी उन्हें सुनता है वो उन्हें हील कर देता है। ग्रिम को लगता है कि शायद यही डिवाइन सॉर्सरी है और वो उसे कैंसिल होने नहीं दे सकता था। तो रैन से कहता है कि वो उन गुंडों को ठिकाने लगा दे। वहीं वो गुंडा अभी तक उन लड़कियों से अलग अलग आवाजें निकालने की तैयारियां कर रहा था। तभी रैन अपनी माना फोकस टेक्निक का यूज करती है और अपनी पावर से वहां पर ज्यादातर लोगों को सुला देती है। ये देखकर ग्रिम और लॉयड उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि माना फोकस की वजह से अब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पा रही है और साथ ही अपनी ट्रेनिंग की वजह से वो अपने पॉइजन को बेहोश करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन जब वो उसकी तारीफ कर रहा था वो दोनों गुंडे उठ पड़ते हैं और रैन उससे माफी मांगने लगती है क्योंकि वो उन दोनों को बेहोश नहीं कर पाई। वो दोनों लॉयड के ऊपर अटैक करने जाते हैं लेकिन वो जेड की टेक्निक का यूज करके उन दोनों को कहीं दूर टेलीपोर्ट कर देता है। लेकिन लॉयड कहता है कि उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसे नहीं पता कि उन दोनों को उसने कहां पर भेज दिया है। जो फादर को होश आता है लॉयड उसे बताता है कि उसके दोस्तों ने उन गुंडों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बेबीलोन के डर के मारे हालत खराब हो रखी है। ये तो नन्हा मुन्ना सा बालक है, जेड की टेक्निक कभी कुछ समय पहले देखी थी इसने और यूज भी कर रहा है उसे। तभी सारिया लॉयड को काफी गौर से देखने लगती है और कुछ सेकंड्स देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि वो है कौन, जो सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने छोटे भाई का नाम भूल चुकी थी। एशर बताती है कि सारिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो कि म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। भाई क्या खानदान है, सबके सब एक से एक नमूने हैं। एशर कहती है कि लॉयड गा सकता है तो उसे उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन सारिया को लगता है कि वो उनकी परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देगा क्योंकि उसने जरा भी प्रैक्टिस नहीं की थी और वो उसे कहती है कि वो उनके रिसाइकल को गौर से देखे। शायद वो रिचुअल के साथ डिवाइन सॉर्सरी यूज करने वाले हैं। मेज माना सिग्नेचर का यूज करके अलग-अलग चीजें बनाते हैं और वो रिचुअल के जरिए भी सेम चीजें कर सकते हैं जैसे नाच कर या फिर गाकर। उस वक्त लॉयड और बेबीलोन को कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं और अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं। फादर सभी को वहीं दे रहे थे और एशर और सारिया अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। सभी को उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की लग रही थी और ये देखकर ग्रिम समझ जाता है कि वो लोग डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर रहे हैं। तो वो लॉयड को उसकी तलवार दे देता है जिसकी मदद से वो मैजिक पार्टिकल को अब्सॉर्ब करता है और अब वो उसके माना सिग्नेचर को देख पा रहा था। लॉयड ने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी और उसे लगता है कि ये माना पार्टिकल्स सभी को हील कर रहे हैं। एक सेकंड ग्रिम, इससे तुम्हें नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, इस मैजिक स्पेल की खास एशर है और उसमें इतना माना नहीं है जो कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सके। मैं माना सिग्नेचर को नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। शायद ये कोई गॉड का सर्वेंट है। मैं जल्दी यहां पर वापस आऊंगा। जिसके बाद वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो उसके पास टेलीपोर्ट हो रहा था जो कि उसे कब से दिख रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। जाते जाते वो अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ बादल ही बादल थे। उन्हें समझ नहीं आता कि वो आखिर है कहां पर, तो इधर उधर भटकने लगते हैं और थोड़ी देर में उन्हें एक एंजल दिखती है जिसका नाम जिरल था और वो एक टेंपल के ऊपर बैठी हुई थी। यही तो है जो कि मुझे देख रहा था। लेकिन तभी उन लोगों को पता लगता है कि वो असल में उन दोनों लड़कियों को परफॉर्म करता हुआ देख रहा था क्योंकि वो उन दोनों का बहुत बड़ा फैन है और वो सिर्फ उनके पसीने की खुशबू सूंघने के लिए ह्यूमंस की दुनिया में जाने को तैयार है। भाई क्या बता दिया इसे। लॉयड उसके ऊपर बादल फेंकने लगता है जो देख के जिरल उसके ऊपर भड़क जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसे समझ नहीं आता कि एक ह्यूमन यहां पर कर क्या रहा है क्योंकि एक डायमेंशनल दीवार ह्यूमंस की दुनिया और पैराडाइज को अलग रखती है। लॉयड उससे कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, लेकिन एंजल को लग रहा था कि उसकी खूबसूरती को देखकर उन सबका दिमाग खराब हो गया है और वो कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो उसके पैरों को चूम सकते हैं। ये सब सुनकर ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो बकवास बंद करे और चुपचाप उन्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखाए, नहीं तो वो सबको बता देंगे कि वो एशर और सारिया के साथ क्या क्या करने की बातें कर रहा था। लेकिन जिरल कहता है कि वो जिसे चाहे बता सकता है और जैसे कि वो डीमन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जिरल कहता है कि वो डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता है लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इसके लायक है और उन दोनों को यहां से दफा होने को कहता है, लेकिन लॉयड जाने से मना कर देता है। तो जिरल अपने लक्स स्पेल का यूज करके डिवाइन सॉर्ड्स को समन करता है और उनसे लॉयड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड अपने बैरियर मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन रन से पूछता है कि जाने से पहले लॉयड ने कुछ कहा था। रन कहती है
कि उसने महसूस किया था कि कोई उसे घूर रहा है। बेबीलोन कहता है कि उसने कुछ और सेंस किया था और वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम वापस से उन दोनों की फाइट को देखते हैं जहां लॉयड जिरियल के अटैक्स को डिफेक्ट कर रहा था और कहता है कि डिवाइन सॉर्सरी काफी मजेदार है क्योंकि उसकी तलवारें स्टील जितनी मजबूत हैं और वो उसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो मैजिक नहीं बल्कि असली ऑब्जेक्ट जैसी है। तो वो अपनी तलवार को वापस ग्रिम को दे देता है। उसे लगता है कि लक्सस तलवारें मानव से बनी है और वो देखना चाहता है कि आखिर वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो वो हवा में कूद जाता है और जिरल के ऊपर 4 बड़े-बड़े मैजिक बॉल से अटैक करता है। उसके अटैक को देखकर जिरल की भी फाइट जाती है और वो ये देखकर हैरान था कि उसने रेल्म की दीवार में 4 छेद कर दिए हैं। तभी अचानक से लॉयड उसके पीछे आ जाता है। तुम अटैक को डॉज क्यों कर रहे हो यार? वो लॉयड के ऊपर तलवार घुमाता है और कहता है कि उसके लक्सस इनविंसिबल है लेकिन वो उसके कुछ मैजिक से अपने लक्सस को टच नहीं होने देना चाहता और इसलिए उसने उसके अटैक को डॉज किया था। वहीं उसे लग रहा था कि लॉयड उससे डर के भाग चुका है लेकिन वो तो टेंपल पर जाकर खड़ा हो रखा था और कहता है कि वो लक्स की मजबूती को चेक करना चाहता है। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचने की भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तुम्हारे अटैक्स छू भी नहीं पाएंगे, मैं सबको डॉज कर लूंगा। तो लॉयड जेड की टेक्निक का यूज करके जिरल के चारों तरफ पोर्टल्स बना देता है और एक ही बार चारों तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन जिरल किसी तरह उसके अटैक से बचकर निकल जाता है। उसने इस अटैक को भी डॉज कर लिया। लगता है मुझे कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी। जब सर ने इस टेक्निक को यूज कर रहा था वो वैसे ही इतना खतरनाक था लेकिन लॉयड के हाथों में पता नहीं क्या होगा इसका। लॉयड अगर तुम ऐसे करते रहे तो मर जाएगा। कैसी पागल वाली बातें कर रहे हो ग्रिम? याद है उसने कहा था उसका लक्स इनविंसिबल है, इससे क्या हो जाएगा? इसके बाद लॉयड एक पोर्टल बनाकर जिरल के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिरल फ्रेंड्स लॉयड तुम्हें नहीं मानना चाहते तो मैं तो यही होगा कि तुम मुझे डिवाइन सॉर्सरी सिखा दो। लेकिन जिरल फिर से कहता है कि उसका लक्स इनविंसिबल है और वो कभी उसे हिट नहीं कर पाएगा। एक सेकंड, अटैक करने से पहले मुझे टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करना पड़ रहा है इसलिए वो हर बार डॉज कर पा रहा है। जिरल कहता है कि उसने लॉयड की सारी ट्रिक्स देख ली है और वो लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। ये देख के ग्रिम को फिक्र होने लगती है, लॉयड की नहीं जिरल की। और जब जिरल लॉयड को हिट करने वाला था उसी वक्त लॉयड अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिरल उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसके डिफेंस टूट जाते हैं। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं हथियार डाल दो। लेकिन जिरल हार नहीं मानता और कहता है कि उसके लक्स टूट भले ही गए हों लेकिन वो इनफिनिट है और वो जितनी मर्जी बार उन्हें रिपेयर कर सकता है। ये सुन के लॉयड और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और जानना चाहता है कि वो कितनी बार उसे रिपेयर कर सकता है और वो फिर से जिरल के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है। ये देख के वो डर जाता है और कहता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था लेकिन लॉयड के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लॉयड देखता है कि जिरल ट्रांसपेरेंट हो रखा था और ग्रिम उसे बताता है कि ऐसे बींग्स माना से बने होते हैं तो सारा माना खत्म होने की वजह से वो ऐसा हो गया है। चलो मुझे ये तो पता लग गया कि वो ना ही इनविंसिबल है ना ही इनफिनिट लेकिन माना से फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। जिरल सोचता है कि क्योंकि वो तो मरने वाला है अब लॉयड डिवाइन सॉर्सरी नहीं सीख पाएगा लेकिन तभी लॉयड उसमें अपना माना ट्रांसफर करने लगता है और कहता है कि वो उसे डिवाइन सॉर्सरी सिखाए लेकिन असल में उसने कुछ ज्यादा ही माना दे दिया था क्योंकि वो पूरा हुआ भटूरा लगने लगा है। वहीं जिरल को लॉयड की पावर्स इंटरेस्टिंग लगती है और वो किसी तरह उन्हें छीनना चाहता है। मैं तुम्हें डिवाइन सॉर्सरी सिखा सकता हूं और हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन असल में वो उसे पोजेस करना चाहता है ताकि वो अर्थ पर जाकर उन दोनों कुड़ियों से मिल सके। वो अपने स्पेल से लॉयड की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि उसका प्लान काम कर गया लेकिन तभी उसे पता लगता है कि वो लॉयड का हाथ बन चुका है। ये देखकर ग्रिम उसके ऊपर हंसने लगता है। अरे बेवकूफ, लॉयड के पास तुमसे ज्यादा माना है तो उल्टा उसने तुझे ऑब्जर्व कर लिया। गधे। लॉयड उससे पूछता है कि क्या पैक्ट पूरा हो चुका है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई डिवाइन सॉर्सरी यूज करना चाहता है तो एक एंजल को कास्टर की सोल के ऊपर माना सिग्नेचर बनाना होता है और क्योंकि वो उसके साथ जुड़ चुका है वो अब डिवाइन सॉर्सरी का यूज कर सकता है और लॉयड को लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग और पावरफुल है। वहीं ग्रिम सोचने लगता है कि अब लॉयड के पास इतनी ताकत है कि वो नर्क और स्वर्ग दोनों पर राज कर सकता है। लेकिन तभी लॉयड कहता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद है लेकिन उसने डिवाइन सॉर्सरी को ज्यादा ही जल्दी सीख ली। इसके बाद लॉयड लक्स स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करने लगता है और जिरल उसे बताता है कि उसकी फॉर्म यूजर के ऊपर डिपेंड करती है और उसे सबसे पहले तलवार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लॉयड स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और क्योंकि जिरल उसके साथ जुड़ चुका था वो सेंस कर पाता है कि लॉयड बिल्कुल प्योर और इनोसेंट है, बिल्कुल उस इंसान की तरह जिसे वो काफी साल पहले मिला था। लेकिन जब लॉयड स्पेल को कास्ट करना खत्म करता है उसने एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना दिया था जो कि रेल्म को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देख के वो दोनों डर जाते हैं। प्रिंस लॉयड आप क्या कर रहे हैं? रुक जाओ। रुक जाऊं पर अभी तो ये बंदी पूरी भी नहीं हुई और जिरल को समझ आता है कि उसका लक्स इतना अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका माना पूल बहुत ज्यादा है और उसकी पर्सनैलिटी भी अलग है और वो मॉन्स्टर का लुक बिल्कुल एक आर्कएंजल के पंख जैसा था। अबे पागल आदमी, ये समय इंप्रेस होने का नहीं है, अभी किसी तरह से रोकना होगा। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि गार्डन में जाता है और वहां से उसे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे डिवाइन सॉर्सरी के बारे में क्लू मिल जाएगा और वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है लेकिन तभी एक आदमी उसके पास आ जाता है। क्या तुम यहाँ पर गुम हो गए हो? तुम्हें चर्च के अंदर वापस चले जाना चाहिए। बेबीलोन उससे पूछता है कि आखिर वो है कौन? वो बंदा कहता है कि वो एक पास्टर है। पास्टर बेसिकली किसी चर्च का लीडर होता है लेकिन बेबीलोन को उसके ऊपर यकीन नहीं होता क्योंकि उसने चर्च का कोई भी सिंबल नहीं पहना हुआ था। अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो, वो मैं पहनना भूल गया। ये देखो ये मेरे पास ही है। तभी वहां पर शीरो के साथ रहना चाहती है जो कि जब उस बंदे को देखता है उसके ऊपर घबराने लगता है। आपकी रोजरी थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? क्योंकि अगर आप चर्च के इतने समय से मेंबर हैं तो ये इतनी साफ तो नहीं होनी चाहिए थी। ये सुन के वो बंदा उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन तभी उसके पीछे लॉयड टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो बंदा लॉयड से भी लड़ने के लिए खड़ा था लेकिन लॉयड उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन जब जिरल उस बंदे को देखता है ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता है। इसके बाद वो एशर के पास जाते हैं जो कि उन्हें बताती है कि वेदर की वजह से उनकी परफॉर्मेंस रोकनी पड़ी। वहीं अपने दोनों स्टार्स को अपने सामने देखकर जिरल पगला रखा है। इसके बाद बेबीलोन एशर से उस गार्डन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वहीं पर मरे हुए पेट्स को दफनाया जाता है। क्या इसी वजह से वहां से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी? लेकिन फिर भी वो बंदा कौन था? अरे हां फादर अंकल, मैं चर्च से जा रहा हूं, मुझे भी इन सब पसरों में नहीं पड़ना चाहिए। लॉयड जो चाहता था वो उसे मिल चुका है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जो कि अपने रोजरी को और गंदा करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अपना ओरिजिनल खोने के बाद ये उसे नया मिला है। तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आने लगता है। फिक्र मत करो, उन लोगों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। जिस दिन का हमें इंतजार था वो जल्दी आने वाला है। इसके बाद जिरल लॉयड के दोस्तों को भी लक्स बनाने में मदद करता है। लॉयड कहता है कि जितने ज्यादा लोग इसका यूज कर पाएंगे उतने अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा और वो जिरल से कहता है कि वो उनके लिए भी एक पास बना दे ताकि वो बिना रिचुअल के डिवाइन सॉर्सरी को यूज कर पाए। वो तो सिर्फ मैंने आपके लिए किया था और एक और बंदे के लिए, मैं इनके लिए वो नहीं करूंगा। चलो वो सब ठीक है, तुम गिरन की तरह अपना साइज छोटा नहीं कर सकते ताकि कम लोगों का ध्यान ऊपर जाए। मैं कर सकता हूं पर मैं इस घटिया बकरे जैसा क्यों दिखूं? अब ये मत कहना, अपने साइज को तुम छोटा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सुन के जिरल चिढ़ जाता है और खुद को एक पीली सी बर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो प्रिंस लॉयड मेरी नई ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी? लेकिन लॉयड उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और अपने चाय पीने में व्यस्त है। इसके बाद जिरल हमें बताता है कि एशर प्यूरिफिकेशन क्लास की डिवाइन सॉर्सरी यूज कर रही थी जो कि इविल क्रीचर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वहां पर वो दोनों गुंडे आ जाते हैं जो कि लॉयड को देखकर उसके ऊपर अटैक करने वाले थे और हमें पता चलता है कि वो लोग लॉर्ड्स के रहने वाले हैं और गैलीलिया के लिए काम करते हैं। मास्टर लॉयड, मैं नहीं जानता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इनकी गलती के लिए मैं अपनी उंगलियां ऑफर करना चाहता हूँ। वहीं गुंडों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग इस छोटे से बच्चे से इतनी इज्जत की बात कर रहे हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं। लेकिन लॉयड अपनी ग्लो स्पेल का यूज करके उनका हृदय परिवर्तन कर देता है और वो दोनों बड़े ही अच्छे इंसान बन चुके हैं और वो लॉयड से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि जो उन्होंने उसकी बहन के साथ किया था उसके लिए भी माफी मांग लेंगे। वहीं जब जिरल को पता लगता है कि उन दोनों ने क्या किया था वो भी मारने के लिए जाने लगता है और उन लोगों से पूछता है कि रेन और बेबीलोन ने इन दोनों को क्यों नहीं पहचाना था। तालिया कहती है कि वो लोगों से थोड़ा दूर रहते थे इसलिए वो उन्हें नहीं जानते। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जो कि अभी तक चर्च में ही है और उसका बनाया हुआ खाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन पास्टर इस बात से दुखी था कि लॉयड एक दिन के बाद यहाँ से चला गया। वहीं जिरल ने बेबीलोन को भी डिवाइन सॉर्सरी सिखा दी है और जाने से पहले लॉयड ने उससे कहा था कि वो यहाँ पर सब चीजों का ध्यान रखे। इसके बाद लॉयड अपने घर में वापस आ जाता है। वहीं जिरल खुश था कि वो लॉयड के साथ आया है क्योंकि उसकी जिंदगी सोर्ड से भी ज्यादा मस्त है। लेकिन उसका खड़कपना यहाँ पे भी बाहर आने लगता है तो क्रीम खींच के उसे थप्पड़ मारता है। तभी एक कबर्ड से दूसरा लॉयड बाहर आता है जो देखकर जिरल कंफ्यूज हो जाता है। क्रीम उसे समझाता है कि एक वुडन डॉल है जिसे कि लॉयड ने अपने छोटे मोटे काम करने के लिए बनवाया है। ये सुन के जिरल सोचने लगता है कि वो वुडन डॉल को पोजेस कर सकता है और फिर मेज के साथ नहाने जा सकता है। लेकिन ये सुन के क्रीम फिर से उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर उसने डॉल को हाथ में लगाया तो उसे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। आगे लॉयड कह रहा होता है कि वो गूल्स को मारने जाएंगे क्योंकि डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करने के लिए एंडेड से लड़ना सबसे बेस्ट तरीका है। तभी वहां पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड उसे कहता है कि वो उसके साथ गूल हंटिंग पर चले और वो तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो ग्रेट डेन ब्रिज की तरफ जाने लगते हैं जहां की कहा जाता है कि बहुत सारे गूल्स होते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि उस जगह पर गूल्स रहते हैं क्योंकि उसके आसपास का एरिया बहुत ही चहल पहल वाला है। लॉयड सिल्फा से पूछता है कि क्या वो अपने सेंसेस का यूज करके गूल्स का पता लगा सकती है लेकिन सिल्फा कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि गूल्स और सड़े हुए खाने की स्मेल एक जैसी होती है। तभी वहां पर सेरिया और एशर आ जाते हैं जो कि उन्हें साथ में पैनकेक खाने के लिए इनवाइट करने आए थे। ये सुनते ही जिरल उनके साथ जाने के लिए उछलने लगता है लेकिन ग्रिम उसे चुप कराता है और कहता है कि उन्हें पहले गूल्स को हंट करना है और लॉयड भी पैनकेक्स खाना चाहता था तो वो उनके साथ चले जाते हैं और ग्रिम कहता है कि पहली बार है जब उसने लॉयड को इतना एक्साइटेड देखा था। लॉयड कहता है कि पैनकेक्स इतने ज्यादा टेस्टी होते हैं
कि उनका टेस्ट बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है और सारी उसे टिप्स देने लगती है कि उसे पैनकेक्स को कैसे खाना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग पैनकेक्स खाने लगते हैं और एशर उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे बताते हैं कि वो यहाँ पर गूल्स को हंट करने आए हैं। एशर उन्हें बताती है कि बहुत सारे लोगों ने चर्च का सहारा लिया है क्योंकि उनके ऊपर गूल्स ने अटैक किया था और उसे उन एरियाज के बारे में बताती है जहाँ पर गूल्स को देखा गया था। लेकिन जितने एडवेंचर्स भी उन्हें मारने के लिए गए थे वो सब अभी मिसिंग है। वही इन सब चीजों की वजह से सारिया नहीं चाहती कि उनकी परफॉर्मेंस फिर से कैंसिल हो जाए क्योंकि इस बार किंग और पोप दोनों उनकी परफॉर्मेंस को अटेंड करेंगे। आगे रन सभी गूल्स को हराने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो नहीं चाहती कि गूल्स बाकियों की जिंदगी को तबाह करना जारी रखें। इसके बाद वो ग्रेट ग्रीन ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं और रन को समझ नहीं आता कि यहाँ पर गूल्स आखिर होंगे कहाँ। तो लॉयड बताता है कि वो जरूर नालियों की तरफ होंगे। वहीं सेंसस तेज होने की वजह से शीरो और सिल्फा को पहले ही बदबू आने लगती है। लेकिन लॉयड अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसे मिसिंग एडवेंचर्स की फिक्र हो रही है, खासकर उसकी जिसे उसने पहले भेजा था। तो सोर्स में से टाउ बाहर आती है जो कि उसे गले लगा लेती है और वो खुश थी क्योंकि लॉयड को उसकी फिक्र हो रही थी। तभी सिल्फा उसके टकले पर मारती है और बताती है कि लॉयड यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी को टेस्ट करना चाहता था। आगे लॉयड उससे पूछता है कि क्या गूल्स के अंदर छुपे हुए हैं, पर टाउ उसे बताती है कि जब वो अंदर थी वो खो गई थी और उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जैसे उसने लॉयड की प्रेजेंस फील की वो वहां से बाहर निकल पाई। टाउ बताती है कि सोर्स के अंदर वो ची का यूज नहीं कर सकती तो वहां से जाने लगती है। बस इतनी सी बात, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो प्यूरिफिकेशन मैजिक का यूज करके वहां से सारे डार्क मायास्मा को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सोर्स के अंदर चले जाते हैं जहां जाने पर उन्हें पता लगता है कि लॉयड के मैजिक ने उस एरिया के अंदर सब कुछ साफ कर दिया था और इसकी वजह से टाउ पहले की तरह थकी हुई महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन चीजें अब इतनी ज्यादा चमचमा रही थी कि ग्रिम को उन सबसे तकलीफ होने लगती है और हवा साफ होने की वजह से टाउ भी की का यूज कर पा रही थी। तो वो अपनी स्पेशल डिटेक्शन स्किल का यूज करके एरिया को सर्च करने लगती है जिसकी वजह से उसे गूल्स की लोकेशन का पता लग जाता है। आगे टाउ को मेक के कपड़े देती है और वो उन्हें वहां पर ले जाती है जहां पर गूल्स थे। लेकिन शीरो लॉयड के प्यूरिफाई किए हुए एरिया से बाहर चला जाता है जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन फिर भी वो लॉयड के लिए अंदर चला ही जाता है। वहीं लॉयड को किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी तो वो स्पेशल डिटेक्शन को यूज करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसके पास टाउ आ जाती है और पूछती है कि वो उसकी स्किल्स का यूज कैसे कर सकता है। सिल्फा फिर से उसे हिट करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं लॉयड उससे पूछता है कि वो अपनी तलवार को क्यों नहीं लेकर आई। सिल्फा बताती है कि वो अपनी अच्छी खासी तलवार को साफ सुथरी रखना चाहती है। ये सुन के टाउ को लगता है ये परफेक्ट मौका है उनके कंपटीशन का। लेकिन सिल्फा इन सब में इंटरेस्टेड नहीं थी तो वो कहती है कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा वो लॉयड के साथ डेट पर जाएगा। ये सुन के सिल्फा भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। इसके बाद शीरो को चेस करते हुए वहां पर काफी सारे गूल्स आ जाते हैं। वो तीनों चोर यहां लड़ने के लिए तैयार थे लेकिन लॉयड उन्हें रोक देता है और डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उन तीनों को लक्सा के वेपन दे देता है ताकि वो उन्हें टेस्ट कर सके। सबसे पहले उन गूल्स से लड़ने टाउ पहुंच जाती है और एक करके 4 गूल्स को हरा देती है। लेकिन तभी सिल्फा आकर उसे रोक देती है और उसके किल्स को चुराने लगती है और बड़ी ही जल्दी उसका भी स्कोर 4 पहुंच जाता है। टाउ उसे कहती है कि वो अपने रास्ते जाए लेकिन सिल्फा उसे समझाती है कि वो तो बस वेपन को टेस्ट कर रही है। और हाँ, एक और बात, तुम्हारे किल्स काउंट नहीं करते, तुमने अपने वेपन का यूज नहीं किया था। जिसकी वजह से वो दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं और लगातार एक दूसरे के किल्स चुराते ही जाते हैं। उन दोनों को देख के लग रहा था जैसे उनकी टक्कर बराबर की हो। लेकिन रन बेचारी पीछे रह गई थी क्योंकि वो तो उनसे कैजुअली लड़ रही है और वो भी लॉयड के साथ डेट पर जाना चाहती थी। तो वो अपने वेपन को पॉइजन से एन्चेंट करती है और एक गूल के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उस गूल से का छोटे ही उसका वेपन ही टूट जाता है। अच्छा, मतलब अगर डिवाइन सॉर्सरी में कुछ छेड़छाड़ की जाए तो वो कमजोर हो जाती है। थैंक्स रन, तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया है। इसके बाद वो फिर से उसे एक वेपन पकड़ा देता है। रन को लगता है कि ये पहले वाला ही वेपन है लेकिन जब वो गूल को हिट करती है इससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि वो पहले से ही पॉइजनस है। ये असल में पॉइजनस नहीं है बल्कि वेपन के अटैच होते ही उसकी प्यूरिफिकेशन एबिलिटी उस टूल के अंदर फैलने लगती है। अब डिवाइन सॉर्सरी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अब वो लॉयड के हाथ लग चुकी है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां गूल्स को मारना जारी रखती हैं और हम देखते हैं कि उन तीनों के स्कोर बराबर हो जाते हैं जिसकी वजह से कंपटीशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है और वहां पर सिर्फ एक ही गूल बचा था। लेकिन जब वो तीनों उसके ऊपर अटैक करने जाती हैं वो गूल एक झटके में ही उन्हें पीछे ढकेल देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने फादर को गले से पकड़ा हुआ था। मुझे सिक्योरिटी पहले ही बढ़ा देनी चाहिए थी, कुछ पहले आ चुके हैं। और वो उस छोटे से बूथ से कहता है कि वो फादर की बॉडी पर कब्जा कर ले ताकि वो चर्च में फ्रीली घूम सके। लेकिन एशर भी इन सब चीजों को देख लेती है और घबराई हुई उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं वो तीनों लड़कियां घायल होने के बावजूद भी फिर से उठती हैं। वहीं रन को एक धागा दिखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। टाउ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाती है लेकिन तभी अचानक से वो उसके सामने ही बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन एंड वक्त पर सिल्फा वहां आकर उसे बचा लेती है और टाउ उसे बताने की कोशिश करती है कि वो अपने पैर को मूव नहीं कर पा रही थी। तो सिल्फा उसे बताती है कि उसे अपने हाथ भी अजीब से महसूस हो रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर धागा फेंकता है लेकिन लॉयड उसे कैच कर लेता है और जब वो उसकी पावर्स को सेंस करता है उसकी डर के मारे बुरी हालत हो जाती है। मौका देखकर वो तीनों लड़कियां उसके ऊपर साथ में अटैक करती हैं लेकिन वो इसे भी डॉच कर लेता है। दूसरी तरफ लॉयड उस धागे को एनालाइज कर रहा था और उसे पता लगता है कि एक स्पाइनल थ्रेड है। रन बताती है कि उसने भी उस धागे को देखा था और उसने उस मॉन्स्टर के बारे में पहले भी सुना हुआ है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जब जेड रन को न्यूरॉन ब्लाइडेड के बारे में बता रहा था जिसकी बॉडी मानव से बनी हुई स्पाइनल थ्रेड्स बनाती है। जब वो थ्रेड किसी इंसान के शरीर को छूता है वो मॉन्स्टर उस हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। उसके पूरे शरीर पर स्पाइनल थ्रेड्स लिपटे हुए हैं जिनके ऊपर अटैक्स को डॉच करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए माना सिग्नेचर लगा हुआ है। इसकी वजह से उसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ज्यादा है। सिविल वॉर के दौरान उसे बायोलॉजिकल वेपन की तरह भेजा गया था और उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसे मार दिया चाहे वो उसके साथ ही क्यों ना हो। तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। यहाँ तक कि दिल में गोली मारने के बाद भी वो जिंदा बच गया था। आखिर में एक क्लिप पर धमाका करके उसे समुद्र में गिरा दिया गया और पूरे समय वो बुरी तरह से तड़प रहा था। वहीं प्रेजेंट में वो तीनों लड़कियां स्पाइनल थ्रेड्स को देख पा रही थी। वहीं सिल्फा को समझ नहीं आता कि वो मूव कैसे कर पा रहा है जबकि उसकी मौत पहले ही हो गई है। रन को लगता है कि शायद ये उसकी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस की वजह से है लेकिन लॉयड को नहीं लगता कि वो कूल है क्योंकि उसके पास अभी भी उसकी पुरानी मेमोरीज हैं। टाउ कहती है कि उन्हें ये सब छोड़कर बस उसके ऊपर अटैक करने पर फोकस करना चाहिए और वो उसके थ्रेड्स को डॉच कर लेंगे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो थ्रेड्स उनके चारों तरफ है जिसके बाद वो उन्हें जमीन पर पटक देता है। इसके बाद हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसे वो रेड कहता है कि वो एशर को पोसेस करना चाहता है क्योंकि उसका फिगर उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो गोस्ट उसे पोसेस करने जाने लगता है लेकिन तभी बेबी लॉन उसके ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही उस आदमी के हाथ में भी चाकू फंसा देता है। लगता है तुम भगवान के रास्ते से भटक गए हो, मेरे साथ भजन गाना चाहोगे। मेरे पास इन सब फालतू चीजों का समय नहीं है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी को अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वहीं तीन सेक्सी लड़कियों को नीचे गिरा हुआ देखकर जिरल को उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। वहीं वो तीनों लड़कियां फिर से उठ खड़ी होती हैं और वो उसके लड़ने के तरीके को समझने लगी थी। वो फिर से अपने स्पाइनल थ्रेड से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो तीनों उससे बचकर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो तीनों के अटैक को ब्लॉक कर देता है और मुक्का मार के टावर रन को वहां से दूर फेंक देता है। सिर्फ अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और क्योंकि उसके दोनों हाथ फंस चुके थे रन उसके ऊपर चढ़ के अपने पॉइजन का यूज करती है। लेकिन जिरल कहता है कि पॉइजन गूल्स के ऊपर काम नहीं करता। लेकिन तभी वो गूल जमीन पर गिर जाता है और लॉयड समझ जाता है कि रन ने न्यूरोटॉक्सिन का यूज किया था यानी उसने उसे पैरालाइज कर दिया है और इससे पहले कि उसका असर कम होता टाउ उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन अटैक करने के दौरान उस मॉन्स्टर का कंट्रोल वापस आ जाता है और टाउ बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉच कर पाती है और हम देखते हैं कि उसकी स्पाइनल थ्रेड्स चीजों को काट भी सकती हैं। टाउ अपनी स्किल का यूज करके उसके धागों को पकड़ लेती है और फिर अपनी ग्लव के साथ उसे सिल्फा की तरफ फेंक देती है और सिल्फा अपने लाइन्स रोड टेक्निक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है। रन को लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा अटैक करने से पहले ही उसके रिफ्लेक्सेस वापस आ गए थे। दूसरी तरफ ब्लाइडेड वहां से भागने की कोशिश कर रहा है जो कि अपने मास्टर के पास जाने से पहले सरफेस पर मजे करना चाहता था लेकिन तभी लॉयड उसके ऊपर अटैक करके उसके पैर को उड़ा देता है। लॉयड को अपने सामने देखकर उस मॉन्स्टर की फट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के लिए लॉयड ने सूसू जाने का बहाना बनाया था। वहीं वो मॉन्स्टर अपनी पुरानी जिंदगी को याद करने लगता है जहां उसके साथ सिर्फ अन्याय हुआ था और ऐसे ही दुख भरी जिंदगी जीते जीते उसकी मौत हो गई। पर क्योंकि एक उसके तौर पर भी वो कमजोर था, वो किसी ताकतवर इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका बदला अधूरा ही रह गया। लेकिन तभी उसे उसका मास्टर मिला जिसने उस मॉन्स्टर की बॉडी उसे दिखाई और उस बॉडी का यूज करके उसने उन सबसे बदला ले लिया जिसने उसे सताया था। लेकिन इसके बाद उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था तो वो अपने मास्टर के पास वापस आ गया और उसका मास्टर ही उसकी दुनिया बन गया। इसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां लॉयड अपने लक्सा का यूज करके एक जायंट एंजल को समन करता है। उसे देखकर ब्लाइडेड और भी ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने मास्टर की याद आती है और उसे लगता है कि लॉयड उनके लिए खतरा हो सकता है। तो डर के मारे कांपने के बाद भी वो उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो अपने पैर को वापस से सिल के जोड़ लेता है और लॉयड के ऊपर अटैक करने जाने लगता है। वो एंजल के सभी अटैक को डॉच कर रहा था लेकिन इस दौरान उसका एक हाथ कट जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं रुकता और लॉयड की तरफ बढ़ता ही जाता है। लेकिन लॉयड के पास जाकर उसके बैरियर से टकरा जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पास जीतने का कभी कोई चांस था ही नहीं। लेकिन जब वो गिरने वाला था वो एंजल उसे कैच कर लेती है और लॉयड ये देखकर खुश था कि उसने फाइनली ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना बंद कर दिया है। तुम
तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? लॉयड उसे बताता है कि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक सेकंड, तुम बात कर सकते हो? तुम ये पहले नहीं बता सकते थे। लगता है मैंने जितना करना था उससे ज्यादा डैमेज हो गया। इसके बाद लॉयड उससे पर्सनल सवाल करने लगता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है। ये सब सुन के ब्लाइंड इमोशनल हो जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो रोने भी लगता है। वहीं ग्रिम और जेरल उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि फाइट के 4 होने के बावजूद भी वो लॉयड से लड़ रहा था। लॉयड से लड़ने में बहुत हिम्मत लगी थी। मेरी पिछली जिंदगी की मुश्किलें इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं लॉयड जैसे इंसान का हाथ भी छुपाऊंगा। तभी ब्लाइंड याद करता है कि उसके मास्टर ने उसे लूमा मैक्सिमा नाम की स्पेल दी थी जो कि अगर टूटती है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी आत्मा भी तबाह हो जाएगी। वहीं वो पिल टूट जाती है जिसकी वजह से वहां काफी तेज रोशनी होती है और उसका पूरा शरीर राख में बदल जाता है। दूसरी तरफ उस आदमी को पता लग जाता है कि न्यूरॉन ब्लाइंडेड हार चुका है। उस स्पेल की वजह से ग्रिम घायल हो गया था तो लॉयड उसे हील करने लगता है। वहीं जेरल को समझ नहीं आता कि वो मॉन्स्टर लूमा मैक्सिमा का यूज कैसे कर पा रहा था क्योंकि वो काफी एडवांस स्पेल है और उसे बहुत कम बींग्स यूज कर पाते हैं। मरते हुए उस ब्लाइंडेड की आवाज लॉयड को सुनाई देती है जो उसे कहता है कि वो उसके मास्टर को संभाल ले। इसके बाद लॉयड उसकी तलवार को उठा लेता है। दूसरी तरफ बेबीलोन एशर से कहता है कि वो फादर को लेकर यहां से चली जाए, लेकिन एशर को उसकी फिक्र हो रही थी तो वो कहता है कि वो उसकी फिक्र न करे, यहां पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है तो उसे किसी को मदद के लिए भी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एशर वहां से चली जाती है। वहीं बेबीलोन यहां पर किसी और को नहीं आने देना चाहता था क्योंकि उसे लगता है कि इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन तभी बेबीलोन देखता है कि वो कब से जमीन को भी घूरे जा रहा है। मेरे बाप थोड़ी देर और ऐसे रुक जा, एशर के जाते ही मैं भी 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो बेबीलोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बेबीलोन हवा में जंप करके उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जब लॉयड ने बेबीलोन को चर्च का ध्यान रखने के लिए कहा था क्योंकि उसकी जिंदगी खतरों का सामना ही बीतते हुए गई है तो किसी भी खतरे को पहले पहचान सकता है और कहता है कि वो उसके ऊपर भरोसा करता है। बेबीलोन उस बंदे के अटैक को डॉज करता है लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है क्योंकि वो आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसे लगता है कि लॉयड ने जरूर उसे कोई बफ दिया होगा और वो उस आदमी के पीछे पहुंच जाता है। वो जानता है कि उसके अटैक्स उस आदमी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो लॉयड की तरह ग्लो स्पेल का यूज करता है ताकि वो उस बंदे का हृदय परिवर्तन कर सके। लेकिन उसके पास इतना माना नहीं था जो एक ही अटैक काम कर पाता तो वो उसी सेम स्पेल को लगातार कास्ट करने लगता है और उसे लगता है कि इतनी रोशनी में वो आदमी भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी वो आदमी बेबीलोन की छाती के ऊपर अटैक कर देता है जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसने आदमी का ध्यान इतनी देर के लिए भटका दिया था कि एशर फादर को लेकर वहां से दूर जा चुकी है। तभी अचानक से वो फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि जब उस आदमी ने उसके ऊपर अटैक किया था उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके अपने ऑर्गन्स को बचा लिया था। वो अपने मसल्स को भी ट्विस्ट करके उनकी ताकत बढ़ा सकता है और वो अपनी पूरी पावर से उस आदमी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उस अटैक की वजह से उल्टा बेबीलोन ही घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो पागलों की तरह अटैक करता ही जाता है लेकिन इससे उस आदमी का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो उसके ऊपर अटैक करके सीधा दीवार में दे मारता है। उसे बेबीलोन की बॉडी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इसके बाद वो अपने लक्ष्य का यूज करके काफी सारे सॉर्ड्स को समन करता है जो कि चर्च में चारों तरफ फैले हुए थे। दूसरी तरफ बारिश से बचने के लिए काफी सारे एडवेंचर्स किले में रखे हैं। तभी वहां एशर आ जाती है। रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम कैटरीना है उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है और कुछ एडवेंचर्स उसके पास आकर पूछते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि बेबीलोन ने उसे मदद बुलाने से मना किया था तो वो उनसे कहती है कि सब कुछ ठीक है, पैस्टर सिर्फ बारिश में फिसल गया था। वो अपने फादर का ध्यान रखने को कहती है और खुद बेबीलोन की तरफ जाने लगती है और सोचती है कि उसे बेबीलोन को बचाने का कोई तरीका ढूंढना ही होगा और भगवान से मदद मांगने लगती है और उसके बदले में वो अपनी जिंदगी भी देने को तैयार थी। लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो बेबीलोन को बचाने के लिए क्या कर सकती है। तभी वहां पर लॉयड आ जाता है और कहता है कि वो गिल की तरफ ही जा रहा था। तभी एशर रोने लगती है और लॉयड से कहती है कि वो बेबीलोन को बचा ले। लेकिन तभी वो कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो लॉयड को क्यों ऐसा कह रही है और उसे कहती है कि जो भी उसने कहा वो भूल जाए। लेकिन तभी लॉयड वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बेबीलोन को देखते हैं जिसके शरीर में जगह-जगह पर काफी सारी तलवारें घुसी हुई हैं और वहां पर लॉयड पहुंचा हुआ था जिसे लगता है कि वो काफी लेट हो गया। वहीं बेबीलोन स्वर्ग में पधार चुका है और वो इस बात से खुश था कि उसने एशर को बचा लिया। तभी उसे जेड दिखता है जिसके साथ वो पार्टी करना चाहता था। लेकिन तभी उसे एशर के गाने की आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कि अभी उसके मरने का समय नहीं हुआ है और वो म्यूजिक को फॉलो करने लगता है और वापस से उसे होश आ जाता है। उसे ऐसा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं एशर बेहोश हो जाती है क्योंकि वो काफी समय से उसे हील कर रही थी। वो उसे बताते हैं कि जब लॉयड उसे यहां पर लेकर आया था तब से अब तक 3 दिन बीत चुके हैं। लॉयड और जेरल ने 10 घंटे लगातार उसके ऊपर हीलिंग मैजिक कास्ट किया था लेकिन तब भी उसे होश नहीं आया। जिसके बाद एशर लगातार अपनी सिंगिंग से उसे हील करने की कोशिश करती रही। गलीलिया उसे कहता है कि बहुत अच्छा हुआ जो आज वो उठ गया। तभी वहां पर लॉयड आ जाता है। समय है जबरदस्ती उठाने के एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करने का। लेकिन वो देखता है कि बेबीलोन को होश आ चुका था। ओह तुम्हें होश आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें देख के नहीं लगा कि तुम खुश हो। बेबीलोन उसका शुक्रिया अदा करता है लेकिन लॉयड कहता है कि उसे एशर और जेड का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो उसे हील करती रही और अगर वो जेड का मैजिक यूज नहीं कर पाता तो वो सच में मारा जाता। इसके बाद बेबीलोन उसे उस बंदे के बारे में सब कुछ बता देता है और जेरल को यकीन नहीं होता कि उसे ऐसा घटिया इंसान लक्ष्य का यूज कर सकता है। इसके बाद बेबीलोन उन्हें बताता है कि उसने लगातार 30 ग्लो स्पेल्स को कास्ट किया था लेकिन वो उसके दिल को जरा सा भी नहीं बदल पाया। तो लॉयड को लगता है कि उस आदमी के हिसाब से वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है क्योंकि प्यूरिफिकेशन मैजिक तभी काम करता है जब सामने वाले को पता हो कि वो गलत है। इसके बाद वो पास्टर से बात करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी आखिर चाहता क्या है क्योंकि वो सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में कुछ बात कर रहा था। तालिया देखती है कि लॉयड बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह लग रहा है और वो उसे कुछ कपड़े पहना देती है जिसमें लॉयड उसे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। पर गलीलिया उसे कहता है कि उसका मास्टर उनका खिलौना नहीं है। इसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी गाड़ी में पहुंच जाते हैं जहां वो चर्च की रखवाली करने के लिए ताऊ का शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि यहां पर कुछ हुआ तो नहीं था। ताऊ उसे बताती है कि यहां पर कैटरीना आई थी। वो ये सब उसे बता ही रही थी। तभी कैटरीना वापस से वहीं पर आ जाती है और वो गुस्से में थी। वो उन्हें बताती है कि उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए उसने चर्च के हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया था जहां वो अपनी असिस्टेंट से उस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जो उसे बताती है कि वो आदमी लक्ष्य का यूज कर रहा था। लेकिन ये सुन के बाकी के प्रीस्ट गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनमें से कोई भी वो मॉन्स्टर हो सकता है। इसके पीछे जरूर किसी की चाल होगी और वो लोग उससे पूछते हैं कि रूमर किसने फैलाया। तो वो लड़की उन्हें बेबीलोन के बारे में बताती है जिसने उस आदमी से लड़के चर्च को बचाया था लेकिन वो पहले क्रिमिनल रह चुका है। तो बाकी के प्रीस्ट कहते हैं कि वो उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते और वो वापस मैसेज भेजता है कि अगर वो चर्च पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उनके पास इसका पुख्ता सबूत होना चाहिए और इसकी वजह से गिलियम की मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और लॉयड कहता है कि उन्हें बस सबूत ढूंढने हैं और वो टालिया और गालिलियो को खुदाई पर लगा देता है। लेकिन पास्टर कहता है कि ये पवित्र जगह है जहां पर वो अपने पेट्स को दफनाते हैं तो ऐसे ही इसकी खुदाई नहीं कर सकते। लॉयड शीरो की नाक का यूज करना चाहता है लेकिन किसी वजह से वो उसे अवॉइड कर रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। वो अपनी कर्स्ड स्पीच का यूज करके कौवों की मदद मांगता है और उसी वक्त वहां पर सारिया रैन और सिल्फा के साथ पहुंच जाती है। वो खुश थी कि एशर सेफ है लेकिन उनकी प्रैक्टिस पर ना आने के लिए उसे सजा भी देने लगती है। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि क्या वो रिसाइकल के लिए तैयार है लेकिन बेबीलोन कहता है कि उसके सर पे अभी भी खतरा हो सकता है तो उसे रिसाइकल पर नहीं जाना चाहिए। तो सारिया के लिए परफॉर्म करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ वो कौवे एक टाइल पर चोंच मार रहे थे जिस पे जब सिल्फा हाथ रखती है वहां से एक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है जिसके बारे में वहां पर कोई भी नहीं जानता था। लॉयड देखता है कि वो दरवाजा स्पेशल लकड़ी से बना है जो कि हर तरह के माना और की को ब्लॉक करता है और इसी वजह से इसे पहले किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। क्रो बाकी सबसे कहता है कि उन्हें यहीं पर रहना चाहिए लेकिन एशर उनके साथ जाना चाहती थी। बेबीलोन उसे याद दिलाता है कि अंदर खतरा हो सकता है तो उसे यहीं पर रुकना चाहिए लेकिन टालिया उसे घसीट कर ले जाने लगती है और कहती है कि वो एशर की फैन बन चुकी है और वो नहीं चाहती कि उस घटना का असर उसकी सिंगिंग पर हो। इसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं और एशर सोच रही थी कि उसे अपने डर पर जीत हासिल करके आगे बढ़ना होगा नहीं तो वो कभी दोबारा गाना नहीं गा पाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरो भी डरा हुआ है लेकिन वो याद करता है कि एशर कितनी बहादुर थी और वो लॉयड को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहता था तो वो भी बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वहीं बेसमेंट के अंदर जाने पर उन्हें भयानक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिखते हैं। ये सब देखकर एशर की बुरी हालत हो जाती है और सिल्फा को लगता है कि वो उस आदमी के बेस में है और उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ पर वापस आने वाला है क्योंकि उसने वो लड़ाई उनके ठीक ऊपर ही की थी। तभी रैन को एक एक्सपेरिमेंट दिखता है जो कि बिल्कुल उन गूल्स जैसा दिख रहा था जिनसे वो सूअर्स में लड़े थे और सिल्फा देखती है कि उनमें से गूल के हाथ में क्लॉ लगी हुई थी। तो लॉयड को लगता है कि वो आदमी सिंथेसिस का यूज कर रहा है जिसमें जिंदा क्रीचर से उनके सेल्स लिए जाते हैं ताकि उनसे लैब के अंदर लिम्स को ग्रो किया जा सके और इसको लोगों की बॉडी के अंदर डालना शायद ये भी उसके सिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ही होगा। एशर को समझ नहीं आता कि चर्च के नीचे ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। वहीं सिल्फा समझ जाती है कि जिन क्रीचर से वो लड़े थे वो असली गूल नहीं थे बल्कि उस आदमी के बनाए हुए एक्सपेरिमेंट्स थे यानी वो असल में काइमेरास थे। लॉयड को लगता है कि वो बहुत ज्यादा घटिया आदमी है लेकिन वो ये देखना चाहता है कि उसका शरीर कैसा दिखता है क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट से उसने कुछ कमाल का ही बनाया होगा। गालिलियो और सिल्फा लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं जो सुन के लॉयड जरा भी खुश नहीं होता और वो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी एक क्रीचर उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो क्रो अपनी कर्स स्पीच का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक करता है और वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक लामिया थी। लॉयड क्रो से कहता है कि वो उसकी जान ना ले और वो उनके ऊपर अटैक करना जारी रखती है जिससे लॉयड को पता लगता है कि वो एक क्लास स्पेल का यूज कर रही है और वो गालिलियो से कहता है कि वो
सबको अपने वेब से प्रोटेक्ट करे। रन लामिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक बैरियर कास्ट करके खुद को बचा लेती है, लेकिन तभी क्रो उसके ऊपर अटैक करके उसके बैरियर्स को तोड़ देता है और उसका मुंह सीधा जमीन पर दे मारता है। सभी लोग ये देखकर इम्प्रेस थे कि क्रो ने अकेला उसे हरा दिया और रन कहती है कि उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। लॉयड उन्हें बताता है कि उसका आधा शरीर भले ही एक मॉन्स्टर का हो, लेकिन वो असल में एक ह्यूमन है। यानी उस आदमी ने उस लड़की के जिंदा रहते ही उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रन को समझ नहीं आता कि वो उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्रो उसे तकलीफ से छुटकारा देने के लिए मारने वाला था, लेकिन एशर उसे रोक देती है और लामिया से कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लामिया उसे हिट कर देती है। पर एशर जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे पता है जब इंसान बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है तो कैसा लगता है। एशर उसकी मदद करने के लिए कुछ करना चाहती थी, तभी उसे सारिया के पियानो की आवाज आती है और वो उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेबीलोन के लिए उसने लगातार 12 घंटे गाना गाया था और उसके पास माना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रही थी और उसके गाने से लामिया शांत हो जाती है और वो याद करती है कि जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे तब हमेशा उसे यही गाना सुनाई देता था। उसके गाने की वजह से ही दर्द के मारे वो पागल नहीं हुई और एशर के गाने ने कई बार उस आदमी को एक्सपेरिमेंट्स करने से भी रोका था और वो उसे मारने के लिए माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो अपनी इंसान ही है। एशर उसे गले लगाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि वो हमेशा उसके इतने पास थी फिर भी उसे नहीं बचा पाई। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड लैब के बारे में आर्थर को बता देते हैं और उन्हें पता चलता है कि लामिया अपना नाम भी भूल चुकी थी और शायद ये उस आदमी के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हुआ था। लेकिन लॉयड को लगता है कि वो जरूर कोई एडवेंचर होगी क्योंकि वो मैजिक का यूज कर सकती है। उसे लगता है कि ऐसे शरीर के साथ वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती, तो गालिलिया उसे लॉटस में इनवाइट करता है और कहता है कि वहां पर खुशी से जी सकती है, जो सुन के वो खुश हो जाती है। इसके बाद लॉयड उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो उसे उस आदमी की रोसरी दे देती है और कहती है कि उसने उसे लैब में छोड़ दिया था। वो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन वो गॉड से नफरत करता है। लॉयड उसे वो नोट्स देता है जिसमें उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था। एशर कहती है कि ऐसी चीजों को उसे दोबारा नहीं देखना चाहिए, पर लॉयड उसे समझाता है शायद इन नोट्स की वजह से वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सके। उसकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स माना सिग्नेचर्स की वजह से चल रही है, लेकिन उसे अभी ये सब समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो एक बार ये सब कुछ समझ गई तो वो अपनी बॉडी को वापस से ह्यूमन जैसा बना सकती है। तो वो रिसर्च नोट्स को उठा लेती है और कहती है कि वो वापस ह्यूमन बनने के लिए पूरी कोशिश करेगी, लेकिन एशर दुखी हो जाती है और वहां से भाग जाती है। वहीं गालिलिया और क्रो प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे और वो उसका नाम रखना चाहते थे। तो लॉयड कहता है कि अब से वो उसे लामी बुलाएंगे। दूसरी तरफ एशर ये देखकर हैरान थी कि सारिया अभी तक चर्च में है। सारिया कहती है कि वो अपनी प्रैक्टिस से थोड़ा सा ब्रेक ले रही है, तभी एशर कहती है कि वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहती है क्योंकि गाना गाने के अलावा वो किसी और चीज में अच्छी नहीं है। तो सारिया कहती है कि उन्हें एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करनी चाहिए। इसके बाद वहां पर प्रिंस एल्बर्ट आता है जो उन्हें बताता है कि फेस्टिवल कैंसिल हो चुका है, जो सुन के वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं। एल्बर्ट कहता है कि उस आदमी को अभी तक कुछ नहीं पता है तो वैसा फेस्टिवल नहीं रख सकते। वहीं वो तीनों लड़कियां हीरो को एक पट्टा पहना देती हैं जिसमें वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, लेकिन जब वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं वो बाहर नहीं आ रहा था और उनकी चर्च से परेशान होकर सिर्फ उनकी कुटाई कर देती है। इसके बाद सिर्फ उस रोजरी को देखती है और फादर बताता है कि ये सिर्फ 12 चर्च के पास्टर्स को मिला था, लेकिन उनमें से ये किसका है वो ये पता नहीं लगा सकते। वहीं जनरल और ग्रिम सोच रहे थे कि उन्हें अब यहाँ क्या करना चाहिए, तभी टाउ चेस बोर्ड निकाल लेती है और कहती है कि वो लोग चेस खेलेंगे। तो सिल्फा धीरे-धीरे उनके पास आती है और उनके चेस बोर्ड को खराब करके उनसे कहती है कि वो यहाँ पर वक्त बर्बाद करना बंद करें। इसके बाद वो लोग बात करते हैं कि कैसे वो आदमी बिना किसी इनकांटेशन के डिवाइन सॉर्सरी को कास्ट कर रहा था और ये सिर्फ बिशप ही कर सकते हैं। जनरल बताता है कि उसने सिर्फ पोप को पास किया था, लेकिन उसने जरूर इसे 12 बिशप के साथ शेयर किया होगा जैसे कि लॉयड ने बाकियों के साथ किया था। एल्बर्ट को लगता है कि शायद पोप की जान पर खतरा है, लेकिन वो क्योंकि बेबीलोन की टेस्टिमनी को नहीं मान रहे हैं तो फेस्टिवल को कैंसिल नहीं करेंगे, तो उन्हें साथ में मिलकर 12 के 12 बिशप्स पर नजर रखनी होगी। उसी दिन की रात को हम एक बिशप को देखते हैं जिसका नाम मैना है। वो एक सिस्टर को रोकती है जो कि पोप के लिए एल्बर्ट का लिखा हुआ लेटर लेके जा रही थी। वो कहती है कि ये पोप के लिए है, लेकिन फिर भी वो उसे लेटर लेकर उसे पढ़ने लगती है और पढ़ने के बाद स्माइल करती है। वो एक रूम में जाती है जहां पर एक सीक्रेट दरवाजा था जो कि सीधा उसे उस आदमी के बेस पर लेके जाता है। वो उसे लेटर के बारे में बताती है और कहती है कि एल्बर्ट चर्च की फैसिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। पोप और बिशप्स को अलग-अलग ग्रुप में बांटकर उसे लगता है कि लामिया ने जरूर उन्हें इंफॉर्मेशन दी होगी और उस लाइट का सिर्फ उसके पास हाथ ही बचा है क्योंकि उसका बाकी का शरीर राख में बदल चुका है, लेकिन वो उसके हाथ को अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसके पास फाइनल थ्रेड्स की ताकत आ जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जिस लैब को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था वो बस इसका छोटा सा हिस्सा थी और अभी भी उसके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और कैमरास जिंदा हैं और वो अपने प्लान को फेस्टिवल के दौरान एक्जीक्यूट करेगा। पोप गीटान फेस्टिवल के लिए अपने सभी बिशप्स के साथ पहुंचता है, लेकिन सिल्फा उसे बताती है कि उसकी वेलकम परेड कैंसिल कर दी गई है और उसके सारे बिशप्स उनके लोग गार्ड करेंगे। लेकिन गामो गुस्सा हो जाता है कि पोप से वो लोग उन्हें दूर कर रहे हैं, लेकिन गीटान उसे समझाता है कि एल्बर्ट का प्लान है ताकि वो पोप को प्रोटेक्ट कर सके। सिल्फा उन्हें भरोसा दिलाती है कि उनकी टीम उन्हें प्रोटेक्ट करेगी और उन्हें अपने कैरेज में जाना चाहिए। तो सभी लोग अपने कैरेज में जाने लगते हैं और सिल्फा एना के पास आती है और कहती है कि उसकी रखवाली वो करेगी। एक बिशप जिसका नाम वॉट था वो कहता है कि उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जो भी उसके सामने आएगा वो खुद उसकी कुटाई कर सकता है। डांटे उसे चुप कराता है और कुछ ज्ञान भरी बातें करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आता। मैं 5वीं फेज से और क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। जो सुन के वो उसके ऊपर भड़क जाता है। रन उसे कहती है कि अब जाने का समय हो चुका है, लेकिन बहुत सभी जाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बिशप जिसका नाम मेलिसा था वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है। वहीं टाउ किसी हैंडसम बिशप को गार्ड करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ दो जुड़वा टकले लगते हैं। वहीं ज़ेलस बेबीलोन को पहचान जाता है कि उसी ने उस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया था और उसे यकीन नहीं होता कि वो एक चर्च का मेंबर है। वहीं दूसरी तरफ तालिया गामो को प्रोटेक्ट करने वाली थी और वो अपने साथ दारू लेकर आई है। दूसरी तरफ चर्च में किंग एल्बर्ट के साथ है जो उसे बताता है कि गिटान जल्द यहाँ पर पहुंचने वाला है, जो कि उसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। बिशप्स को अलग करना शायद बेस्ट प्लान था क्योंकि ये सब कुछ जिसने भी किया है वो में से ही एक है और जब तक वो अलग है वो पोप का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद गिटान की कैरेज वहां पर पहुंच जाती है जिसे देखकर किंग बड़ा खुश होता है और उसे लेने के लिए उसके सामने चला जाता है। वहीं एल्बर्ट को अभी फिक्र हो रही थी क्योंकि फेस्टिवल में वेपन्स अलाउड नहीं होते हैं तो सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं एल्बर्ट उस बंदे के बारे में किंग को बता रहा था, लेकिन किंग कहता है कि वो उसे नहीं जानता और फेस्टिवल कैंसिल करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले उसे फेस्टिवल के खत्म होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सिल्फा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो उन्हें बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं सिल्फा उम्मीद कर रही थी कि एनेस्थीसिया उनकी दुश्मन ना निकले क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर लग रही है और वो याद करती है कि बाहर एनेस्थीसिया ने उसे कपड़े बदलने को कहा था और जब सिल्फा ने कहा कि उसके पास और कपड़े नहीं है तो उसने उसकी स्कर्ट उठा दी जहां की उसे सिल्फा की तलवार दिख गई। तो एनेस्थीसिया ने उसे तलवार को हटाने के लिए कह दिया और एक ऐसी ड्रेस पहनने को कहा जिसकी स्कर्ट छोटी हो, यानी एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा स्मार्ट है। दूसरी तरफ एनेस्थीसिया सोच रही थी कि सिल्फा बिना तलवार के भी काफी ज्यादा ताकतवर है तो वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तभी अचानक से वहां की जमीन हिलने लगती है और लोगों को लग रहा था कि परफॉर्मेंस का ही हिस्सा है, लेकिन एल्बर्ट को पता है कि यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है और एक बड़ा सा क्रीचर उस चर्च के पीछे से आता है जो देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। वहीं गिटान कहता है कि नर के दरवाजे खुल चुके हैं और अभी तक सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। इसके बाद फ्लैशबैक में हम कुछ पैसेज को देखते हैं जो कि गिटान से मिलने जाते हैं क्योंकि उसे पोप के कैंडिडेट के तौर पर चुना गया था और अगर वो हाँ करता है तो उसे एक रिचुअल में हिस्सा लेना होगा। इसके लिए गिटान मान जाता है और वो उसे बताते हैं कि वो अपने लूमा मैक्सिमा में उसे नहलाएंगे ताकि वो टेस्ट कर सकें कि वो उनका अगला पोप बनने के लायक है या फिर नहीं। वो अपने स्पेल को उसके ऊपर कास्ट करते हैं लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि उसकी सोल में कोई भी शैडो नहीं है, जिसके बाद तालियों के साथ उसे उनका अगला पोप बना दिया जाता है। लेकिन असल में उसकी सोल की डार्कनेस इतनी ज्यादा थी कि उसे लगता है कि भगवान भी उसे नहीं मिटा सकता। प्रेजेंट में गिटान कह रहा था कि वो चर्च के ऊपर काइमेरा से अटैक करने वाला था, लेकिन एल्बर्ट ने पहले ही उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी सेना पूरी कंट्री को तबाह कर देगी। और हम देखते हैं कि सिटी के अंदर एक बड़े से छेद से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। गिटान कहता है कि जो भी भगवान को फॉलो करते हैं वो उन्हें मार देगा क्योंकि सारी डिवाइन टीचिंग्स गलत हैं और उसे लगता है कि जब तक उनके इरादे सही हैं लोगों को मारने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। वहीं जेरल भी अब उसे पहचान चुका था। मैं यहाँ पर इतनी तबाही मचाऊंगा कि भगवान को खुद जमीन बनाना होगा। जिसके बाद वो किंग और एल्बर्ट को हॉस्टेज की तरह पकड़ लेता है। जब मैंने उस फोटो को देखा था मुझे तुम्हारे बेटे की याद आई थी। क्या उसकी मौत की वजह से तुम ये सब कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारे आखिरी शब्द वही हो? तुम्हारे साथ साथ पूरी रॉयल फैमिली मेरे हाथों ही मरेगी। किंग जेरल से कहता है कि वो उसे छोड़कर उसके बेटे को बचाए और एल्बर्ट भी कह रहा था कि वो किंग को बचाए, लेकिन तभी अचानक से वहां मौजूद सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तुम अब मेरे मास्टर से मिलने वाले हो जिन्हें मैं स्वर्ग छोड़कर यहाँ सर्व करता हूँ। इसके बाद लॉयड गिटान की तरफ बढ़ने लगता है और गिटान याद करता है कि जब वो लॉयड से पहली बार मिला था उसे अपने पूरे शरीर में डर महसूस हुआ था और वो भी उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हें एक एंजल सर्व कर रहा है, तुम जरूर भगवान होगे, तुम्हें मारकर मैं आखिरकार नर्क में पहुंच जाऊंगा। वहीं चर्च में जितने भी लोग थे लॉयड ने सबको कासल में टेलीपोर्ट कर दिया था और किंग को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एल्बर्ट को लगता है कि जो भी उनका दुश्मन है उसने गिटान का भीस बनाया है। किंग सभी को बताता है कि उनके दुश्मनों ने चर्च पर कब्जा कर लिया है और उन्हें सिविलियंस को डिफेंड करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ गिटान को पता लगता है कि लॉयड का माना बहुत ज्यादा है और अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए वो हर सेकंड बेहिसाब माना बर्बाद करता रहता है। लॉयड ग्रिम और
जिरल को बाकियों की मदद करने के लिए वहां से भेजने लगता है, लेकिन जिरल कहता है कि वो गिटान से लड़ने में लॉयड की मदद करना चाहता है, लेकिन लॉयड कहता है कि वो गिटान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और ग्रिम याद करता है कि लॉयड ने उसे कहा था कि गिटान भी अपने माना को सप्रेस कर रहा था, तो उसे लगता है कि गिटान जरूर एक टीम में लॉयड जितना ताकतवर होगा। और वो लॉयड से कहता है कि फाइट के दौरान वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे, जैसे उसके अटैक को जानबूझकर खाना, ताकि वो उसे एक्सपीरियंस कर सके। लॉयड उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, जिसके बाद जिरल और ग्रिम वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी गिटान अपनी तलवारों से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉयड फायर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे अपना सारा फोकस खुद को बचाने में लगाना पड़ता है। लॉयड अपने माना को फोकस करके एक पतली सी लाइट बनाता है जो कि उसके बैरियर्स को तोड़ देती है, लेकिन गिटान फिर भी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद ही लॉयड उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर लातों की बारिश कर देता है, जिसके बाद वो अपने डिवाइन स्पेयर्स को समन करके उसके शरीर में घुसा देता है, जो कि उसे ऐसे ही आसमान में ले जाते हैं, जहां ग्रिम और जिरल उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। मैं कब से तुम्हें एक बात कहना चाहता था, तुमने हद पार कर दी है। दूसरी तरफ सिटी में मॉन्स्टर्स तबाही मचा रहे हैं और एक मॉन्स्टर एक सिविलियन के ऊपर कैच उठाकर फेंक देता है, लेकिन गालिया उसे बचा लेता है और टालिया के साथ मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सामने आता है। सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही जा रही हैं जैसे कि लॉयड ने कहा था। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां लॉयड कहता है कि वो रिसाइकल को ज्वाइन करना चाहता है। छोटे ये रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि पोप को कैसे बचाना है। सब कुछ ठीक ही होगा, वैसे भी मैं कौन सा लोगों के बचाने में मदद कर पाऊंगा। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, अगर तुम चर्च में रहोगे तो सेफ रहोगे। ग्रिम उससे पूछता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। लॉयड कहता है कि उसके हिसाब से शायद इन सब चीजों के पीछे पोप का हाथ है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, ऊपर से इतना सारा पैसा भी है कि लैब को बना सके, यानी मुसीबत की शुरुआत चर्च से ही होने वाली है। वहीं प्रेजेंट में गिटान समझ जाता है कि लॉयड कोई ऑर्डिनरी प्रिंस नहीं है और वो अपनी अनहोली स्वॉर्ड्स का यूज करके खुद को फ्री कर लेता है। ग्रिम और जिरल को यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है, पर ग्रिम कहता है कि उन्हें बाकियों की मदद करने जाना होगा। और जिरल उससे पूछता है कि क्या सच में लॉयड उनकी मदद के बिना जीत सकता है। ग्रिम कहता है कि गिटान शायद लॉयड जितना ताकतवर हो सकता है, इसलिए उन्हें सभी सिविलियंस को बचाकर जल्दी से लॉयड की मदद करने के लिए आना होगा। गिटान कहता है कि नहीं अब उसे किंग की पड़ी है, नहीं एंजल की, क्योंकि उसे लगता है कि लॉयड एक गॉड है और अगर वो उसे मार डालता है तो वो पूरी तरह से अंधेरे में पहुंच जाएगा। लेकिन लॉयड उसे कहता है कि वो पक बंद करे और अटैक करना शुरू करे। दूसरी तरफ मैसेंजर क्रोस के जरिए सभी को पता लग जाता है कि पोप असली मास्टरमाइंड था, लेकिन रैन को लगता है कि बाकी के बिशप्स भी उसकी मदद कर रहे होंगे और शायद डांटे एक काइमेरा है, क्योंकि इसके चेहरे पर टाकों के निशान है। तभी एक काइमेरा उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन एक बिशप उसे प्यूरिफाई कर देता है। रैन उसका शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो अजीब तरह तरीके से उसकी तरफ आने लगता है, तो वो उस पर पॉइजन पंच से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसे पॉइजन का यूज नहीं करना था और रिफ्लेक्स के चक्कर में उसने गलती से कर दिया। दूसरी तरफ चर्च के अंदर एनेस्थीसिया अचानक से ही सिल्फा के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसकी गर्दन काटना चाहती थी, लेकिन वक्त पर सिल्फा उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। दूसरी तरफ गालिलियो और उसके साथी एक मेज की फायरबॉल के अटैक को डॉज करते हैं और वो देखते हैं कि उस मेज के पास बहुत ज्यादा माना है। वो कहता है कि उसका नाम ग्रिम है, जो सुन के गैमो डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ग्रिम एक लेजेंडरी टीम था जिसने किंगडम में तबाही मचा दी थी और उसे लगता है कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं टालिया और गालिलियो सोच रहे थे कि वो ग्रिम से क्यों डर रहे हैं, वो तो कितना ज्यादा प्यारा है। दूसरी तरफ क्रो और बॉट्स काफी सारे मॉन्स्टर से भाग रहे हैं और क्रो को चर्च की फिक्र होने लगती है, लेकिन बॉट्स कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उनके पास मेलिसा है और वो कमाल की है, लेकिन फिर भी वो उससे ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्रो का उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसके मैसेंजर कौवे सिटी के सेंटर में अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और जब वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के देखता है वो टाउन के सेंटर को देखकर हैरान हो जाता है। और जब बॉट्स ऊपर चढ़ता है वो देखता है कि वहां पर एक डबल एस रैंक ड्रैगन है। उसे समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन क्रो पहले ही वहां से जा चुका था और बॉट्स देखता है कि वो उस ड्रैगन से लड़ने जा रहा है। तभी बॉट्स डांटे की ज्ञान भरी बातें याद करता है और अब उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा था, जिसके बाद वो अपने वेपन को निकालकर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाने लगता है। दूसरी तरफ टाउ एक काइमेरा से लड़ रही थी, लेकिन वो उसे पकड़ के जमीन पे पटक देती है और उसे यकीन है कि टाउ मर चुकी है, क्योंकि उसकी फाइटिंग टेक्निक एक हिट में लोगों को मारने के लिए बनी है। ये सब देखकर दोनों टकले बिशप्स डर जाते हैं और वो काइमेरा उनसे लड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी टाउ उठ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि टाउ जिंदा कैसे बच गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका एक हाथ मिसिंग है और टाउ बताती है कि उसने उसके हाथ का यूज करके खुद को इंपैक्ट से बचाया था। टाउ याद करती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल एक जनरेशन में ही खत्म हो गया था, क्योंकि उसके मास्टर को एक भी डिसाइपल नहीं मिला, यानी उस काइमेरा के अंदर उसी मास्टर की सोल है। शाकरा कहता है कि उसने बॉडी के साथ उसने अपने मार्शल आर्ट को परफेक्ट कर लिया है, क्योंकि अब उसके पास 6 हाथ हैं। टाउ उससे पूछती है कि वो ताकतवर क्यों बनना चाहता है और बताती है कि वो इसलिए इतना ट्रेन करती है क्योंकि वो लड़कों में पॉपुलर होना चाहती है। शाकरा को लगता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है, लेकिन टाउ के हिसाब से उसके ज्यादा स्क्रू ढीले हैं, क्योंकि सिर्फ ताकत के चक्कर में उसने अपना चेहरा उखड़े हुए पेंट जैसा बना रखा है। वहीं जब शाकरा उसके सांस को देखता है वो पहचान जाता है कि वो 100 फ्लावर फिस्ट है, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान से हार चुका है जो इस टेक्निक को यूज करता था। वो देखता है कि टाउ फिर से उसके ऊपर सीधा अटैक करने आने वाली है, जो उसे बड़ी बेवकूफी लगती है, क्योंकि वो बस सीधा उसे दोबारा से पटक देगा। वो उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन टाउ अपनी ताकत को बढ़ाकर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है और शाकरा याद करता है कि पहले वो किस तरह लोगों से गिड़गिड़ाया करता था ताकि वो उसके स्टूडेंट बन जाए, लेकिन उन्होंने उसे फॉलो करने से सीधा मना कर दिया क्योंकि वो 100 फ्लावर फिस्ट के मास्टर से हार गया था और वो उसे कहते हैं कि उसे अपने स्कूल को बंद कर देना चाहिए। शाकरा रियलाइज करता है कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो एक खाई में कूदकर अपनी जान दे देता है। उसके दिल में इतनी ज्यादा नफरत और गुस्सा था कि वो रेत बन गया, जिसके बाद गिटान ने उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया और प्रॉमिस किया कि वो उसे नई बॉडी देगा। और हमें पता चलता है कि वो फ्लैशबैक में इसलिए खोया हुआ है क्योंकि टाउ उसकी पूरी तरह से कुटाई कर रही है, यानी इतने सालों बाद भी उसकी टेक्निक 100 फ्लावर फिस्ट के सामने नहीं टिक सकती। वो दोनों टकले देखकर खुश थे कि टाउ जीत चुकी थी, लेकिन वो लड़ाई काफी मुश्किल थी क्योंकि उसे लड़ने के दौरान टाउ को उसके हर एक हाथ को उखाड़ना पड़ा। शाकरा उससे पूछता है कि वो उसकी टेक्निक के बारे में क्या सोचती है। टाउ उसे बताती है कि वो कमाल का है और वो अभी भी उसे उठा के पटकने की कोशिश कर रहा है, यानी उसने कभी भी हार नहीं मानी। ये सब सुन के शाकरा रोने लगता है और वो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि कोई उसकी तारीफ करे। दूसरी तरफ वो मेज उन सबके ऊपर अटैक करना जारी रखता है। वहीं टालिया को पता लगता है कि उसकी पावर्स का काइमेरा के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो गालिलिया को समझ नहीं आता कि वो उन सबको कैसे हराएंगे। वो बिशप सोचर्स की तरफ भेज देता है ताकि वो उसे सेफ रख सके और टालिया उसका साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाती है। वहीं गालिलिया अपनी वेब से उन सबको वहीं पर पकड़ने वाला था, लेकिन मेज कहता है कि वो सब काम नहीं करेगा क्योंकि वो लेजेंडरी ग्रिम है। ये सुन के टालिया उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि वो झूठ बोलना बंद करे, लेकिन गालिलिया कहता है कि शायद जिस ग्रिम को वो लोग जानते हैं वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो नन्हा मुन्ना और बहुत प्यारा है। अरे हाँ, तुम तो सही कह रहे हो, कहीं सच में ग्रिम तो नहीं। मेज फिर से उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी एक लड़का आकर उसके टकले को फुटबॉल की तरह लात मार देता है और वो मेज देखता है कि उसके सामने असली ग्रिम था। वो एक बड़ा सा अटैक करके वहां मौजूद सारे काइमेरास को खत्म कर देता है और वो दोनों उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे, लेकिन ग्रिम देखता है कि वो रेत एक डीमन भी नहीं था और वो गालिलिया से कहता है कि वो उसे प्यूरिफाई करे, जिसके बाद ग्रिम वहां से चला जाता है और टालिया उससे पूछती है कि उसका असली नाम क्या है। वो रेत कहता है कि वो बस एक मेज है जो कि ग्रिम का फैन है, यानी वो अब तक सच में झूठ बोल रहा था। तो टालिया उसे प्यूरिफाई कर देती है और वो दोनों सोचने लगते हैं कहीं वो लड़का ही सच में ग्रिम तो नहीं। दूसरी तरफ गिटान और लॉयड आसमान में लड़ रहे हैं और वो काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे लॉयड की कोई लिमिट नहीं दिख रही, लेकिन उसे अभी भी लगता है कि उसकी पावर्स की वजह से उसके पास एडवांटेज है। जेलस एक पिग के सर को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पिग की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, तो थॉर और बेबीलोन उसकी मदद करते हैं, लेकिन अपना सर कटने के साथ ही वो फिर से एक नया सर उगा लेता है और वो रियलाइज करते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो चाहे जितनी मर्जी बार उसे काट दे वो बार-बार अपने हिस्से को दोबारा उगा लेता है और जितनी बार वो उसे मारते हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो अपना नाम मेगा मीट बताता है और कहता है कि उसका मास्टर भी नहीं जानता कि उसकी बॉडी काम कैसे करती है। ये सुन के बेबीलोन समझ जाता है कि उसे गिटान ने नहीं बनाया है, जिसके बाद मेगा मीट उसे पंच करके सिटी की दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जिसके बाद मेगा मीट उसकी और पिटाई करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन बेबीलोन उससे पूछता है कि वो ह्यूमन से इतनी नफरत क्यों करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। थॉर भी उसकी कहानी सुनना चाहता है ताकि वो उसे समझकर उसे सही रास्ता दिखा सके, लेकिन जेलस का उसकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो थॉर उसके को भी मार देता है। आगे हमें पता चलता है कि उस पिग को एक अल्केमिस्ट ने बनाया था ताकि वो दुनिया से भूखमरी को हटा सके, क्योंकि इस पिग का मीट कभी भी खत्म नहीं होगा। वो उसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी बॉडी रिजनरेट हो जाती है, लेकिन उसका साइज पहले से बढ़ चुका था और अल्केमिस्ट उसका नाम मेगा मीट रख देता है। वहीं पे ये देखकर खुश था कि वो लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन जब अल्केमिस्ट मीट को खाता है वो बहुत घटिया टेस्ट कर रहा था, तो उसे लगता है कि उसे कोई भी नहीं खाएगा। मेगा मीट ये सुन के गुस्सा हो जाता है और वो लैब को जलाकर वहां से निकल जाता है और वो हर रात को लोगों को अपना मीट टेस्ट करवाता है, लेकिन वो इतना घटिया टेस्ट करता था कि जो भी उसे खाता था वो उल्टियां करने लगता है। इन सब की वजह से वो दुखी हो जाता है क्योंकि उसका जन्म ही खाना बनने के लिए हुआ था, लेकिन वो इतना बुरा टेस्ट करता है कि उसके ऊपर मक्खियां भी नहीं बैठती। गिटान उसे रोता हुआ देखता है और वो अपने हाथ से उसके मीट को खा जाता है। वो कहता है कि ये कमाल का है क्योंकि वो उसकी रिजनरेशन प्रॉपर्टीज को फील कर पा रहा था, लेकिन उसका टेस्ट सच में थोड़ा अजीब है। गिटान कहता है कि उसकी एबिलिटीज ह्यूमंस के लिए नहीं है और उसे इनका यूज करके ह्यूमंस को सजा देनी चाहिए जिन्होंने उसे एक लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट किया। वहीं प्रेजेंट में मेगा मीट कहता है कि वो अपना बदला लेकर रहेगा क्योंकि ह्यूमंस ने उसे खाने लायक नहीं समझा, लेकिन बेबीलोन याद करता है कि शुरू में उसके और उसके
साथियों की हालत कैसी थी, उनके पास जरा सा भी खाने का सामान नहीं हुआ करता था और वो कहता है कि अगर मेगामीट उसे पहले मिला होता तो वो उसे गले लगा लेता, लेकिन मेगामीट कहता है कि जब वो उसे टेस्ट करेगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे इतनी अच्छी टेस्टी डिश बना देगा कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके बाद बेबीलोन मीट को बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जेलस की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। उस मीट का कलर पर्पल था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि बेबीलोन उसे खाने लायक कैसे बनाएगा, लेकिन थॉर उसे कहता है कि उन्हें उसे खाना ही होगा। बेबीलोन देखता है कि वो मीट स्टील जितना मजबूत है और मेगामीट को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन जब बेबीलोन मीट को छूता है वो नाजुक कली जैसा हो जाता है। वो उस पर ऐसे ही अटैक करने के लिए माफी मांगता है, तो वो मीट खुद ही जाकर आटे में लिपट जाता है और मेगामीट को यकीन नहीं होता कि वो मीट खुद ही कुक होने जा रहा है। बेबीलोन उसे फ्राई करने वाला था, लेकिन मेगामीट को लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार जब शेफ ने कुक करने की कोशिश की थी उसकी स्मेल की वजह से उसका पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया था। लेकिन बेबीलोन बिना किसी प्रॉब्लम के उसे फ्राई कर देता है। उन दोनों को लगता है कि वो डिश बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है और मेगामीट कहता है कि अगर वो उसे खाने के बाद उल्टी नहीं करते हैं तो वो अपने रास्ते को बदल देगा, क्योंकि उसे यकीन है कि उसने अपनी गंदी स्मेल को बस पैकेट के अंदर सील कर दिया है। वहीं वो दोनों बिशप दरे दरे छोटा सा पीस काटते हैं, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है और वो उसे खाते हुए खुद को बिल्कुल बच्चों जैसा महसूस कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है, लेकिन मेगामीट को उनके ऊपर यकीन नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। तो मेगामीट बेबीलोन से पूछता है कि उसने क्या किया। वो उसे बताता है कि उसने बस पकाने से पहले मीट को प्योरीफाई कर दिया था और वो जानता है कि मेगामीट बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को देखकर बस लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सभी लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उसका दिल नफरत से भर गया था। बेबीलोन आसपास के सभी लोगों को उसका मीट टेस्ट कराता है, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मेगामीट इमोशनल हो जाता है, क्योंकि लोगों ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया था। एक छोटी बच्ची खाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और मेगामीट उसे कहता है कि शेल्टर में वो बाकियों के साथ खाना शेयर करे, लेकिन जेलस उसके मीट का यूज करके अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहता है, तो वो उसे अडॉप्ट करने का डिसाइड करता है। लेकिन मेगामीट बेबीलोन से कहता है कि वो उसे प्योरीफाई कर दे। जेलस उसे समझाता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उसकी पावर्स उसके गुस्से और नफरत से आती हैं, लेकिन वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो एक नॉर्मल पिग बन जाता है तो बेबीलोन उसके टेस्टीएस्ट पार्ट को खा सकता है। बेबीलोन अपने प्योरीफिकेशन स्पेल का यूज करके उसे वापस एक नॉर्मल पिग बना देता है और मेगामीट कहता है कि वो उस इंसान का पेट भरना चाहता है जिसने उसकी फीलिंग्स को समझा है। वो एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना गोल मटोल पिग बन जाता है और सीधा आग के अंदर कूदने लगता है, लेकिन बेबीलोन उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो उसे नहीं खा सकता था। दूसरी तरफ सिल्फा एना के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी और उसे पीछे जाने पर भी मजबूर कर देती है और वो ये देखकर हैरान थी कि वो उसके लक्ष्य को सिंपल कैंडल स्टिक से ब्लॉक कर रही थी, जबकि वो आसानी से कट जाना चाहिए था, लेकिन वो उसके मास्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। सिल्फा ने एक एडवेंचरर के तौर पर बहुत ज्यादा नाम कमाया था और एना उससे पूछती है कि सिर्फ मेट बनने के लिए उसने इतना सब कुछ क्यों छोड़ दिया। सिल्फा कहती है कि क्योंकि वो ऐसे इंसान से मिली थी जिसके साथ वो रहना चाहती है। ये सुन के एना हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझ चुकी थी कि वो दोनों ही अपने मास्टर के लिए लड़ रहे हैं। एना अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट करती है। सिल्फा देखती है कि उसके चारों तरफ बहुत सारे जॉइंट्स खड़े हो रखे हैं और उसे लग रहा था कि वो सब नकली हैं, लेकिन तभी वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो वो अपने कैंडल स्टिक का यूज करके उनके अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन उन सबके अटैक्स को ब्लॉक करने में उसे मुश्किल हो रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक एमुलेट है और वो उसका यूज तब करना चाहती है जब एना का ध्यान भटका हो। एना जब सिल्फा को लड़ते हुए देखती है वो सोचती है कि सिल्फा नोबल और सुंदर है, लेकिन वो उसकी बिल्कुल उल्टी है, बदसूरत और बुरी। उसके मास्टर ने उसे कहा था कि अगर वो उसे फॉलो नहीं करना चाहती तो वो जा सकती है, लेकिन उसने उसी के साथ रहने का डिसाइड किया। तभी एना देखती है कि सिल्फा की कैंडल स्टिक टूट चुकी है और इस मौके का फायदा उठाकर वो उसके ऊपर अटैक करने जाने लगती है, लेकिन तभी सिल्फा एमुलेट का यूज करके एक लक्सा स्वॉर्ड को समन करती है और उससे एना के ऊपर अटैक करके उसके दोनों वेपन्स गिरा देती है और अपने अगले अटैक से उसे हरा भी देती है। लेकिन एना सिल्फा से पूछती है कि उसने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया। उसे पता है कि सिल्फा ने जानबूझकर तलवार की धार को कम रखा था। वो बताती है कि लॉर्ड ने उसे एक मार्बल दिया था और कहा था कि इससे वो लक्सा को समन कर सकती है, क्योंकि उसे पता था कि चर्च उनकी तलवारों को ले लेगी। वो बताती है कि उसका मास्टर बहुत समझदार और हीरोइक है, लेकिन बीच बीच में वो उसे डांट लगाती है क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां करता ही रहता है। वो कई सारी चीजें भी छुपाता है, लेकिन वो इसका इंतजार करेगी जब वो खुद उसे सब कुछ बताएगा। तभी उसे पता लगता है कि उसका सारा माना खत्म हो चुका है और उसे यकीन नहीं होता कि एक सिंपल सी लक्सा स्वॉर्ड बनाने में इतना माना लगता है। एना कहती है कि वो कभी भी अपने मास्टर को डांट नहीं लगा सकती, लेकिन उसे लगता है कि वो चाहते हैं कि कोई उन्हें रोके। पास की किसी चीज की वजह से उनका दिल अंधेरे से भर चुका है, लेकिन वो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ एशर और सारिया को शीरो पियानो की जगह पर लेकर जाता है। वो देखते हैं कि पूरे शहर में आग लग चुकी है, तो सारिया एशर से कहती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाए। वो ड्रैगन सिटी पर अटैक करना चालू रखता है और बॉट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे कहता है कि वो अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दे, क्योंकि इससे उसके शरीर पर और बुरा असर पड़ेगा। लेकिन तभी वो देखता है एक बच्चे को वो ड्रैगन को चलने वाला था, तो वो अपनी कर्स स्पीच का यूज करके उस ड्रैगन को कुछ पलों के लिए रोक देता है और बॉट्स उस बच्चे को जाकर बचा लेता है। लेकिन इससे क्रो की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। बॉट्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रो कोई जवाब नहीं देता। वही इन सारी भाषण के दौरान डांटे सुट्टा मार रहा था और ये देखकर रैन को लगने लगता है कि वो शायद बुरा इंसान है। लेकिन तभी वो बिशप उसे कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, तो रैन उसे घसीट कर साइड में ले जाने लगती है। डांटे उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि इन सबके पीछे किसका हाथ है। रैन को समझ नहीं आता कि उसे सच बताना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा करके बता देती है कि इन सबके पीछे गिटान का हाथ है। दूसरी तरफ लॉयड गिटान के स्वॉर्ड को अपने बैरियर से ब्लॉक करता है और उसे पता लगता है कि वो प्योरीफाई सॉर्सरी का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वो देखता है कि गिटान की तलवारों पर अलग-अलग सिंबल्स बने थे, जिनके जरिए उन तलवारों को बता रहा है कि वो किस तरह की प्योरीफाइंग सॉर्सरी का यूज करें। वो गिटान के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर लेता है, तो गिटान एक तलवार की सिंबल को चेंज करके उसके फायरबॉल को प्योरीफाई कर देता है। इससे लॉयड को पता चल जाता है कि सिंबल्स को बदलने में गिटान को थोड़ा समय लगता है और जिस मैजिक को भी वो प्योरीफाई करना चाहता है उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। साथ ही वो एक बार में सिर्फ 3 सिंबल्स का यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी गिटान उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो गॉड के माना सिग्नेचर को चेंज कर पा रहा है। बॉट उस बच्चे से कहता है कि वो शेल्टर की तरफ जाए, वहां पर उसकी माउस का इंतजार कर रही है और वो ड्रैगन क्रो को क्रश करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एन वक्त पर बॉट आकर उसे बचा लेता है। बॉट क्रो को बताता है कि सारे सिविलियंस यहां से बचकर जा चुके हैं और हमें पता लगता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके उन सबको बचा रहा था, चाहे ऐसा करने के दौरान उसका शरीर अंदर से ही टूट रहा हो। बॉट्स देखता है कि वो ड्रैगन उनके ऊपर हंस रहा है और वो अपने लक्ष्य को उससे लड़ने के लिए समन करता है, लेकिन वो उसे मुक्का मार के दूसरी दीवार में घुसा देता है। बॉट्स गुस्सा था क्योंकि क्रो ने अब तक जो कुछ भी किया था वो ड्रैगन उसके ऊपर हंस रहा है, लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी वो खुद को खड़ा नहीं कर पा रहा था और वो ड्रैगन क्रो को मारने वाला था। लेकिन एन वक्त पर टावर सिल्फा पहुंचकर उसे बचा लेती है। वो टकले बिशप्स भी उनके पास पहुंच जाते हैं और वो क्रो को हील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बॉट्स को बताते हैं कि उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं वो ड्रैगन उन दोनों के ऊपर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करने वाला था, लेकिन वो अपनी स्किल का यूज करके उसके अटैक को डिफलेक्ट कर देती है, जिससे वो आसमान में चला जाता है। इससे सिल्फा का हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा और वो अभी उस ड्रैगन से लड़ना चाहती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां जब उस ड्रैगन का जन्म हुआ था, गुस्सर्मे की पावर्स को महसूस करके वो समझ चुका था वो बस उसका स्लेव है और उसे जिंदगी भर उसे सर्व करना है। इसके बाद वो गुस्सर्मे के साथ हमेशा लॉयल रहा और लॉर्ड्स तक पहुंचने में मदद की, लेकिन जब गुस्सर्मे ने जेड की बॉडी पर कब्जा किया उसे अब उस ड्रैगन की कोई जरूरत नहीं थी और वो उसे मार डालता है। लेकिन इससे पहले कि वो मर जाता वहां पर गिटान आ जाता है। एना गिटान को बताती है कि उस महल के अंदर एक डीमन लॉर्ड है और उसे लगता है कि गिटान अपनी डिवाइन सॉर्सरी से उसे हरा सकता है। वहीं ड्रैगन ये सोच रहा था कि वो दोनों गुस्सर्मे से डर क्यों नहीं रहे। गुस्सर्मे कहता है कि वो डीमन लॉर्ड के दिल को प्योरीफाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो कुछ भी बुरा करते हैं उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। गिटान उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है जिसे लगता है कि अब वो उसका नया मास्टर है। गिटान उसे काइमेरा में बदल देता है और कहता है कि वो अपने नए शरीर का यूज करके डिसाइड करे कि उसका जिंदगी में पर्पस क्या है। उसका आधा से ज्यादा शरीर दूसरों की पार्ट से बना हुआ था, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी सेम है। अगर तुम्हारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा हूं और मैं भी तुम्हारी तरह खो चुका हूं क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां वो ड्रैगन कहता है कि अब उसे समझ आने लगा है कि उसका पर्पस क्या है और वो अपने हाथ से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। सिल्फा देखती है कि वो टाओ को खत्म करने वाला था, तो वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उसके हाथ में छेद कर देती है, लेकिन वो उसे जमीन में घुसा देता है और कहता है कि अब उसे मजा आने लगा है। वो देखता है कि बॉस टकले बिशप से क्रो को हील करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और वो समझ जाता है कि उसे इतनी खुशी उन सब के दुख और तकलीफ भरे एक्सप्रेशंस देखकर हो रही है। वो ऐसे चेहरे और भी ज्यादा देखना चाहता था, तो वो सीधा शेल्टर की तरफ अटैक करने वाला है। टावर बॉट्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आसानी से उन दोनों को पीछे ढकेल देता है। दूसरी तरफ शेल्टर में भी उन सबको पता लग जाता है कि वो लोग मरने वाले हैं। तभी बॉट्स कहता है कि वो किसी की भी मदद लेने को तैयार है, चाहे वो एक टीम ही क्यों ना हो। तभी वहां पर ग्रिम आ जाता है जो ड्रैगन को जोर की पंच मारता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे। वहीं जिरल क्रो के पास जाता है और ग्रिम को बताता है कि वो उसे हील करने पर फोकस करेगा। वहीं ग्रिम को देखकर उस ड्रैगन की फट जाती है और वो दोनों लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो है कौन, तो वो उन्हें बताता है कि वो बस एक एडवेंचरर है, लेकिन उन दोनों को उसकी
की जानी पहचानी लग रही थी, तो वो उन्हें छुपाता हुआ कहता है कि वो बस एक्सेसरीज हैं। जिरल ने ग्रिम से कहा था कि वो अपनी फॉर्म को ह्यूमन जैसा बना ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग उसे मॉन्स्टर समझकर उससे ही लड़ने लगेंगे। ड्रैगन ग्रिम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिम उसके हाथ को तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है और बाकियों से कहता है कि क्रो को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिरल उसे हील कर रहा है। वो क्रो को मरने नहीं देगा और वो टाओ से पूछता है कि क्या आसपास के इलाके में अभी भी सिविलियंस मौजूद हैं। टाओ से बताती है कि सभी सिविलियंस को यहां से ले जाया जा चुका है। तो ग्रिम उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है और साथ ही उसकी बेइज्जती कर रहा था। जब तुम मेरे दोस्तों पर हमला कर रहे थे, मैंने तुम्हारी हंसी की आवाज सुनी। एक ब्लैक ड्रैगन खुद ह्यूमन की दुनिया में नहीं पहुंच सकता, तो यानी जो भी यहां पर तुम्हें लेकर आया है उसने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि नेदरवर्ल्ड में कमजोर तो वैसे ही मारे जाते हैं और तुमने सिटी में इतनी तबाही मचा दी। तुम्हें देख के तो मुझे दया आने लगी है, यहां से दफा हो जाओ। लेकिन वो ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था और वो ग्रिम के ऊपर अटैक करने जाता है। तो ग्रिम अपने स्किल को यूज करने की तैयारी करने लगता है। वहीं वो ड्रैगन सोच रहा था कि ग्रिम बहुत दयालु है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने उस ड्रैगन को वहां से जाने का मौका दिया। लेकिन वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मौत एक ड्रैगन की तरह हो। और वो ग्रिम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रिम की स्किल उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थी और वो उस ड्रैगन के अटैक के साथ साथ उस ड्रैगन को भी चलाकर राख में बदल देता है। मरते वक्त वो याद करता है कि गिटान ने अपने सभी काइमेरास को एक बॉल दी थी जिसमें लूमा मैक्सिमा है। वो इसका यूज करके जब चाहे मर सकते हैं और ये कोई धोखा देने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वो उन लोगों को अपने साथियों जैसा नहीं समझता। लेकिन ड्रैगन उसका यूज नहीं करता और वो गिटान का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसी की बदौलत वो लड़ते लड़ते मर सका। ग्रिम उस ड्रैगन को खा जाता है और देखता है कि उसकी पावर्स बढ़ गई हैं, लेकिन वो भी एक डीमन लॉर्ड को हराने जितना ताकतवर नहीं हुआ है। इसके बाद जिरल भी उसके पास आ जाता है और बताता है कि उसने क्रो को बचा लिया है, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा है। ग्रिम को लगता है कि अब यहाँ पर सभी लोग सेफ रहेंगे और उन्हें लॉर्ड की मदद करने के लिए आसमान में जाना चाहिए। वहीं से कुछ समय पहले गिटान ग्रिम के अटैक को देखता है और उसे पता लगता है कि उसके सभी काइमेरास हार चुके हैं। लेकिन वो अपनी 10 कमांडमेंट्स नाम की स्किल का यूज करता है और शहर के चारों तरफ 10 अंडे गिराता है। उनमें से एक चर्च के अंदर गिरता है, जिसके अंदर से एस रैंक काइमेरा बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और गिटान कहता है कि उसके सभी काइमेरास उतने ही ताकतवर हैं। लॉर्ड अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करके उन सभी काइमेरास को खत्म करने वाला था, लेकिन गिटान बिना रुके उसके ऊपर अटैक करने लगता है, क्योंकि लॉर्ड बिना फोकस किए अपनी स्किल का यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक काइमेरा गालिया को नीचे गिरा देता है और उसके वेब को हटा देता है, जिसकी वजह से वो सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स अब सिटी के अंदर जा सकते हैं। उन दोनों को लगता है कि ये काइमेरा जिस काइमेरा को उन्होंने हराया उससे ज्यादा ताकतवर है और उन्हें यहाँ से वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ शेल्टर में सभी लोग बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं और गार्ड से कहते हैं कि वो दरवाजे को खोल दें, लेकिन कैटरीना उन्हें समझाती है कि वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बाहर का इलाका अभी भी मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लेकिन एक बंदा उसे कहता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकले तो वो काइमेरा उन सबको खत्म कर देगा। तब वो काइमेरा पीछे से कैटरीना के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन जो एडवेंचरर्स घायल हुए थे वो उसे बचा लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, तब तक वो काइमेरा को रोक कर रखेंगे। लेकिन ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। दूसरी तरफ गिटान अभी भी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर रहा था और वो अपनी टेलीपोर्टेशन को कास्ट नहीं कर पा रहा है। मैं भगवान में नहीं मानता, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान कहलाने के लायक हो? दूसरी तरफ लॉर्ड के दोस्त उन काइमेरा से लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी देर से लड़ने की वजह से वो बुरी तरह से थक चुके हैं और वहीं काइमेरा एना की तरफ बढ़ रहा है और उसे लगता है कि वो मरने वाली है। गिटान बताता है कि उसका गोल कंट्री के ऊपर कब्जा करना है ताकि वो इसका रिलीजन बदल सके, क्योंकि वो लोग ऐसे भगवान को मानते हैं जो कि है ही नहीं, और इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कुछ लोगों की बलि तो चढ़ानी होगी। तभी अचानक से एशर और सारिया परफॉर्म करने लगती हैं और हमें पता चलता है कि एशर की डिवाइन सॉर्सरी उनके म्यूजिक की रेंज को बढ़ा सकती है। इसकी वजह से वो पूरी सिटी उनके गाने को सुन पा रही थी। उस स्पेल में कोई ताकत नहीं थी, तो वो ना ही मॉन्स्टर को हरा सकती है ना ही लोगों को हील कर सकती है, लेकिन इससे लोग शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो काइमेरास भी बड़े ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे। उस गाने को सुनकर गिटान को भी अपना पास याद आने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर लॉर्ड अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल को कास्ट करता है और सभी काइमेरा को एक ही झटके में खत्म कर देता है। मुझे तुम्हारे पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस तुम्हारा मैजिक इंटरेस्टिंग लगता है। अगर मैं तुम्हें पकड़ पाया तो मैं तुम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूं। तो चलो हमारी फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। रन सिचुएशन बदल चुकी है, मुझे जाना होगा। ये गाना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इन काइमेरास के सर भी तबड़े जब ये गाना शुरू हुआ। मैं जानता हूं इन सब के पीछे किसका हाथ है। लेकिन जो काइमेरा उसके सामने था वो अभी भी जिंदा था और वो डांटे के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपनी डिवाइन सॉर्सरी का यूज करके उस काइमेरा के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि वह एशर को ढूंढने जाएगा। रन कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो काइमेरास को तब क्यों मारने लगा जब उसे गिटान के बारे में पता लगा और वो इस तरह से लड़ रहा था कि रन को उसकी मदद करने का मौका भी नहीं मिला। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने सिविलियंस की बहुत मदद की है, बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो। जब रन डांटे को जाता हुआ देखती है वो बिल्कुल उसे जेट की तरह लग रहा था और वो गिटान को हराने का मन बना चुका है और सोचता है कि जब वो पहली बार उससे मिला था तभी उसके अंदर के अंधेरे के बारे में उसे पता लग जाना चाहिए था। और फिर से समय है एक छोटे से फ्लैशबैक का। गिटान अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और वो अपने बेटे के लिए गाना भी गाया करता था और भले ही वो बेसुरा हो लेकिन उसे उसका गाना बहुत पसंद आता था। इसके बाद वो चर्च के अंदर भी गाना गाने लगा और जो भी गॉड के लिए फेथफुल थे उनके ऊपर डिवाइन सॉर्सरी कास्ट किया करता था। लेकिन तभी जिरल ने उसे कांटेक्ट किया और उसे कहा कि उसकी सड़ी हुई आवाज उसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन काफी सारे लोग उस पर निर्भर हैं। तो चमगादड़ सा गाना गाने के बावजूद भी वो उसे परमिशन दे देता है, यानी बिना किसी रिचुअल के वो डिवाइन सॉर्सरी कास्ट कर सकता है। बिशप बनने के बाद वो एक गुंडे से मिलता है जो कि उसे टेस्ट करना चाहता था और उसे कहता है कि वो प्यूरिफिकेशन का उसके ऊपर यूज करे, लेकिन वो अपनी लक्ष्य से उसकी कुटाई कर देता है और कहता है कि वो प्यूरिफिकेशन पर इतना निर्भर ना करे क्योंकि वो अभी अपने अंदर के अंधेरे को खुद खत्म कर सकता है। हमें पता चलता है कि वो गुंडा असल में डांटे था और उस घटना के बाद वो गिटान की तरह ही कपड़े पहनने लगा क्योंकि वो उसी की तरह बनना चाहता था और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन कई चीजों में उनकी पटरी नहीं बैठती तो उनके झगड़े भी होते हैं। गिटान को एनेस्थेसिया उसके घर के बाहर दिखती है, वो काफी कमजोर लग रही थी तो गिटान उसे अपने घर के अंदर आने को कहता है ताकि वो उसकी वाइफ का खाना खा सके। एना उसे बताती है कि उसके फादर ने बाहर रुककर नजर रखने को कहा था और जब गिटान अंदर जाता है वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे मारे जा चुके हैं और उसे एना के फादर ने मारा था, जिससे इतनी भूख लगी है कि वो घर का जो मर्जी सामान खाने में लगा हुआ है। ये सब देखकर गिटान को भगवान पर गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है कि भगवान ने उसकी फैमिली को क्यों नहीं बचाया, एक अनजान इंसान उसके घर में कैसे घुस गया, उसकी भगवान की इतनी सेवा करने का आखिर फायदा क्या है। लेकिन इन सबके बावजूद भी वो हिम्मत करके उस आदमी को प्योरीफाई करने जाता है, लेकिन उस आदमी पर उसके स्पेल का कोई असर नहीं होता तो वो आदमी घर के सामान को खाना जारी रखता है। गिटान उसके ऊपर और भी ज्यादा ग्लो स्पेल्स को कास्ट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है और गिटान को पता लगता है कि उसकी ग्लो स्पेल इसलिए उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उसके इंटेंशंस प्योर थे। उसने उसके बीवी बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और अब वो अपने विश्वास पर ही सवाल उठाने लगता है। उसे लगने लगता है कि जिनका दिल प्योर होता है वो कहीं असल में अंदर से राक्षस तो नहीं होते, क्योंकि अगर उसका दिल प्योर है तो उसे हर चीज के लिए माफ किया जा रहा है। उसके दोस्त इसके बारे में उससे बात करते हैं लेकिन गिटान कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उसे भगवान पर भरोसा है, लेकिन वो असल में चूक रहा था। वहीं सभी लोग उसे महान समझने लगते हैं और उसे प्योरीफाई करने के बाद उसे पोप बना दिया जाता है, लेकिन उस प्योरीफिकेशन का गिटान के दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता तो उसे लगता है कि वो शायद इविल नहीं है और वो कंट्री के रिलीजन को बदलने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। ये अंकल कितना पका हो यार, इतना दुखी कर दिया कि पूरी दुनिया तेरे चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तुम मेरी कहानी सुनना नहीं चाहते क्योंकि तुम भगवान हो, लेकिन यही वजह है कि तुम्हें वो सब सुनना ही होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों पहुंचा हूं। और वो फिर से अपनी बकवास की कहानी सुनाने वाला था तो लॉर्ड गुस्से में उसके टखने पर मारता है। दूसरी तरफ सभी लोग एशर के गाने को सुन रहे थे और थॉर को लगता है कि उसी के गाने की वजह से सभी काइमेरास के सर फूट गए, लेकिन बेबीलोन जानता है कि इन सबके पीछे लॉर्ड का हाथ था। वो एशर के गाने में कुछ गड़बड़ भी महसूस कर रहा था और वो बस उम्मीद करता है कि एशर को कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ एशर की तरफ काफी सारे काइमेरास अटैक करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन शिरो उसे बचा रहा है। गिटान दर्द में चिल्ला रहा था, वहीं लॉर्ड मस्ती में गाने के मजे ले रहा है और कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन तभी वो उसका एक हाथ काट देता है। लॉर्ड उसे कहता है कि वो म्यूजिक पर ध्यान दे क्योंकि वो बीच के ऊपर उस पर अटैक करने वाला है। तभी लॉर्ड उसका एक और हाथ काट देता है। गिटान को लगता है कि वो टेलीपोर्टेशन का यूज कर रहा है, लेकिन जब भी वो उसका यूज करता था थोड़ा सा डिले होता है। लॉर्ड उसे बताता है कि वो कंसीलमेंट का यूज कर रहा है तो उसका मैजिक इनविजिबल और बहुत ज्यादा तेज है। वो गिटान के ऊपर आइस और फायर मैजिक से अटैक करता है और वो समझ जाता है कि लॉर्ड के अटैक्स को वो टाइम पर ब्लॉक नहीं कर पाएगा तो वो ब्लाइडेड की तरह स्पाइनल थ्रेड्स का यूज करने लगता है और उनकी मदद से वो लॉर्ड के अटैक को डॉच कर लेता है। लेकिन तभी लॉर्ड एक मीटियोर को लेकर उसके ऊपर पहुंच जाता है। गिटान देखता है कि लॉर्ड काफी तेजी से और काफी सारे अटैक साथ में कर रहा है तो उसे फोकस करना होगा, लेकिन एशर की सिंगिंग की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता और लॉर्ड गिटान के ऊपर 7 गॉडेसेस से अटैक कर देता है। गिटान को समझ नहीं आता कि उसके स्पाइनल थ्रेड्स उसके रिएक्ट करने से पहले कैसे टूट गए और उसे ये भी नहीं पता था कि लॉर्ड किस तरह का मैजिक यूज कर रहा है। और इन सबसे उसके लिए एक चीज क्लियर हो जाती है कि लॉर्ड मैजिक में उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। तुमने कहा था ना डिवाइन सॉर्सरी का तुम पर असर नहीं होगा तो क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। तो लॉर्ड एक बड़ा सा मैजिक लाइट बनाता है और अपने ग्लो स्पेल को गिटान के ऊपर कास्ट कर देता है, लेकिन गिटान उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और लॉर्ड देखता है कि उसने एंटी डिवाइन सिंबल्स का यूज किया था पर क्योंकि वो एक साथ सिर्फ 3 सिंबल्स का
यूज कर सकता है। लॉयड को लगता है वो उसके डिफेंसेस को तोड़ सकता है, तभी उसके पास क्लेम और चिल्ला जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो उसके ऊपर दया ना दिखाए, लेकिन लॉयड उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें अपने हाथ में अब्सॉर्ब कर लेता है। तुम देख पा रहे होगे एशर के गाने में रुकावटें आ रही है क्योंकि जब तुम मुझसे लड़ रहे थे मैंने अपने काइमेरास को उसे मारने के लिए भेज दिया था, तो तुम उन्हें बचाओगे या मुझसे लड़ोगे? अंकल तू पागल है क्या? मुझे तो कब का पता है। ये सुन के किटान हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हें बचाने क्यों नहीं जा रहा। इसके बाद हम शीरो को देखते हैं जिसके ऊपर काइमेरास टूट पड़े हैं और वो काफी जख्मी भी हो चुका है, लेकिन सारिया उससे कहती है कि उसे दर्द और गुस्सा आ रहा है तो वो चिल्ला सकता है, इससे उनके गाने पर कोई असर नहीं होगा। तो शीरो हाउल करने लगता है और चिल्लाता हुआ काइमेरा से लड़ रहा था और इसके लिए सारिया अपने म्यूजिक को उसके साथ मैच कर देती है। दूसरी तरफ लॉयड कहता है कि वो कुछ ट्राई करना चाहता है, जो देख के किटान डर जाता है क्योंकि लॉयड एक साथ 3 एलिमेंट्स को कास्ट करने वाला था। वो जानता है कि अगर वो तीनों स्पेल्स को ब्लॉक करता है तो लॉयड उसके ऊपर प्यूरिफाई स्पेल से अटैक करेगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो वो अपने सिंबल्स को रेडी करता है और जब लॉयड अटैक करने जाता है उसकी वजह से बादल भी जमने लगते हैं। किटान उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा था और कहता है कि लॉयड बिल्कुल पागल है क्योंकि उसका ये स्पेल पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और हम देखते हैं कि लॉयड के स्पेल की वजह से वहां पर एक तूफान सा आ चुका है और जब ये सब लोग देखते हैं उन्हें लगता है कि भगवान उनके ऊपर गुस्सा है। दूसरी तरफ शीरो देखता है कि काइमेरास एशर के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन वक्त पर रैना और डांटे आकर उसे बचा लेते हैं। रैन शीरो को ठीक देखकर खुश थी। दूसरी तरफ रैना ये सोच रही थी कि किटान आखिर लड़ किससे रहा है। डांटे कहता है कि इतनी पावर को देखकर तो साफ है कि किटान गॉड से लड़ रहा है। वहीं किटान ये सोच रहा था कि इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी भगवान ने उसे सजा क्यों नहीं दी है। तभी वो अपने बेटे को देखता है जो अपनी मां से पूछता है कि क्या वो उनके साथ गाना गा सकता है। वो याद करता है कि अपनी फैमिली के साथ वो कितना खुश रहा करता था और इसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि वो बहुत घटिया गाना गाता है, लेकिन उसके बेटे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो उसे गले लगाने के लिए उसकी तरफ कूदता है। तभी किटान देखता है कि लॉयड उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो किटान लॉयड के ऊपर लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, लेकिन लॉयड हंसता हुआ उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और उसके ऊपर अपने लूमा मैक्सिमा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आसमान में छेद सा हो जाता है और उसका स्पेल जमीन पर गिरने लगता है, जो देखकर लोग बहुत खुश थे और इसकी वजह से उनकी इंजरीज भी हील हो रही थी। डांटे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या। वहीं एना याद करती है कि किटान ने उसे कहा था कि वो जहाँ भी जाता है बारिश उसे फॉलो करती है, शायद इसलिए क्योंकि ऊपर वाला उसे नफरत करता है। एना रोने लगती है क्योंकि उसने किटान की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। वहीं डांटे कहता है कि उसे प्यूरिफिकेशन स्पेल से नफरत है क्योंकि इसकी वजह से लोग अपनी दिल की बातें कहने लगते हैं। लॉयड के स्पेल की वजह से सभी के दिल साफ हो जाते हैं और वो किटान से पूछता है कि क्या वो इसके ऊपर काम किया क्योंकि वो जरा भी बदलाव नहीं लग रहा है। लॉयड उससे पूछता है कि वो जब चाहता बिशप्स को जैसे चाहे यूज कर सकता था तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं। किटान कहता है कि वो उन सबको तैयार कर रहा था ताकि वो फेस्टिवल के दौरान उसे फाइट करें और वो लोग गॉड की जगह उसे जज करते, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉयड और एशर उसे रोक देंगे और उसे लगता है कि एशर की आवाज में जरूर भगवान होंगे। लेकिन लॉयड उसे बताता है कि एशर ने चर्च को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसे लोगों के सामने गाना पसंद है। किटान को यकीन नहीं होता कि उसके गाने का रीजन भगवान से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। लॉयड उसे ब्लाइडेड की तलवार दे देता है और कहता है कि वो लॉर्ड्स में उसका इंतजार करेगा। इसके बाद पूरे कैपिटल में खबर फैलाई जाती है कि किटान को किसी ने मार दिया है और उसने पोप का भेष बना लिया था ताकि वो फेस्टिवल में घुसकर तबाही मचा सके। एल्बर्ट को न्यूज़ पर यकीन हो जाता है और उसे लगता है कि जो इन सब के पीछे था वो भगवान से नफरत करता है, लेकिन जेलस गुस्सा हो रखा था क्योंकि वो जानता है कि इन सब के पीछे किटान का ही हाथ है। तो उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि बाकी के बिशप्स अभी भी सच्चाई को नहीं जानते और डांटे उनसे कहता है कि अगर सच्चाई बाहर आ गई तो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा और तब शायद वो कंट्री को भी ना संभाल पाए। जेलस को लगता है कि उन्हें नए लीडर की जरूरत है जो लोगों को गाइड कर सके और इसके लिए उससे बेहतर कौन हो सकता है, लेकिन डांटे कहता है कि उन्हें पोप के लिए परफेक्ट कैंडिडेट पहले ही मिल चुका है। दूसरी तरफ कामो एशर के पास पहुंचा हुआ था और उसे कहता है कि वो अगली पोप बने। एशर को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन कामो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे ट्रायल के लिए जल्दी चलना चाहिए। ये सुनकर एशर का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सारिया पियानो बजा रही थी और वो देखती है कि लॉयड उसके रूम में है। लॉयड उसे डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे याद दिलाती है कि उसने सब कुछ प्रेडिक्ट किया था और कहा था कि उसकी एशर के साथ परफॉर्मेंस लड़ाई के विजेता को डिसाइड करेगी। लॉयड कहता है कि इन दोनों की परफॉर्मेंस उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और सारिया जानती है कि वो दोनों ही थोड़े अजीब हैं जो कि अपने पैशन के पीछे बिल्कुल पागल है। तो वो लॉयड से कहती है कि उसने भी बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो फिर से पियानो को बजाने लगती है और लॉयड देखता है कि वो उसके स्पेल को म्यूजिक के जरिए फिर से बना रही है, जिसकी वजह से वो घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सारिया को पता लगे कि वो किटान से लड़ा था। वो कहता है कि छुपने वाली जगह से वो कभी बाहर नहीं निकला तो उसे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ था, लेकिन सारिया उसे कहती है कि उन दोनों ने फेस्टिवल के दौरान बहुत मजे किए थे। जिसके बाद लॉयड फिर से पढ़ने चला जाता है और सारिया म्यूजिक प्ले करती है। इसके बाद हम सभी को लॉर्ड्स में देखते हैं जहां जिरल लड़कियों के साथ नहाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ग्रेम उसे फिर से एक चमाटा मारता है और गालालियो उसे बताता है कि मिक्स बात में सिर्फ प्रिंस लॉयड ही जा सकते हैं। एशर कहती है कि वो पोप बनने के लिए तैयार नहीं है। तभी वहां पर लॉयड आ जाता है जिसे देखकर टाओ और रन डर जाती है और उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन एशर लॉयड से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी घटिया चीजों के जवाब मैं क्यों दूं, तुम सब अपना देखो यार। तो एशर उसे धमकी देने लगती है अगर उसने सही सलाह नहीं दी तो वो उसे पोप बनने के लिए नॉमिनेट कर देगी। सिर्फ इसके खिलाफ है क्योंकि वो चाहती है कि लॉयड पैलेस में उसके साथ रहे। सारिया कहती है कि पोप बनने के लिए एशर बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद है और एक बार वो पोप बन गई तो पूरी दुनिया उसका गाना सुनेगी। ये सब सुनने के बाद एशर भी पोप बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो नए पोप की तरह सभी के सामने गाना गाती है। लामी और गिटान ब्लाइडेड के रिमेन्स को दफनाते हैं, जिस दौरान बाकी के सभी लोग एशर की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। और इन सब चीजों के दौरान हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो कि मुझे पता है कौन है, लेकिन क्या पता वो अगले सीजन में किस तरह हमें पता लगे तो कहीं स्पॉइलर ना हो जाए। तो सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। अगला सीजन होपफुली अगले साल आ जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करते जाना। तो भाई लोग जरूरी सूचना, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि 100 मेंबर्स होने पर कोई भी एनिमे एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक पोल रखूंगा और जिस पे भी ज्यादा वोट आएंगे वही एनिमे एक्सप्लेन करूंगा। यानी तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि मेरी अगली वीडियो कौन सी होगी। तो जल्दी जल्दी जाओ और मेंबरशिप को ज्वाइन करो।